तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं तुम्हारी चहेती फैन फेवरेट और सबसे अच्छी मानवा को, आई एम दी फेटेड विलन को। मैं इसका पार्ट भूल गया कि कौन सा पार्ट था भाई, खैर वो मायने भी नहीं रखता। हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हल्का सा रिकैप है। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोचेंग को चुल मच गई थी हेल ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म करने की। हालांकि वो उन्हें खत्म तो कर रहा था लेकिन अपने साथ जोड़े भी ले रहा था, जस्ट लाइक सम पॉलिटिकल पार्टीज। भ्रष्टाचार खत्म ना करो, उन्हें अपने साथ मिला लो, सबका साथ सबका विकास, लेकिन करप्शन में। इसीलिए गोचेंग ने यहाँ पे हेल ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे, बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर, उसके बेटे को यहाँ पे अपने कब्जे में कर लिया था और उसको पट्टी पढ़ा के बोलता है कि तुम अपना अटैक करो लेकिन दुगनी ताकत से, जो कि मैं तुम्हें दूंगा। अगर डिटेल में जानना है तो पुराना वीडियो देखा होगा, कि तुम्हें पता होगा, तुमने पहले से ही देख रखा है। इसलिए किंगलू और उसका जो साथी था वो दोनों यहाँ पे पूरी ताकत के साथ में अपर रियलम की आर्मी के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी चपेट में यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जो कि गोचेंग को यहाँ पे निपटाना चाहते थे। इसलिए वो लोग अपना फुल पावर के साथ में यहाँ पे उस अटैक को डिफेंड करने लगते हैं और उतने में गोचेंग पीछे से बाहर निकलता है। ये कहते हुए तुम लोग चिंता ना करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने को। जिस पे इनकी फट जाती है, वो आगे से बोलते हैं नाउ नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, तुम्हारी मदद हानिकारक है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो गया था। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि गोचेंग तो इतना दरिया दिल आदमी है कि वो अपनी जान निछावर कर दे दूसरों को बचाने के लिए। इसलिए ऑफ कोर्स वो उन लोगों की मदद करने के लिए आता है। भले ये लोग मदद नहीं चाहते, वो उन लोगों से कहता है चिंता ना करो, मैं कभी भी यहाँ से अकेला नहीं भागूंगा। इसके बाद वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए बैरियर के अंदर हल्का सा छेद कर देता है और अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, ये कहते हुए कि अब ये बैरियर और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जितने भी एल्डर और बाकी सभी लोग अंदर थे, उन्हें महसूस हो जाता है कि ये औरत तो डिमोनिक कल्टीवेटर का है। तो वो लोग पीछे मुड़ के गोचेंग से पूछते हैं कहीं तुम, तो गोचेंग उन लोगों से कहता है बिना किसी चिंता के मरे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन लोगों की जो धर्मा बॉडी थी, जो ये अपनी एनर्जी के साथ मेंटेन कर रहे थे, वो यहाँ पे एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर जाती है, जिससे जो छोटे मोटे कल्टीवेटर थे वो दूर जाके गिरते हैं फोर्स की वजह से। तो गोचेंग वहां से भागते हुए कहता है कि हेल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से पगला चुकी है, हम लोगों को खत्म करने के लिए एल्डर्स ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है ताकि यंगर जनरेशन यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दी जा सके। इसलिए हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, हम लोग उनकी कुर्बानी को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते। देख रहे हो तुम, कल्टीवेशन वर्ल्ड में जहाँ पे यंगर जनरेशन सिर्फ बलि का बकरा बनती है, उनको यहाँ पे ये बचा रहा है, ये कहते हुए कि ओल्डर जनरेशन ने खुद को सेक्रीफाइस किया है। हम लोग ओल्डर जनरेशन को देखते हैं जिन्होंने खुद को सच में सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन यंगर जनरेशन की नजरों में ये आगे से बोलते हैं सच में अपर रियलम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है, उन लोगों ने यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि हेल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे इन लोगों ने मिलकर पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया था। हालांकि ये लोग अभी भी पूरी तरीके से केयरफुल थे, क्योंकि इन्हें पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि हेल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है वो यहाँ पे खत्म हुआ है या फिर भाग गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे किंगलू को देखते हैं और मुझे इस बुढ़े का नाम नहीं पता, भूल गया हूँ। हालांकि वो किंगलू से कह रहा था कि वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसी तरीके से यहाँ पे खत्म होता हुआ देखेंगे, जिसपे किंगलू आगे से कहता है कि और वो लोग क्या ही कर सकते हैं, गोचंग यहाँ पे उन लोगों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग उसकी बातों में हामी भरने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किंगलू को ऐसा डर ये तब पहली बार लगा था जब उसने यहाँ पे अपने फादर को देखा था। इसके बाद किंगलू और उसका साथी यहाँ पे जैसे ही गोचंग वाली जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसने लोगों को बुलाया होगा, उन लोगों की मुलाकात एयर से होती है और साथ ही में यहाँ पे मैंगपो से भी। इन दोनों के नाम याद है और वो दोनों आगे से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसमें मैंगपो आगे से बोलती है वही जो तुम लोग कर रहे हो, और एयर आगे से पूछता है यंग मास्टर किंगलू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो तभी गोचंग यहाँ पे आता है जो कि उन सभी लोगों से कहता है तुम लोगों की सहनाई बजाने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, अब हर कोई यहाँ पे आ ही चुका है, तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे किसी से मिलवाता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे उन लोगों को बाइलियन से मिलवाता है, ये कहते हुए कि ये यहाँ पे स्प्रिंग टाइम जिस पर पवेलियन के मास्टर है और अब से यहाँ पे तुम लोग इसी के ही अंडर काम करने वाले हो। अगले 3 महीनों के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे फूतू पैलेस को पूरी तरीके से सीरियलम से मिटा दो, मैं नहीं चाहता कि उसका एक छोटा सा अंश भी यहाँ पे बाकी रहे। यार आगे से बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग फूतू पैलेस को यहाँ पे इजिली निपटा सकते हैं उनके स्ट्रेंथ के साथ में, लेकिन यहाँ पे एक कौसी सॉवरेन रियलम की लड़की उन्हें कैसे यहाँ पे लीड कर सकती है। मैंगपो आगे से कहती है मैं तो उसको यहाँ पे चुटकियों में मसल दूंगी, इससे क्या लगता है ये हम लोगों को यहाँ पे गाइड भी कर सकती है। किंगलू भी आगे से ये बोलता है कि ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोगों को यहाँ पे गाइड कर सके, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किंगलू के बगल में जो दादा थे वो भी आगे से यही बोलते हैं अपर रियलम में यहाँ पे सिर्फ ताकतवर ही कमजोरों को रूल करता है, तो फिर ये कमजोर हम जैसे ताकतवरों को कैसे रूल कर सकती है। जिस पे बाइलियन लोगों से कहती है क्यों क्यों मैं नहीं कर सकती, रीजन एकदम सिंपल सा है, मैं तुम लोगों से पहले यहाँ पे आई थी और गोचेंग के सामने सबमिट किया था, और अगर तुम्हें इस बात से दिक्कत है तो फिर तुम्हें पहले आ जाना चाहिए था। जिसके बाद वो गोचेंग का हाथ पकड़ती है और टेलीपैथी के जरिए उससे कहती है कुछ बोलोगे, अगर नहीं बोलोगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि मैं इन लोगों को यहाँ पे ऑर्डर दे सकूं, और जिसके बाद गड़बड़ होगी। जिस पे इन चोरों को मुंह बन जाता है, सभी आगे से बोलते हैं ये गलत बात है, ऐसी चीजें नहीं चलती हमारे साथ, ये गलत बात है, साला तुम लोग पावर का मिसयूज कर रहे हो। जिसमें गोचेंग भी आगे से मुंह बनाते हुए कहता है देखो भाई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो पहले आएगा उसी को यहाँ पे सीनियोरिटी मिलेगी, यानी जो पहले आएगा उसी को यहाँ पे बड़ी पोस्ट मिलेगी, अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये हमारा रूल था। तो फिर हम लोग वुडी को देखते हैं जो कि आगे से बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर इस हिसाब से तो मैं भी यहाँ पे इन लोगों का उतने में ही ये चारों अपने सर्कल को एक्टिवेट करते हैं और अपना ऑरा रिलीज करते हुए वुडी को घूरते हैं और उससे कहते हैं तुम बेटा आ भी ना जाना और कुछ बोलना तो बिल्कुल नहीं, नहीं उठा के यहीं पटक देंगे, जिसके बाद तशरीफ के ऊपर जो चप्पल चलेंगे पूछने में भी गीले करके हॉस्टल लाइफ की याद दिला देंगे तुमको। जिसपे वुडी की चू तक नहीं निकलती, वो आगे से कहता है कोई बात नहीं मालिक आप लोग मुझसे बड़े हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपर रियलम की जो भी आर्मी थी वो वापस आ जाती है, जिसको देख के हम लोग यहाँ पे मर्चेंट और उसकी डॉटर को देखते हैं, जहाँ पे मर्चेंट की डॉटर उससे कहती है कि गोचेंग वापस नहीं आएगा क्या हम लोगों से मिलने के लिए। तो मर्चेंट अपनी डॉटर से कहता है कि यही काफी है कि गोचेंग ने कम से
गुचंग हम लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज तो किया और उसे यहाँ पे तुम्हारा चेहरा याद हो गया। उन चीजों को पकड़ने की कोशिश ना करो जिन तक तुम पहुंच नहीं सकते। उन्हें पकड़ने की कोशिश हमेशा यहाँ पे निराश करती है। जिसके बाद हम लोग ग्लोमिंग और उसकी यहाँ पे छोटी बहन या फिर गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं वगैरह वगैरह। और ये पहला ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे हेवंस फेवर सन होने के बावजूद जिंदा बचा है, वो भी गुचंग से टकराने के बावजूद। और इसकी गर्लफ्रेंड भी सेफ है, गुचंग ने उसको भी बख्श दिया। पहला बंदा ये है जो अभी तक जिंदा है। बेटा तुम आरती कर दो अपनी, तुम पहली बार बंदे हो जो जिंदा बचे हो गुचंग के हाथों से। खैर ग्लोमिंग आगे से कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा नादान है अपर यलम को लेके। अपर यलम यहाँ पे उससे भी कई गुना ज्यादा गहरा और कमीना है जितना वो लोग सोच सकते हैं। इसीलिए अभी के लिए बढ़िया यही रहेगा कि वो लोग लोअर यलम वापस चले आए। जिसके बाद अगला सीन आधे महीने के बाद का होता है और हम लोग गुचंग को यहाँ पे उसकी फैमिली के अंदर देखते हैं। अब अगर मैं गलती से यहाँ पे चंगसेंग गु फैमिली बोल दूं तो ये गुचंग की ही फैमिली है। अब भाई इतना लंबा नाम जोड़ दिया तो मैं क्या करूं यार। वहीं पे गुचंग अपने सिस्टम की विंडो को देख रहा था और वो हम लोगों को बताता है कि इस बार काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कि कोई हेवन सन उसके यहाँ पे काम में आया हो। लूमिंग की बात कर रहा है वो, अक्सर तो उन्हें निपटा ही देता है तब वो उसके काम में आते हैं, लेकिन ये वाला उसके काम में आया था। वैसे भी सिस्टम ने अब उसे यहाँ पे कोई भी हिंट देना बंद कर दिया है। मतलब तुम देख रहे हो बंदा सिस्टम पे ही कह रहा है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। वहीं पे गुचंग हम लोगों को ये भी बता देता है कि जब वो यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट होके आया था तब सिस्टम उसके काम का भी था, क्योंकि वो उसके लिए चीट कोड की तरीके काम कर रहा था। बाद में मैं तुम्हें बता दूं कि जब यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट हुआ था तब ये लोअर रियलम के अंदर था और ये तब विलन पहले से ही था। तब सिस्टम ने इसको बताया था कि तुम जिस वर्ल्ड से आए हो अब ये वर्ल्ड नहीं है, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है और जो तुम जिसकी बॉडी के अंदर आए हो वो एक नंबर का विलन है और तुम्हें वही काम करने हैं। लेकिन जब से गुचंग की यहाँ पे पास्ट मेमोरीज उसके अंदर आई हैं डिमोनिक एम्परर वाली, तब से यहाँ पे सिस्टम ने उसे यहाँ पे कोई भी हिंट देना बंद कर दिया है। वो बहुत कम ही हिंट देता है उसको। इसलिए गुचंग इसी बारे में सोचता है कि फेवर्ड सन और सिस्टम के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, कहीं उसकी पहचान से तो रिलेटेड नहीं है डिमोनिक एम्परर वाली। साथ ही में गुचंग की यहाँ पे जो ट्रांसमिग्रेटर वाली मेमोरीज थी अब वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्लर होती जा रही है, यानी कि गायब होती जा रही है। यानी कि गुचंग यानी जो बंदा यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट होकर आया था वो अपनी पहचान भूलते जा रहा है कि वो पास्ट लाइफ में क्या हुआ करता था। और गुचंग को ये सारी फीलिंग्स काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। वहीं पे गुचंग को अब धीरे धीरे करके मजा आना बंद हो गया था। लोगों के खिलाफ में यहाँ पे जाल बुनना, उन्हें फंसाना, धोखा देना वगैरह वगैरह। अब वो इन सभी चीजों से यहाँ पे बोर होता जा रहा था। साले कितने घर बर्बाद कर दिए तूने, तू बता रहा है तुझे बोर हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो फिर तुम पूछ सकते हो, मैं जनरली तुम्हें बता दूंगा। एंगेजमेंट के लिए नहीं बोल रहा मैं कि कमेंट काउंट बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। वहीं पे हम लोग जियान को देखते हैं जो कि गुचंग को जब इस तरीके से उदास होता हुआ देखती है तो फिर उसे बुरा लगता है। वहीं पे ये बेचारी नादान इसका ये भी नहीं पता कि गुचंग यहाँ पे इसलिए बोर हो रहा है क्योंकि उसे मजा नहीं आ रहा गंदे संदे काम करने में। लेकिन जियान को ऐसा लगता है कि गुचंग का जो डिमोनिक हार्ट है वो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करते जा रहा है, इसलिए गुचंग इतना ज्यादा यहाँ पे उदास है। वहीं पे जियान ने रिवर ऑफ टाइम के अंदर एक यहाँ पे फ्यूचर भी देखा था जहाँ पे गुचंग ने जितने भी करीबी लोग थे अपने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ पे सबकी लाशें पड़ी हुई थी, 6 ऑफ 6 क्राउन्स, चू चू, मिंग, इसकी भी वगैरह वगैरह लोगों की। वहीं गुचंग पूरी तरीके से डिमोनिक एम्परर के अंदर बदल गया था जिसको सिर्फ यहाँ पे खून बहाने में मजा आता है। वहीं गुचंग जियान को देखता है तो उसे पूछता है कि तुम घर कब वापस आई। तो जियान जल्दी से आगे बढ़ती है और वो गुचंग को पीछे से गले लगा लेती है। तो गुचंग उसे पूछता है कि तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है क्या, तुम पिछले कई महीनों से मुझे दिखी भी नहीं, मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाला था अगर तुम नहीं आती तो। जिसपे जियान आगे से कहती है किसे फर्क पड़ता अगर वो कुछ महीनों के लिए गायब भी हो जाए, उसके मुकाबले में वो तो बहुत ही कम यहाँ पे उत्पन्न कर पाती है। सिंपल शब्दों में सनसनी करना, जिससे कि गुचंग यहाँ पे एक बार में ही पूरी हेल ऑर्गेनाइजेशन को निपटा देता है। तो यहाँ पे जियान कुछ भी नहीं कर पाती सिवाय मटर गश्ती के। तो गुचंग उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में आजकल कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही हो, तुमने मुझे इतना मिस किया क्या। इसमें जियान उसे कहती है फालतू की बकवास बंद करो। तो गुचंग उसे कहता है चलो हम लोग तुम्हारे विलेज चलते हैं, पीच ब्लॉसम विलेज। पीच ब्लॉसम विलेज का नाम सुनते हैं यहाँ पे जियान को एक और फीचर याद आता है जहाँ पे जियान के मरने के बाद में, यानी कि जो हमने सीन देखा उसके बाद में, जब जियान के मास्टर्स को पता चला था कि गुचंग ने जियान को मार दिया है तो वो सभी यहाँ पे गुचंग से बदला लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन गुचंग ने उन्हें भी यहाँ पे मार दिया था। जियान के मास्टर वही है जो कि यहाँ पे लंगड़े लूल्हे हैं और वो गुचंग को हमेशा कुछ न कुछ ऑफर करते रहते हैं नशा पत्ती, ताकि गुचंग भी उनके गैंग को ज्वाइन कर ले। जियान अपने मन के अंदर ये सोचती है कि इसे भूल जाओ, अभी के लिए गुचंग के ऊपर अच्छी नजर रखते हैं ताकि वो कुछ भी गड़बड़ ना करे। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे पीच ब्लॉसम विलेज के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे ये लड़की पहले से ही थी जो कि जियान को देख के खुश हो जाती है और साथ में गुचंग को भी। गुचंग इसे यहाँ पे लोअर रियलम से लेके आया था, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं आता, मतलब पूरा याद है बस नाम वाम भूल गया मैं इसका। वहीं जियान अपने मास्टर्स को देख के खुश हो जाती है तो वो दोनों ही अपने अपने मास्टर की तरफ भागते हुए जा रहे थे। बाद में गुचंग ने इस लड़की का नाम लिया तो फिर मुझे नाम याद आया जो कि है याओ। गुचंग यहाँ पे याओ से कहता है तो पूरी खम्बा हो रही हो, 1-2 सालों में तुम मुझसे भी लंबी हो जाओगी, खाना पीना अच्छे से मिलना ना यहाँ पे। जिस पे याओ आगे से बताती है कि हाँ उसे यहाँ पे खाना पीना सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मिल रहा है और हर कोई उसकी यहाँ पे अच्छे से देखभाल करता है। वहीं जियान के जो मास्टर थे वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गुचंग की स्ट्रेंथ इस बार भी और भी ज्यादा बढ़ गई है, अगर वो लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें तो भी वो लोग यहाँ पे गुचंग के खिलाफ मुश्किल से ही जीत पाएंगे। इस पे दूसरा मास्टर आगे से कहता है कि पिछली बार जब हम लोगों ने इससे मुलाकात की थी तब ये सिर्फ यहाँ पे सुप्रीम रियलम में था, लेकिन इस बार ये उसे और भी ज्यादा यहाँ पे आगे बढ़ चुका है। साला ये खाता क्या है इतनी जल्दी जल्दी कल्टीवेट करने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चलती है दारू पार्टी और पूरे मजे तो जियान ले रहे थे, ये पूरी हांडी उठा लेती है और गटक जाती है। ताड़ी नहीं है बहन वो जो कट के जा रहा है उसको। और गुचंग उससे कहता है कम पियो भाई, उम्र तुम्हारी छोटी हो जाएगी। जिसमें जियान आगे से कहती है कि मैं खुश हूँ इसीलिए पी रही हूँ। सबसे गंदा झूठ है ये, शराबियों को बस वजह चाहिए पीने की, लड़ाई हो जाए गुस्सा हूँ, उदास हो जाए उदास हूँ, ये बोलो कि तलब मची है। पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई मेरा। जियान पूरी हांडी खाली करने के बाद में गुचंग से कहती है कि दूसरा वाला जार इधर देना, अकेले पूरी हांडी खत्म न कर लेना। गुचंग उसे कहता है मुझे
नहीं पीना तुम लोगों बेवकूफों के साथ में। तो ये गोचंग के साथ चिपको होने लगते हैं, कहते हैं कि मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ। जिसपे ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि नजरें फेर लें क्या हम लोग। वो गोचंग काफी ज्यादा खुश था क्योंकि जियान पहली बार उसके साथ यहाँ पे इतना अच्छे से बात कर रही थी। उतने में हम लोग जियान का चेहरा देखते हैं और मुझे पता है आगे क्या होगा। जिसके बाद एक कर देती है गोचंग के ऊपर यहाँ पे उल्टी, और गोचंग का मुंह बता रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड था, उसने भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। इतना ही अपनी जिंदगी में कभी नहीं घबराया होगा जितना ये पहली बार घबरा रहा है। जिसके बाद आथर हम लोगों को यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर की विश देता है चूचू का सपना दिखा के, जहाँ पे चूचू का सपना यहाँ पे पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका था। इसकी भी शादी हो चुकी थी गोचंग के साथ में, और ये लोग अपनी फर्स्ट नाइट यहाँ पे बिताने वाले थे मिठाई सिठाई खा के। और तभी चूचू की आंख खुल जाती है, तब ये बोलती है अच्छा सपना था, बढ़िया सपना था। जिसके बाद हम लोग अपनी मेन स्टोरी पे दोबारा आ जाते हैं, जहाँ पे गोचंग अपने कपड़ों को साफ कर रहा था और जियान को डांट रहा था। ये कहते हुए ये बेवकूफ लड़की, इसे मना करो पीने को तो ये और ज्यादा पीती है, देखो क्या कर दिया मेरे कपड़ों के साथ में। और यहीं पे शायद से चेरी ब्लॉसम पेड़ है जिसके अंदर एक मास्टर रहती है, और मुझे इनका नाम नहीं है, शायद से मास्टर याओ नाम है इनका। अब वो यहाँ पे बाहर निकलती है और वो गोचंग से कहती है कि तुम जियान को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, अगर तुम इसी तरीके से यहाँ पे सेम बने रहो जैसे कि अभी हो तो फिर शायद से होंगी भी काफी जल्दी खुश हो जाएगी। जिसमें गोचंग मास्टर याओ से कहता है ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे आपकी मेमोरी से वापस आ गई है, और ये अपने मन के अंदर सोचता है कहीं ये सब कुछ याओ की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो यहाँ पे तुम्हारे साथ रह रही है। मास्टर याओ गोचंग से पूछती है क्या तुम सच में यहाँ पे रिकार्नेशन हो या फिर तुम सिंपली वही हो। मास्टर याओ के मतलब सवाल का मतलब यह है कि गोचंग क्या यहाँ पे डिमोनिक एम्परर के रिकार्नेशन है, यानी कि क्या वो बदल चुका है या फिर वो अभी भी यहाँ पे डिमोनिक एम्परर है जिसको सिर्फ यहाँ पे खून बहाने में मजा आता है और किसी चीज से उसका कोई मतलब नहीं है। जिसके जवाब में गोचंग यही बोलता है कि उसे भी नहीं पता है कि वो क्या है, उसे भी अपने बारे में नहीं पता कुछ भी। तो गोचंग मास्टर याओ से पूछता है कि अब अपनी दोस्त से मिलने नहीं जाएंगी, होंगी के बारे में बोल रहा है गोचंग। इसमें मास्टर याओ आगे से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उससे मिले जाए या फिर ना जाए, सब कुछ सेम ही रहेगा, अगर वो चाहती है मुझसे मिलना तो वो यहाँ पे खुद ही आ जाएगी। जिसमें गोचंग आगे से बोलता है इतनी समय वो थोड़ा सा बिजी है मुझसे बदला लेने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास टाइम होगा कि वो तुमसे मिलने के लिए आए। अरे हाँ अब याद आया, मास्टर याओ वहीं पे ही थे ना जब गोचंग यहाँ पे सॉरी डिमोनिक एम्परर वाला गोचंग होगी को ट्रेन किया करता था। मेमोरीज याद आती है कभी कभी। मास्टर याओ थोड़ा सा सोचती है, जिसके बाद वो गोचंग से पूछ लेती है कि उसने जो पिछले जन्म में यानी कि डिमोनिक एम्परर के रूप में जितने भी काम और बुरी चीजें की थी गोचंग ने वो सब कुछ क्यों की थी। जिसके जवाब में गोचंग कहता है अगर मैं बोलूं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने क्यों किया था, मुझे रीजन के बारे में भी नहीं पता है, क्या तुम यकीन करोगी। मास्टर याओ आगे से बोलती है कि मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अगर तुम पहले वाले पर्सन होते यानी कि डिमोनिक एम्परर तो फिर तुम कभी भी यहाँ पे मुझे जो कोई एक्सप्लेन ना करते, तो तुम मुझे अभी बता रहे हो मुझे से चीटी के सामने। जिसके बाद गोचंग मास्टर याओ के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और आगे से बोलता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी मदद के लिए आया हूँ। मास्टर याओ पूछती है कि क्या चाहिए भाई तुमको, तो गोचंग आगे से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो एक आइटम को यहाँ पे गार्ड करने में। मास्टर याओ से पूछती है कौन सी आइटम, जिसपे गोचंग आगे से बताता है थोड़ा सा और स्पेसिफिक में मैं बताऊं तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एशियन रीलम को यहाँ पे गार्ड करो। अब रीलम कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ने वाला है, जिसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं भी बहुत ही जल्द यहाँ से चला जाऊंगा। और इस बात की भी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डिवाइन डोमेन भी बहुत ही जल्द अपर रियलम के साथ में कॉन्टैक्ट करेगी, और भी कई सारे चांस है कि कई सारी चीजें हमारे रास्ते के बीच में आएंगी। तुम यहाँ पे फॉरबिडन एरा से ही हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पे सबसे सुटेबल पर्सन हो उस चीज को गार्ड करने के लिए। जिसके बाद वो मास्टर याओ से पूछता है क्या तुम मेरी मदद करोगी, जिसपे मास्टर याओ थोड़ा सा सोचती है और वो गोचंग से कहती है हाँ वो उसकी मदद करेंगी। जिसके बाद हम लोग कुछ और बकरों को देखते हैं जो गोचंग के हाथों चढ़ने वाले हैं। ये लोग यहाँ पे हेल ऑर्गेनाइजेशन और फूड तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि इन लोगों की तबाही सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे जिस पर पवेलियन के सामने आने की कोशिश की थी और उनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की थी। एक बंदा बोलता है मुझे तो यही लगता है कि गोचंग यहाँ पे जिस पर पवेलियन का असली मालिक है और वो यहाँ पे असैसिनेशन ग्रुप्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। जिसपे इन लोगों का मेन बंदा आगे से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे जिस पर पवेलियन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ कुछ ही साल हुए हैं यहाँ पे आए हुए। और रही बात हेल ऑर्गेनाइजेशन की तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि वो लोग सर्वाइव करेंगे भी या फिर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। जिसपे दूसरा बंदा आगे से कहता है तुम्हारी बात सही है, हेल ऑर्गेनाइजेशन एक बार यहाँ पे टॉप 10 पैलेस मास्टर्स में से एक हुआ करती थी जो कि इस जगह को रूल किया करती थी। उनके पास कई सारे कल्टिवेटर्स हुआ करते थे, कई तो यहाँ पे इमॉर्टल या लंबे थे और कुछ तो उसे भी ऊपर थे। इस लंबे बाल वाले बंदे का नाम यहाँ पे जिनियन है, जो कि यहाँ पे उन लोगों से कहता है इन सभी बातों को छोड़ो, मेरी बात यहाँ पे इस बात के ऊपर टिकी हुई है। जिसपे वो लोग उसे कहते हैं जुनियन तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसपे जिनियन आगे से बताता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि गोचंग यहाँ पे असली डिमोनिक सक्सेसर है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि हम लोगों के कितने सारे यहाँ पे इमॉर्टल एक्सपर्ट्स यहाँ पे खुद को सैक्रिफाइस कर दिए हेल ऑर्गेनाइजेशन के बैटल के खिलाफ में, लेकिन उन सभी में से सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे बिना कोई चोट खाए बाहर निकला और वो है साला हरामी गोचंग। तुम्हें इस बात के ऊपर शक नहीं होता। उतने में यहाँ पे लॉसन आती है और मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे बस इसका नाम ही याद है क्योंकि मैं आगे से पढ़ के आया हूँ। बाय द वे ये गोचंग के साथ यहाँ पे उसकी मेड सर्वेंट बन के कुछ हफ्तों तक रही थी और पता नहीं कि गोचंग ने इसको यहाँ पे बख्श दिया था। जिसके बाद ये उन सभी लोगों से कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर रीजन नहीं है गोचंग के खिलाफ जाने के लिए, इसलिए तुम लोग यहाँ पे ये अफवाह उड़ा रहे हो कि गोचंग डिमोनिक सक्सेसर है। उसका एटीट्यूड भले ही खराब हो और एक नंबर का वो हरामी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर हो। अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो फिर यहाँ पे बताओ, नहीं तो इस तरीके की फालतू बातें ना फैलाओ। जिसपे जुनियन यहाँ पे लॉसन से कहता है यार तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो गोचंग को लेके। जिसपे दूसरा बंदा यहाँ पे जिनियन से कहता है कि तुम अभी सर्कुलेशन से बाहर निकले हो, इसलिए तुमको नहीं पता है कि लॉसन यहाँ पे गोचंग की मेड सर्वेंट रह चुकी है। जिसके बाद ट्रांसलेटर जो बोलता है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो बोलता है कि शायद से गोचंग ने लॉसन की कुछ ज्यादा ही ली है, इसलिए वो यहाँ पे गोचंग की पूरी तरीके से दीवानी हो चुकी है, जिससे
जिससे लॉसन का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये तो हुआ भी नहीं, कौन अफवाह फैला रहा है। फिर लॉसन उन लोगों से कहते जो तुम लोगों ने बोला अब मुझसे यकीन हो चुका है कि हमारा रास्ता यहाँ से अलग हो चुका है। जिसके बाद वो उन्हें गुड बाय बोलती है और यहाँ से चली जाती है। जिसपे जिन्हों के बगल में जो लड़की थी वो यहाँ पे लॉसन से कहती है इतना नाराज काहे लिए हो रही हो, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पर रियल के अंदर, तुम किसी और के साथ भी हो सकती हो। जिसके बाद वो सभी लॉसन के ऊपर आगे से हंसने लगते हैं। फिर लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही घूरे जा रहा था और इसके ऊपर एम वाली आंखें क्यों है भाई। जिसके बाद दूसरा बंदा आगे से बोलता है कि यहाँ पे एविडेंस होना सच में जरूरी है। जिसपे जिन्हों के बगल में जो लड़की थी वो आगे से कहती अब रियलम यहाँ पे कोचिंग से ज्यादा लोगों को टोलरेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई थोड़ा मोटा तो रीजन होना ही चाहिए कोचिंग के ऊपर हमला करने का। जिसपे जुनियन आगे से कहता है उसे पक्का यकीन है यहाँ पे कई सारे पीक मास्टर्स होंगे जो कि पहले ही गुचेंग के खिलाफ में कुछ करने को रेडी होंगे और वो शायद से कर भी रहे होंगे। इससे लेगोचेंग इस बार यहाँ पे नीचे नहीं गिरता है तो फिर हम लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी होगी। इसे लेगोचेंग अगर नीचे गिरता है तो ही हम लोगों को फायदा होगा और हम जैसी यंगर जनरेशन आगे बढ़ेगी। अब इसके बाद में गुचेंग के बारे में यहाँ पे अफवाह फैलने लगती है कि गुचेंग यहाँ पे असली डिमोनिक सक्सेसर है और ये वाली बात गू फैमिली तक भी आ जाती है क्योंकि सारे सेट और फैंसन यहाँ पे गुचेंग के खिलाफ में उंगली उठा रहे थे कि वो डिमोनिक सक्सेसर है, इसलिए वो इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है। इसलिए गुचेंग की फैमिली और उसके जितने भी एल्डर थे वो सभी यहाँ पे इसी मैटर के बारे में बात कर रहे थे। गुचेंग के फादर आगे से कहते हैं कि गुचेंग की सैम में यहाँ पे कुछ ज्यादा ही टू हाई प्रोफाइल है और उसने यहाँ पे कई सारे लोगों को एलिमिनेट किया है और उसने अकेले यहाँ पे हेल ऑर्गेनाइजेशन को अकेले एलिमिनेट कर दिया बिना गू फैमिली के रिसोर्स का इस्तेमाल किए हुए, इसीलिए कई सारे लोग उससे यहाँ पे चिड़े हुए हैं। उतने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गू फैमिली के एंसेस्टर आते हैं जो कि यहाँ पे गुचेंग के फादर और बाकी लोगों से कहते हैं इसमें डरने की क्या बात है, गुचेंग यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ यहाँ पे वही तो है जो कि यहाँ पे गू फैमिली की यंगर जनरेशन को करना चाहिए। वो सभी लोग यहाँ पे एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं और ये 18 एंसेस्टर थे। 18 एंसेस्टर आगे से यही कहते हैं कि गुचेंग के जितने भी एक्शन है वो यहाँ पे उन सभी को डरा रहे हैं और उन्हें यही लगता है कि गुचेंग के जितने भी एक्शन होंगे वो उन सभी यहाँ पे उनके असैसिन के बीच में रुकावट बनेंगे, इसलिए वो सभी गुचेंग को यहाँ पे बुली करना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे गू फैमिली की एक और एंसेस्टर आती है जो कि आगे से कहती है इसमें डरने की क्या बात है, क्या वो सभी फंक्शन भूल चुके हैं कि हमारी ताकत क्या है। तो गुचेंग के फादर आगे से यहाँ पे 16 एंसेस्टर को भी आगे से ग्रेड करते हैं और बाय द वे इनको मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। बाय द वे 18 एंसेस्टर को हम लोगों ने एक दो बार देखा है जो कि गुचेंग की मदद करने के लिए आए हुए थे। वे पे 18 एंसेस्टर आगे से कहते हैं कि उन्हें सच में लगता है कि वो गू फैमिली को इतनी इजीली यहाँ पे तोड़ सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे गू फैमिली के एंसेस्टर आते हैं जो कि आगे से कहते हैं डिवाइन डोर इस एरा के अंदर अगर ओपन होने वाले हैं तो फिर यहाँ पे डिवाइन डोमेन क्लैंस भी आएंगे, जिससे यहाँ पे अपर रियलम मुश्किल से ही बच पाएगा या फिर वो कोलैप्स भी हो सकता है। जिसके बाद आगे ये लोग इस बारे में बात करते हैं वो हमें नहीं बताया जाता क्योंकि वहीं से सीन शिफ्ट होके जियान के ऊपर आ जाता है। वो बाहर निकलती है और बाकी मास्टर से पूछती है कि गुचेंग कहाँ पे चला गया, तो वो लोग उससे कहते हैं कि जब तुम खर्राटे लेके सो रही थी ना तो वो तुम्हारे उठने से पहले ही चला गया। जिसे जियान को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो गुचेंग से कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पाई और गुचेंग उससे पहले ही कहाँ पे चला गया उसने ये बताया भी नहीं। जिसके बाद हम लोग गुचेंग और डा को देखते हैं और ये दोनों यहाँ पे एक ऐसी जगह पे आए थे जिसको तुम लोग पहले से ही जानते हो। गुचेंग को वेलकम करने के लिए यहाँ पे पहले से ही कई सारे लोग आए हुए थे, तो गुचेंग उनके लीडर से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो बंदा आगे से कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे जियायू है और आपने मुझे पहली बार मार ही डाला था जब हमारी पहली बार में मुलाकात हुई है। बाद में मेरी बड़ी बहन ने यहाँ पे भेजा है आपको वेलकम करने के लिए। तो गुचेंग उससे कहता है कि तुम्हारी बड़ी बहन जियानन नहीं आएगा यहाँ पे। तो जियायू आगे से बताता है कि जियानन इतनी टाइम में यहाँ पे एंसेस्ट्रल राइट्स के अंदर बिजी है इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाई है। तो गुचेंग यहाँ पे जियायू से पूछता है ये एंसेस्ट्रल राइट्स क्या चीज है। तो जियायू गुचेंग को बताता है एंसेस्ट्रल राइट्स यहाँ पे रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म की बिल्डिंग से ही रिलेटेड है। इतने सालों के अंदर यहाँ पे उनका जो यहाँ पे एब्सोल्यूट यिन क्लैन है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे कम होता जा रहा है, इनकी भी तादाद कम होती जा रही है और उन्हें मुश्किल से ही न्यू जनरेशन मिल पाती है, यानी कि बच्चे बहुत कम हो रहे हैं। ये भी लोग इसी चीज से परेशान है। समस्या इस बात की नहीं कि बच्चे नहीं हो रहे, समस्या इस बात की है कि अगर ये लोग यहाँ पे क्लैन के एकदम गहराई वाली जगह पे भी चले जाए ना तो भी इन लोगों के लिए यहाँ पे प्योर ब्लड एब्सोल्यूट यिन स्पिरिट का पैदा होना पूरी तरीके से हार्ड है। तो गुचेंग आगे से कहता है कि यहाँ पे तुम किस बारे में बात करो भाई, प्योर ब्लड एब्सोल्यूट यिन स्पिरिट जो अपर रियलम के अंदर घूमती है उनको तुम लोग क्या कहोगे, वो क्या चीज है। जिसपे जियायू आगे से बताता है कि अपर रियलम के अंदर जो स्पिरिट पाई जाती है वो यहाँ पे कंटामिनेटेड होती है, बेसिकली उनके अंदर मिलावट होती है, वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होती, उनको बस यहाँ पे एब्सोल्यूट यानी स्पिरिट का बस छोटा सा एसेंस समझा जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे ट्रू प्योर ब्लड एब्सोल्यूट यिन स्पिरिट होती है उनको यहाँ पे बहुत ही रेयर समझा जाता है और वो मुश्किल से ही इनके क्लैन के एकदम गहराई वाली जगह पे जन्म पाती है, यानी कि या तो इनका क्लैन खुद उन्हें प्रोड्यूस करेगा या फिर ये लोग यहाँ पे किसी ऐसे ग्रुप है जिसके अंदर सच में यहाँ पे प्योर ब्लड एब्सोल्यूट यिन स्पिरिट और उनके बच्चे जो है वो भी यहाँ पे उसी तरीके से पैदा होंगे पूरी तरीके से प्योर। अब मैं यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी बुद्धि जागृत कर देता हूँ। गुचेंग के पास यहाँ पे रिकार्नेशन पावर है ना जो उसकी आंखों में झलकती है, ये वाला जो आर्क है वो उसी से ही रिलेटेड है। गुचेंग हम लोगों को बताता है कि यिन क्लैन के अंदर जो सबसे गहराई वाली जगह है और साथ ही में रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म, वो दोनों ही चीजें यहाँ पे ईस्ट एंड हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्ने से रिलेटेड है। वहीं पे गुचेंग का जहां तक अंदाजा है यहाँ पे जो ईस्ट एंड हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन होगा उसकी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ रहेगी वो ट्रू डिवाइन रियलम की होगी। वहीं पे गुचेंग को जब रिकार्नेशन पावर मिली थी तो फिर उसने यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन से फाइट भी की थी, तो वो सिर्फ उसका छोटा सा प्रोजेक्शन था, यानी कि पावर का छोटा सा अंश। जिसके बाद गुचेंग हमें यहाँ पे येलिंग के बारे में बताता है। येलिंग यहाँ पे हेवनली फेवर्ड सन था जिसको गुचेंग ने मार दिया था, जिसके बदले में गुचेंग को यहाँ पे रिकार्नेशन की पावर मिली थी। तो गुचेंग यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन का असली इनहेरिटर यानी कि डिसाइपल होने वाला था, लेकिन गुचेंग ने उसे मसल दिया, तो अब गुचेंग उसकी यहाँ पे पोजीशन ले लेगा, यानी कि अब ये बनेगा
हेवनली एम्परर का यहाँ पे डिसेबल वेपिडा और रिकार्डेशन अपने आप में ही एकदम यूनिक चीज है। इसका जो मतलब होता है वो यहाँ पे लाइफ एंड डेथ से होता है, इसलिए रिकार्डेशन एनर्जी कुछ ऐसी चीज है जिसको यहाँ पे इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन गुचेंग के पास जो एनर्जी है, बेसिकली जो रिकार्डेशन पावर है, वो बस छोटा सा ही टुकड़ा है जो गुचेंग इस्तेमाल करता है। और फिर गुचेंग अगर हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्डेशन को ढूंढना चाहता है तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो कई सारे यहाँ पे रियलम्स के अंदर छुपा हुआ होगा, इसलिए उसको ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद गुचेंग हम लोगों को बताता है कि एब्सोल्यूट यिन स्पिरिट उसका जो ओरिजिन है वो भी यहाँ पे लाइफ एंड डेथ से ही आता है। इसलिए गुचेंग को लगता है कि यहाँ पे जो हेवनली एम्परर है ऑफ रिकार्डेशन उसी ने यहाँ पे कुछ किया होगा, बेसिकली एब्सोल्यूट यिन स्काई के साथ में, और ये उसके किसी प्लान का हिस्सा होगा। इसलिए गुचेंग यही सोच रहा था कि यहाँ पे उसका क्या मकसद हो सकता है ये सब कुछ करने का। अभी तुम्हें समझ में आ रहा, धीरे धीरे समझ में आ जाए कि गुचेंग किस बारे में क्या बात कर रहा है। ज्यादा जोड़ना दो दिमाग के ऊपर। ये सीरीज ऐसी है, अगर तुम कुछ भी भूल जाते हो तो ये तुम्हें दोबारा याद दिलाने पे मजबूर करती है। जिसके बाद हम लोग जियानान को देखते हैं जो कि यहाँ पे एंसेस्टर वाली जगह पे आए हुए थे। जियानान के जितने भी एंसेस्टर थे वो सभी उससे यही कह रहे थे, क्या हम लोग सच में गुचेंग के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्या वो सच में यहाँ पे रिकार्डेशन प्लेटफॉर्म को बना सकता है। जियानान को इस बारे में पता है कि गुचेंग ने यहाँ पे एशिएंट हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्डेशन के ट्रू सक्सेसर को मार दिया है और उसकी लेगेसी अपने पास रख ली है, इसलिए उनके पास और कोई है ही नहीं अपर रियलम से जो कि यहाँ पे इस चीज को ठीक कर सके। इसलिए गुचेंग ही है जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म को बना सकता है। जिसपे एक एंसेस्टर आगे से कहता है कि उसने यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्डेशन के सक्सेसर को मार दिया और उसकी लेगेसी भी चुरा ली। ये कुछ ज्यादा ही क्रूवल नहीं है? क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि उसके ऊपर यहाँ पे हेवन से सजा भी आ सकती है? तब यहाँ पे मेन एंसेस्टर आता है जो कि आगे से कहता है कि ये शायद सच भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से कुछ ताकतवर पावर रहती ही हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं कि वो कहाँ पे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनका कहना ना माने, उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब तक वो ताकत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो यहाँ पे ऑरा के साथ में रिडायरेक्ट कर सकता है और उसके साथ कनेक्ट हो सकता है और डायरेक्शन को बदल सकता है, तो फिर शायद से हम लोग यहाँ पे अपने बाउंड से आजाद हो सके, जिसके बाद हम भी यहाँ पे ट्रांसेंडेंट बन जाएंगे। इसके बाद ये लोग आगे से बताते हैं ये दुख की बात है कि कुएं के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, और अगर कुएं का पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया तो फिर यहाँ पे जो एब्सोल्यूट यिन स्काईज है, बेसिकली ये जो जगह है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए इन लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जरूरत है ताकि ये लोग कुएं को दोबारा भर सके। ऐसा जियानान को लगता है। असली मकसद तो बुड्ढों का कुछ और ही है। जियानान लोगों से ये कहते हैं कि चीजें कुछ ज्यादा ही बदल रही है, इसलिए आप लोग इतनी जल्दी यहाँ पे जाग उठे। तो वो एंसेस्टर यहाँ पे जियानान से यही कहते हैं कि रिकार्डेशन ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पे जल्दी बनना चाहिए। तुम लोग गुचेंग के पास जाओ और सभी चीजों को यहाँ पे रेडी करो। मैं यहाँ पे एशिएंट वेल को दोबारा ओपन करता हूँ। वेल मतलब कुआं। तो एंसेस्टर आगे से कहता है अगर गुचेंग को किसी भी चीज की जरूरत हो, उसे कोई भी कंडीशन हो, तो फिर उसके लिए आगे कर देना। इसके बाद आगे हम लोग हैंडल कर लेंगे कि वो उन सभी चीजों को लेने के लिए जिंदा बचता भी है या नहीं। मतलब देख रहा हो, ये लोग पहले प्लेटफॉर्म बनवाएंगे जिसके बाद गुचेंग की बिल्डिंग सेट कर देंगे, जैसे शाहजहां ने किया था। इमारत तो बनवा ले, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो हाथ ही ले लिए ताकि वो इमारत दोबारा ना बन सके। वहीं पे जियानान इन लोगों के ऑर्डर फॉलो करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती है। जिसके बाद गुचेंग भी पैलेस के पास में आ जाता है, तो जियानान उसको यहाँ पे वेलकम करती है सभी लोगों के साथ में। वो भी पूरी यहाँ पे एकदम हाई लेवल वाली एंट्री मरवाती है। वहीं गुचेंग जियानान से पूछता है कि तुम कैसे हो, क्या ये सभी तुम्हारे भाई और बहन है? वैसे ये लोग एक ही जगह से पैदा हुए हैं ना, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे इनकी जमीन इन्हें खुद प्रोड्यूस करे या फिर लीनिएज यानी कि बच्चे करे, तो ये लोग खुद यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, इसलिए एक दूसरे को भाई मानते हैं। जियानान आगे से गुचेंग को यहाँ पे वेलकम करती है, ये कहते हुए कि हम लोग कितने ही स्ट्रांग हो जाए आपसे थोड़ी ना आगे बढ़ पाएंगे। जिसके बाद वो गुचेंग को यहाँ पे इनवाइट करती है। फिर गुचेंग जियालू से भी मिलता है। ये यहाँ पे डायू डायनेस्टी के दौरान में मिला था, भूल गए हो तो तुम लोग। गुचेंग उससे कहता है कि तुम भी ताकतवर बन रहे हो दोस्त, कौसी रियलम पे आ चुके हो। जिसपे जियालू आगे से कहता है आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मास्टर चेंग, इतना भी मैं स्ट्रांग नहीं हुआ। उतने में यहाँ पे डा आता है जो कि यहाँ पे जियालू के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, जो कि उससे कहता है कि मैं तो पहले ही मॉडल रियलम पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन तुम इतने कमजोर क्यों हो, खा पी नहीं रहे क्या तुम? इस पे जियालू बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता। इनकी लड़ाई किस लिए ये तुम्हें पहले से ही पता हो तो बढ़िया है। जिसके बाद गुचेंग की खातिरदारी की जाती है और वहीं पे गुचेंग इन लोगों से एकदम सीरियस सवाल पूछता है कि जब वो पहली बार यहाँ पे आया था तो ये जगह उसे काफी ज्यादा बदली बदली लग रही है, और जैसा उसने सोचा था ये जगह उससे और भी ज्यादा अलग है। यहाँ का और धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और चीजें यहाँ पे अलग होती जा रही है। इसलिए वो लोगों से पूछना चाहता था कि एब्सोल्यूट यिन स्काई यहाँ पे। तो जियानान बीच में ही गुचेंग से कहती है कि तुम तो मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट यिन स्काई बदला हो। तुम्हें ऐसे भयम हो रहा होगा क्योंकि तुम काफी टाइम बाद यहाँ पे आए हो, बाहर वाले ज्यादातर जगह को समझ नहीं पाते, इसीलिए ये बात है। तो गुचेंग भी आगे से यही कह देता है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है। वह फिर गुचेंग अपने सारे अंदाजे लगा लेता है। उसे ये पूरा यकीन हो चुका था कि ये जगह धीरे धीरे करके अपने आप में ही डिस्ट्रॉय हो रही है और बहुत ही जल्द ये जगह यहाँ पे सूख जाएगी, इसलिए ये लोग यहाँ पे अपर रियलम के लिए कोई भी खतरा नहीं है। जियानान बार बार इस चीज को यहाँ पे मना कर रही है, जिसका मतलब यही है कि उन लोगों का जो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज है, बेसिकली गुचेंग इनको वही प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है, तो इन लोगों ने भी गुचेंग को कुछ दिया था, शायद मैं भूल गया हूँ, तो ये उसके लिए जियानान यहाँ पे कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट यिन स्काई बचा हुआ है, धीरे धीरे करके उसका भी एसेंस खत्म होते जा रहा है। वह पे जियालू जो डायू डायनेस्टी आया हुआ था वो तो बस यहाँ पे एक शो ऑफ था, ताकि यूटियान ही को पता चल सके कि वो लोग अभी तक स्ट्रांग है, उन्हें हल्के में ना लिया जा सके। हालांकि वो लोग अंदर से खोखले हो गए थे। साथ में गुचेंग को ये भी महसूस हो गया था कि कई सारी आंखें उसे देख रही हैं, जो कि यहाँ पे एब्सोल्यूट यिन स्काई की एकदम गहराई से आ रही हैं। गुचेंग समझ आता है कि ये लोग वही एंसेस्टर होंगे जिनके बारे में यहाँ पे जियायू ने बताया था। वहीं पे गुचेंग को इस बात से हैरानी नहीं होती है कि वो लोग उसे देख रहे हैं, बल्कि इस बात से हैरानी होती है कि उनके पास इतनी ताकत नहीं बची हुई है कि वो लोग गुचेंग की डिवाइन कॉन्शियसनेस को तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गुचेंग भी थोड़ा सा यहाँ
पे इंटरेस्टेड हो जाता है कि साला ये लोग अंदर करते क्या है, इन लोगों का माजरा क्या है। वह पे जियान बार बार गोचेंग को मस्का लगाए जा रहे थे, ये कहते हुए कि उन लोगों का यहाँ पे एब्सोल्यूट ये स्काई अपर एलम के बराबर तो नहीं है, इसलिए अगर वो लोग यहाँ पे कोई भी कमी छोड़ देते हैं तो गोचेंग उन्हें माफ कर दे। जिसपे गोचेंग आगे से कहता है कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, खाना लगाया, टेबल लगाई, और ऊपर से यहाँ पे लड़कियां भी इतनी अच्छी अच्छी हैं, नाच रही हैं मेरे लिए, मुझे और क्या चाहिए। आपने जो बात बोली थी हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे आपकी मदद करूंगा रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, और रही बात जिस आइटम की मुझे जरूरत है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगी और मुझे चुपचाप वो आइटम दे देंगी। जिसपे जियान आगे से कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता न करिए, आप यहाँ पे पहली रात रुक क्यों नहीं जाते, मैं आपके लिए सारी चीज यहाँ पे रेडी कराती हूँ, और जैसे ही हमारे पास सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि जो आइटम चाहिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो फिर हम आपको बुला लेंगे। जिसपे गोचेंग जियान से कहता है कोई बात नहीं, अब से मैं आपके हाथे में हूँ। इसके बाद जियान अपनी छोटी बहन जुई को यहाँ पे बुलाती है और उससे कहती है कि गोचेंग यहाँ पे लंबी जर्नी से करके आया है, तो फिर वो थक गया है, तो फिर आज रात तुम उसको अटेंड क्यों नहीं करती हो। जिससे जुई काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि ये उसके लिए पहली बार था कि वो किसी यहाँ पे लड़के के साथ में बात कर रही हो। तो गोचेंग जियान से कहता है कि जुई शायद से उसके साथ नहीं चलना चाहती और उसे सर्विस नहीं देना चाहती है, तो फिर जियान उसे फोर्स क्यों कर रही है। तो जियान थोड़ा सा सीरियस होकर जुई से कहती है कि गोचेंग यहाँ पे इतनी दूर से आया है उन लोगों की मदद करने के लिए, जब वो लोग यहाँ पे इतने परेशान हैं, तो फिर क्या उन लोग गोचेंग को ऐसे ही अकेला छोड़ देंगे, उसे रात में भी कंपनी नहीं देंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ पे अपनी ही बेइज्जती करा रहे हैं और अपनी रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी। वो भी ये जानो जुई को धमका रही थी, ये कहते हुए अगर तुमने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए जुई भी आगे से इस बात को मान लेती है, कहते हुए कि जैसा यहाँ पे जियान बोलेगी वो वैसा करेगी। तो गोचेंग के चेहरे के ऊपर देखो कितनी बड़ी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इसे सब कुछ समझ में आ गया कि इतना फोर्स क्यों किया जा रहा है, वो भी अपनी ही छोटी बहन को। इसके बाद जुई यहाँ पे गोचेंग को अपने साथ लेके जाती है। वहीं पे हम लोग यहाँ पे जियालो को देखते हैं, जो कि जियान से पूछता है कि मैं भी गोचेंग के साथ जाने की कोशिश करूं। डायो के अंदर हमारी कोशिश पूरी तरीके से खराब रही थी उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की, उसने मुझे बार बार रिजेक्ट किया था, क्या मैं भी उसे कंटिन्यू रखूं। जियान आगे से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पे रुकेगा, तो कुछ दिनों के अंदर हम लोग मुश्किल से उसके साथ कुछ अच्छा रिलेशनशिप कर पाएंगे। और वैसे भी हमारे एंसेस्टर के पास कुछ अदर आइडिया है कि वो लोग सक्सेसफुली यहाँ पे रिकनेक्शन प्लेटफॉर्म बना पाते हैं या नहीं। बेसिकली वही ना कि वो लोग गोचेंग को जिंदा जाने देंगे या नहीं, इसलिए जियान मना कर रही है। जिसके बाद हम लोग जोई को देखते हैं, जो कि गोचेंग को उसके पैलेस तक ले आती है, ये कहते हुए कि आप लोग यहीं पे इंतजार करोगे। वह भी गोचेंग जियो से पूछता है कि जियान तुम्हारी, तो जियो आगे से बताती है हाँ वो उसकी सगी बहन है। जिससे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजी गई है, ना कि उसे अटेंड करने के लिए। जिसके बाद जियो यहाँ पे गोचेंग से कहती है कि आज वो लोग यहीं पे ही इंतजार करेंगे। वह भी कुछ ज्यादा ही शर्मा रही थी। गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जियान ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया अपनी बहन के बारे में, इसकी एबिलिटीज उतनी भी अच्छी नहीं है लड़कों को रिझाने के मामले में। जिसके बाद डा के सामने दरवाजा बंद करते हुए कहती है कि वो गोचेंग को यहाँ पे सर्विस देगी आज रात, इसलिए तुम बाहर रहो। तो फिर डा उसको यहाँ पे कपड़े से पकड़ता और उसको एकदम बच्चों की तरीके उठा के चौखट से बाहर रख देता है। ऐसा होता है बच्चों को पीछे से टीशर्ट से पकड़ लेते हैं हाथ से और साइड में रख देते हैं जब वो साले गली से नहीं हटते, बिल्कुल वैसे ही डा ने किया। पीछे से गोचेंग जियो से कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है सर्विस देने को, मैं यहाँ पे गाड़ी रिपेयर नहीं करवाने वाला, मेरे औजार पूरी तरीके से ठीक है, तुम अपने क्वार्टर वापस चली जाओ और अपनी बड़ी बहन को बता देना कि मैंने तुमको भेजा है। तो जियो आगे से थोड़ा सा तेज आवाज में कहती है कि वो ऐसे नहीं जा सकती है, जियान ने उसे ऑर्डर दिया है, इसलिए गोचेंग उसको ऐसे नहीं भगा सकता, नहीं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेगी। तो डा दरवाजा बंद करते हुए जियो से कहता है ठीक है फिर तुम पूरी रात यहीं पे ही रुको और दरवाजे को गार्ड करो। जिसके बाद वो धड़ाम से दरवाजा बंद कर देता है। फिर जियो बेचारी बड़ी परेशान थी, वो मन के अंदर सोचती है कोई इस्तेमाल होने के लिए भेजता और कोई इस्तेमाल नहीं करता, ये क्या मैटर है, इतनी जल्दी यूजलेस हो जाती हूँ क्या मैं। इस चैप्टर की एमवीपी यही है, तो हमें देखते जाओ और ये आगे क्या करती है। जिसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं और यहाँ से ग्रेमिस्ट कुछ ज्यादा ही है, बेसिकली एक धुंध जिससे यहाँ पे देखना और डिटेक्ट करना कि किस तरफ जा रहे हो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जगह एब्सोल्यूट येन पैलेस के अंदर है और शायद से जानबूझ के उसे यहाँ पे भेजा भी गया कि ताकि ये कुछ भी कर ना पाए। तो फिर गोचेंग आगे से अपना मिनी वर्जन बाहर निकालता है, जो कि डिवाइन सोल से बना हुआ है और ये रिकार्नेशन एनर्जी पे चलता है ताकि वो चीजों को इन्वेस्टिगेट कर सके। जिसके बाद वो अपने मिनी वर्जन को बाहर भेजता है। वहीं पे लोग जियो को देखते हैं और ये बेचारी बाहर बैठी हुई ये अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर यहाँ पे जियान को पता चला कि वो यहाँ पे दरवाजे के अंदर तक नहीं जा सकी और गोचेंग को सर्विस देने के बारे में तो भूल ही जाओ, तो वो पता नहीं इसका क्या करेगी। इसलिए सोचती है कि मुझे एक और बार शायद से ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद दरवाजा दोबारा खटखटाने ही वाली थी, उतने में यहाँ पे दरवाजा खोल के कहता है परेशान ना करो, गोचेंग सो रहा है, जाओ यहाँ से। तो ये डर के भाग जाती है यहाँ से। जिसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट येन स्काईज के एंसेस्टर्स को दोबारा देखते हैं, जो कि आगे से बोल रहे थे इतने साल बीत गए हैं, अगर दूसरी जगह पे सच में कोई होता तो फिर वो लोग अभी तक यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए हैं। जिसपे दूसरा एंसेस्टर आगे से ये कहता है कि हम लोग सिर्फ यही मदद कर सकते हैं कि हम लोग सैक्रिफाइसल प्लेटफॉर्म के अंदर दोबारा लाइट जलाएं। शायद से रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म ही है जिसको ये लोग सैक्रिफाइसल प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। एंसेस्टर कहते हैं कि वो सिर्फ यही चीज कर सकते हैं। जिसके बाद दूसरा एंसेस्टर आगे से कहता है कि यहाँ पे जो 3 एशिएंट कुएं थे अब वो सूखने वाले हैं, अगर उन लोगों ने जल्दी उस जगह को नहीं ढूंढा तो वो लोग यहीं पे ही मारे जाएंगे। और मुझे तो इसी बात का डर है कि जो एशिएंट हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन ने हमसे वादा किया था कि वो चीज देगा, मुझे लगता है कि वो चीज उसके लिए भी टफ है कि वो उस वादे को पूरा कर सके। जिस पर दूसरा एंसेस्टर आगे से कहता है कि रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म अपने आप में ही यहाँ पे लाइफ एंड डेथ की गहरी मीनिंग रखता है और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो यहाँ पे इस रियलम यानी कि ये स्काई रियलम की अभी के जो हालात है उन्हें दोबारा रिवाइव कर सके, जिससे वो लोग एक और यहाँ पे इशारा कर पाएंगे। अभी लोग किस इशारे की बात कर रहे हैं ये तुम्हें आगे समझ में आएगा, लेकिन इशारा देने के बावजूद अगर वो लोग तब भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब यही है कि इन लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं बची है और ये लोग अपने अंत के लिए रेडी हो जाए।
है। उतने में ही एक एंसेस्टर को पता चल जाता है कि कोई तो है जो कि इन लोगों की बातें सुन रहा है और उनके ऊपर नजर रखे हुए है, जिससे गुचेंग काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने यहाँ पे इस एनर्जी का इस्तेमाल शॉर्ट जुआन रियलम के अंदर भी किया था और तब उसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया था, लेकिन ये बुड्ढे यहाँ पे पता लगा लिए, जिससे गुचेंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये तो साला मरने की कगार पे खड़े हैं, इनके पैर पहले ही कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ ज्यादा ही खुद को हुआ समझ रहे हैं, साला पता लगा लिया मेरे बारे में। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है, ये कहते हुए कि जब भी चोरी पकड़ी जाए तुरंत भाग लो, रुकना नहीं है। वहीं पे इन सभी एंसेस्टर्स को भी पता चल गया था कि ये साला गुचेंग ही है जो कि इन लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए आया हुआ था। दूसरा एंसेस्टर आगे से कहता है कि आया है, जिसका मतलब यही है कि उसे यहाँ पे किस चीज के ऊपर शक हो रहा है। अभी के लिए हम लोगों के लिए रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है, तो फिर हम लोग उसको यहाँ पे जाने देते हैं। लेकिन अगर रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म नहीं बन पाता है या फिर खराब हो जाता है तो वो भी हमारे साथ ही मरेगा, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे। उतने में यहाँ पे जियान आ जाते हैं क्योंकि उसको भी सेंस हुआ था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो उन लोगों से पूछती है कि कुछ हुआ था क्या। जिस पे एंसेस्टर आगे से कहते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, साला बस गू फैमिली का लौंडा यहाँ पे आया हुआ था हमारे ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन यहाँ से भाग गया जैसे ही हम लोगों ने उसे यहाँ पे सेंस कर लिया। हमारे डिवाइन कॉन्शियसनेस ने उसे ब्लॉक कर लिया था, इसलिए उसको यहाँ पे ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं चला होगा। वहीं पे जियान काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि यहाँ पे जियो को जिस काम के लिए भेजा गया था वो उसमें फेल हो गई, जिससे जियान को ये भी समझ में आ जाता है कि गुचेंग यहाँ पे कोई इजी बंदा नहीं जिसके साथ निपटा जा सके, यानी कि तुम उसको यहाँ पे लड़कियों के चक्कर से तो फंसा नहीं सकते, ना ही रोक सकते हो। और रही बात पैसों की, तो उसकी फैमिली खुद ही अंधा अमीर है, 18 एंसेस्टर हैं और यहाँ पर रियलम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वही है। इसके बाद गुचेंग का मिनी वर्जन भाग के उसके पास आ जाता है और गुचेंग हमें बताता है कि वहाँ पे टोटल 6 बुड्ढे थे जो कि छुपे हुए हैं और उनका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा यहाँ पे लगातार नीचे गिरते जा रहा है। उनकी कल्टीवेशन जो कि गुचेंग ने यहाँ पे सेंस की वो मुश्किल से ही यहाँ पे कौसी डिवाइन इमॉर्टल रियलम पे भी होंगे, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि उनके जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसके पास यहाँ पे डॉ डोमेन के कुछ रूल्स हैं जिनको गुचेंग अभी तक समझ में नहीं पाया है, यहाँ तक कि छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। इसलिए गुचेंग एक अंदाजा लगाता है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट जीन स्काई के जो हालात हो रखे हैं अभी के, क्या इन सभी चीजों के पीछे यहाँ पे उन बुड्ढों का ही हाथ है और वही लोग वजह बन के बैठे हैं, या फिर ये सब कुछ यहाँ पे उस ओरिजिन का रिजल्ट है जिस वजह से ये रियलम बना हुआ है। इसलिए गुचेंग इसी बारे में सोचता है कि एशिएंट हेवनली एम्परर ने ऑफ कोर्स रिकार्नेशन वाले उन लोगों से क्या प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें क्या देगा। इसके बाद गुचेंग दरवाजा खोलता है और कहता है कि सच जानने के लिए मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना ही पड़ेगा। उतने में गुचेंग की नजर नीचे पड़ती है तो फिर नीचे जियो थी जो कि आगे से कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही थी कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग, साला आवाज तक नहीं आ रही। गुचेंग जियो से कहता है कि नाइन्थ प्रिंसेस आप ये क्या कर रही है, खड़ी हुई है। जिस पे ये प्यारी लड़की जानते हो कैसे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मैं तो बस सुनने की कोशिश कर रही थी, कहीं आपको भूख तो नहीं लगी। इस पूरे चैप्टर की यही एमवीपी है। जिसके बाद इंसेप्टो के अपर रियलम पे आ जाता है, हम लोग एंसेस्टर ह्यूमन पैलेस को देखते हैं और हम अपनी चूचू को देखते हैं। और इस बार यहाँ पे चूचू को रिपोर्ट देने के लिए वुडी आया था, ना किटा। इसलिए चूचू को यकीन नहीं हो रहा था। वो आगे से कहती है कि तुम सच में उसी की ही सबॉर्डिनेट हो ना, मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा। जिस पे वुडी आगे से यही बोलता है कि जितने भी मेंबर यहाँ पे गुचेंग को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और उसके अंडर काम करते हैं वो सभी कमाल के हैं, इसलिए चूचू ने आज तक वुडी को नहीं देखा होगा। जिसके बाद चूचू उससे पूछती है कि तुम मेरे पास किस लिए आए हो, हर बात तो यहाँ पे डा आता था मैसेज देने के लिए। जिस पे वुडी आगे से बताता है कि डा यहाँ पे गुचेंग के साथ में एब्सोल्यूट जीन स्काई गया हुआ है, सेकंड मिस्ट्रेस। साथ में गुचेंग ने यहाँ पे वुडी के हाथों चूचू के लिए एक मैसेज भिजवाया है। गुचेंग ने बोला है कि देखो फुतो के खत्म हो जाने के बाद में अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट जीन स्काई से रिलेटेड कुछ भी बवाल होता है तो मैं किसी भी कीमत पे वहाँ पे नहीं जाना है। गुचेंग उसके लिए वो सभी चीजें हैंडल कर लेगा और उन्हें सॉल्व कर देगा। चूचू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वुडी ने क्या बोला, उसे बस इसी बात की खुशी थी कि यहाँ पे वुडी ने उसको यहाँ पे सेकंड मिस्ट्रेस कह के बुलाया, यानी कि दूसरी बीवी, और ये खुश हो जाती है। अब तो वुडी आएगा तो ये बार बार खुश होगी। जिसके बाद हम लोग उस रिसोर्स को देखते हैं जिससे यहाँ पे रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म बनाया जाने वाला था। उसे बनाने के लिए यहाँ पे लाइफ स्टोन एंड डेथ स्टोन की जरूरत पड़ती है और गुचेंग ये देख के हैरान हो जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पे कितना सब कुछ इकट्ठा करके रखा है, इतने में एक महल बन जाएगा। दरअसल इन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल माने जाते हैं। इसलिए गुचेंग हैरान हुआ था कि उन लोगों ने इतनी जल्दी इतने सभी मटेरियल को इकट्ठा कर लिया। जिसपे जियान आगे से ये कहती है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म का बनना उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे मटेरियल कितना ज्यादा मुश्किल है और कितना महंगा है। उनकी पावरों में जो हो सके वो सब कुछ करेंगे उन्हें ढूंढने के लिए। वे लोग ज़ोई को देखते हैं जो कि आगे से जियान को बताती है कि उसने पूरी रात गुचेंग को यहाँ पे बिजी रखा है। गुचेंग एक भी बार अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, उसने पूरी रात यहाँ पे नजर रखी है, लेकिन जियान आगे से कुछ भी नहीं करते, उसे घूर के देखती है एकदम गुस्से वाले लुक में। यही वाला लुक है जब तुम्हारे पापा तुमसे पेचकस मांगे और तुम उन्हें पेचकस ना दे पाओ या फिर पेन भी। इससे बेचारी ज़ोई बड़ी हैरान थी कि ये क्या हुआ भाई, मैंने तो अपना काम किया ना, ऐसे क्यों घूर रही हो। बड़ी कंफ्यूज थी ये। चैप्टर ऑफ द एमवीपी। इसके बाद जियान अपना वादा पूरा करती है और वो गुचेंग को यहाँ पे कुछ देती है और शायद से ये कुएं का ही पानी है जिसके बारे में वो लोग कह रहे थे, क्योंकि ये लोग सिर्फ गुचेंग को आधा दे रहे थे। आधा तब देंगे जब वो लोग प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बनता हुआ देख लेंगे। गुचेंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा कमी है। बाय द वे इसको यहाँ पे जीन ओरिजिन एसेंस बोला जा रहा है, यही चीज होगी यार। और गुचेंग को समझ में आ जाता है कि कुएं पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पे इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। वहीं पे हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं जो कि गुचेंग को इतने जल्दी यहाँ पे राजी होता हुआ देख के सोचते हैं कहीं ये कुछ कर्म कांड करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। जिसपे दूसरा एंसेस्टर आगे से कहता है कि बढ़िया यही रहेगा कि ये कुछ भी ना करे अगर वो यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहता है तो। इसके बाद गुचेंग आगे से लाइफ एंड डेथ स्टोन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म बनाने की शुरुआत करता है। वहीं पे हम लोग जियो को देखते हैं जो कि जियान को बताती है कि उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में कुछ समझ में आया, लेकिन जियान इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद गुचेंग जब यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रहा था तो फिर ऑथर हमें यहाँ पे कुछ चीजें दिखाता है, जैसे कि व्हाइट वाले पैनल के अंदर वो हम लोगों को यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाता है और दूसरे वाले पैनल के अंदर जहाँ पे काला काला है वहाँ पे हड्डियां दिखाता है। ये एक तरीके से मेटाफर है। पेड़ पौधे यहाँ पे
पे जीवन को दिखा रहे हैं जो कि लाइफ स्टोन का है, वहीं पे हड्डियां यहाँ पे डेथ स्टोन का मेटाफर दिखा रहे हैं जो कि मौत का है। और उन दोनों को ही मिला के यहाँ पे रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म बनता है, क्योंकि जीवन चक्र वहीं से ही चलता है और वहीं से ही शुरू होता है। वे प्लेटफॉर्म के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था उसको देख के यहाँ पे जितने भी एंसेस्टर थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ऑरा यहाँ पे रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म से ही निकलता है, जिसके बारे में ईस्ट एंड हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन ने बताया था। जिससे एंसेस्टर को यकीन हो जाता है कि ये पक्का यहाँ पे उस जगह को रिफ्लेक्ट कर सकता है और इन लोगों को गाइड कर सकता है जहाँ पे ये लोग जाना चाहते हैं। वह भी कुछ जो इस चीज को बना रहा था उसे तो और भी अच्छे से समझ में आ रहा था। उसे यहाँ पे रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म के अंदर से कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही थी। बेसिकली रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म है तो फिर इसके अंदर यहाँ पे जीवन और मौत के बारे में कुछ पता होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे 9 मिस्टिक रिकार्नेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं जिनको फॉलो करके किसी जगह पे जाया जा सकता है। इसके बाद यहीं से एक सीन शिफ्ट होकर हम लोग ईस्ट क्रिप्जन मिस्टिक अबायस रियलम को देखते हैं। जैसे कि अपना साउथ जोन रियलम था वैसे ही एक दूसरा रियलम है जहाँ पे हम लोग एक बीस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों को मार रहा था और उन्हें यहाँ पे सॉलो करते जा रहा था, बेसिकली उनको डिवोवर कर रहा था। और यहाँ पे कई सारे लोग थे जो कि उसके साथ यहाँ पे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। और तब जाके इन लोगों को समझ में आ जाता है कि जो इन लोगों को ट्रू इमॉर्टल बनने की कहानी सुनाई गई थी वो बस एक झांसा था, जो कि डिवाइन रोड के पीछे ये मॉन्स्टर छुपा हुआ था और इन लोगों को यहाँ पे खा रहा है खुद की पावर बढ़ाने के लिए। जो भी लोग यहाँ पे डिवाइन रोड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे वो इसके द्वारा खा लिए जाएंगे। हेवन एंड अर्थ का जो सच है वो यही है कि वो इन लोगों के लिए बस एक जाल की तरीके है, एक पिंजड़े के तरीके। वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से नॉरिशमेंट के अलावा, जो कि इस मॉन्स्टर के लिए है। और जिसने इन लोगों को ये सब कुछ पट्टी पढ़ाई थी, जिसने इन लोगों से झूठ बोला था और इस खतरनाक जीवन में इन लोगों को लेके आया, वो ये झूठ काफी सालों पहले का था, यानी कि कई सौ सालों पहले इन लोगों को ये पट्टी पढ़ा दी गई थी। और तब से ही ये लोग यहाँ पे उस मॉन्स्टर द्वारा यहाँ पे डिवोवर किए जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये पट्टी पढ़ाने वाला और कोई नहीं, ये आदमी था जिसके आधे बाल काले हैं और आधे सफेद, नीचे के भी होंगे। फिर ये इस बात से साबित होता है क्योंकि ये बोलता है ईस्ट एंड क्रिम्सन मिस्टिक अबायस रियलम। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जगह यहाँ पे किसी ऐसे को प्रोड्यूस कर देगी जिसका लेवल यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ क्रिम्सन मिस्टिक के बराबर का होगा। हालांकि ये खराब बात है कि इस पॉइंट पे इसका यहाँ पे जो कॉसी डिवाइन इमॉर्टल का धर्माई क्लोन है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी कि वो जो बीस्ट था वो यही था जो यहाँ पे उन लोगों को डिवोवर कर रहा था। जिसके बाद ये उन लोगों से कहता है तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की हिम्मत कैसे हुई ट्रू इमॉर्टल बनने की? तुम सभी लोग सिर्फ मेरी डिवाइन सीट के लिए यहाँ पे नॉरिशमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं हो, यानी कि खाद पानी सेब वे वगैरह वगैरह। और यही तुम लोगों का यहाँ पे अल्टीमेट पर्पस है जिसके लिए तुम लोग पैदा हुए हो। ये हम लोगों को बताता है कि जब से यहाँ पे फॉरबिडन एरा ट्रू डिवाइन डोमेन अपर रियलम से सालों पहले अलग हुई है, सालों का मतलब आज वो खरबों सालों, तब से ये जानते हुए कितना ज्यादा झूठ फैला रहा है। ये झूठ फैलाते हुए आ रहा है कि असली ट्रू इमॉर्टलिटी यहाँ पे तभी हासिल की जा सकती है, पता नहीं कैसे हासिल की जा सकती है इसने ये नहीं बताया। हालांकि ये जो ईस्टर्न रियलम है वो यहाँ पे अपर रियलम में मुकाबला नहीं कर सकते हैं बेसिकली ताकत और तादाद के मामले में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है किस चीज में, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। ये मेरा अंदाजा है, बताया थोड़ी नहीं इसने। जिसके बाद आगे से अपना और प्लान बताता है कि जब यहाँ पे असली डिवाइन रोड आएगी इस रियलम के अंदर, यानी अपर रियलम और बाकी रियलम्स के अंदर, तब इसके जो यहाँ पे हजारों लाखों क्लोन है जिसको इसने अलग अलग करके अलग अलग रियलम के अंदर छोड़ रखा है, वो सभी वापस आएंगे इसकी डोमेन के अंदर, जिससे ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिसके बाद आगे के इसके क्या प्लान है वो हमें नहीं बताए गए। मैं कुछ बोलना तो चाहता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं क्योंकि वो स्पॉइल हो जाएगा। खैर जिसके के बाद इसे कुछ महसूस होता है और जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो फिर इसे याद आता है कि इसने यहाँ पे एब्सोल्यूट जीन स्काई के अंदर 6 लोगों को यहाँ पे कुछ काम दिया था और वो लोग अभी तक जिंदा हैं, जिससे ये और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसका जो काम था वो पूरा होने वाला है। जिसके बाद हम लोगों को बताता है कि ये सदियों पहले 6 लोगों से मिला हुआ था, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं। तभी से याद आता है कि उनको एब्सोल्यूट जीन स्काई कुछ बोला जाता था। उस टाइम पे उन 6 लोगों ने यहाँ पे इस बंदे को हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन को यहाँ पे कुएं का पानी दिया था, जिसकी बदौलत ये यहाँ पे एसेंस ऑफ रिकार्नेशन लाइफ एंड डेथ के साइकिल को समझ पाया था, जिसकी बदौलत ये डिवाइन सीट को यहाँ पे हासिल कर पाया था। जिसके बदले में इसने इन लोगों से क्या प्रॉमिस किया वो हमें बताया नहीं गया, या फिर आगे बताएंगे क्योंकि अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि गुचेंग यहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर यहाँ पे क्रैक पड़ते हैं, जिसके बाद वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो टूट जाता है। ऑफ कोर्स ये गुचेंग ने जानबूझ के किया हुआ ऐसा वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। खैर ये समय सिस्टर को ये लगता है कि गुचेंग यहाँ पे जानबूझ के कुछ कर रहा है, क्या उन लोगों को चमाट वमाट मारने पड़ेंगे क्या गुचेंग के ऊपर? जिस पे बड़ा वाला एंसेस्टर आगे से कहता है रुक जाओ अभी थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। वहीं पे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए सच में जरूरी है क्योंकि जब ये टूटा था तो फिर उनकी एनर्जी के अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ था। वहीं पे गुचेंग हम लोगों को ये भी बता देता है कि इन सभी एल्डर्स को पता नहीं है कि जब ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से बन जाएगा तब वो लोग यहाँ पे एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस को इनवाइट कर लेंगे जो कि यहाँ पे चौथे लेवल पे होगा अगर ये सक्सेसफुली प्लेटफॉर्म बन गया तो। जैसे गुचेंग को आइडिया आता है, ये हम लोगों से कहता है कि वैसे भी इसको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है पूरे एब्सोल्यूट इन स्काई को एब्जॉर्ब करने में, कंज्यूम करने में, उसे निगल लेने में, डिवोवर करने में, तो फिर ये कुछ ऐसा क्यों ना करे जिससे और ज्यादा फायदा हो। इसके बाद गुचेंग उन लोगों से कहता है कि उसे यहाँ पे कुछ परेशानी हुई थी इसलिए सब कुछ दोबारा वेस्ट हो गया और कई सारे यहाँ पे डेथ एंड लाइफ स्टोन भी वेस्ट हो गए, उन्हें यहाँ पे दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो लोग दोबारा प्लेटफॉर्म को बना पाएंगे। जियान कहती है कोई भी दिक्कत नहीं, आप कोशिश करते रहिए, और वो मन के अंदर सोचती है कि ये सच में एक्सीडेंट था ना कि इसने ये जानबूझ के किया था। जिसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है जहाँ पे हम लोग गुचेंग को देखते हैं। अब वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म को बना लेता है तो फिर जियान और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और गुचेंग से कहने लगते हैं जल्दी से वो हमें दे दो। तो गुचेंग उन लोगों से कहता है जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, अगर हर कोई यहाँ पे आ ही चुका है तो फिर मैं तुम लोगों को कुछ मजेदार दिखाता हूँ जिसे देख के तुम्हें भी मजा आ जाएगा। जिससे ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जियान गुचेंग से कहती है कुछ ऐसा ना करो भाई
कि हमें तुम्हें मजबूर करना पड़ जाए कुछ ऐसा करने में। उतने में ही गोचेंग प्लेटफॉर्म को उठाता है और सामने की तरफ मोड़ते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को असली डीमन से मिलवाता हूँ। जिसके बाद वो प्लेटफॉर्म की लाइट को यहाँ पे एंसेस्टर्स के ऊपर डालता है, तो वो लोग कहते हैं इनको हम जानते हैं, ये सारे हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो गोचेंग आगे से कहता है अगर ये तुम्हारे एंसेस्टर है तो फिर ये अपना मुखड़ा क्यों नहीं दिखाते? यूट्यूबर है क्या जो फेस रिवील करने से डरते हैं? इस पे एंसेस्टर गोचेंग से कहते हैं लौंडे अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इस तरीके से हमें डिसरिस्पेक्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। गोचेंग आगे से कहता है डिसरिस्पेक्ट? साला इतने दिनों से तुम लोग शैडोज में रह के मेरे यहाँ पे प्राइवेट लाइट की धज्जियां उड़ाए हो, हगने जाता हूँ तो डर रहता है कि तुम लोग घूर रहे होगे, तब तो शर्म खा लिया करो कम से कम। और तुम लोग कह रहे हो कि मैं तुम्हें लोगों को रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करूँ, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए थी? कम से कम 6 मिनट के लिए तो दे देते। बाथरूम में जाता हूँ तो खुद को ढक लेता हूँ, कहे तुम लोग देख ना लो। जियारान से कहते हैं अगर गोचेंग ने सच में कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर एंसेस्टर उन लोगों से नाराज हो जाएंगे, तब वो लोग क्या करेंगे? जियारान को पहले से ही अंदाजा था कि चीजें अब हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं जिनको वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंसेस्टर गोचेंग की तरफ देखता है और उससे कहता है फालतू की लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम ये रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म जियारान को दे देते हो हम तुम्हें जाने देंगे, हम तुम्हारे लिए कोई भी चीजें डिफिकल्ट नहीं करेंगे। इस पे गोचेंग उन लोगों से कहता है कि और क्या ही कर लोगे तुम जैसी सड़ती हुई लाश जिसको सिर्फ अपने बारे में ही पड़ी हुई है, वो मेरा क्या ही उखाड़ पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट कर भी सकते हो? जिससे जुए और जियारान काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इन लोगों को यही लगता था कि इन लोगों के एंसेस्टर यहाँ पे अमर हैं, लेकिन सड़ती हुई बॉडी को बोल के गोचेंग ने बता दिया कि ये लोग अमर नहीं है, इनकी भी यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सपायरी डेट आ चुकी है, किसी भी टाइम ये टपक सकते हैं, इनके पांव कवर में ही है। जिसपे बाकी लोग तो ये कहते हैं कि गोचेंग झूठी बोल रहा होगा। एंसेस्टर आगे से चीखते हुए कहता है बकवास बंद करो, हम लोग इमॉर्टल्स हैं, जब तक यहाँ पे हेवन एंड अर्थ रहेगा, बेसिकली जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम लोग कभी भी बूढ़े नहीं होंगे और नहीं मरेंगे। बढ़ो एक बार अपनी शकल शीशे में देखो, दांत गिरने वाले हैं तुम्हारे। एक बार अगर तुमने गलती से आइसक्रीम खा ली ना, झंझनाहट तुम्हारी जान ले लेगी बड़ो, मैं बता रहा हूँ। जिसके बाद वो लोग गोचेंग के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं तुम जैसा लड़का कभी भी ये चीज समझ नहीं पाएगा। जिसपे गोचेंग आगे से कहता है मेरा अंदाजा पूरी तरीके से सही है, एब्सोल्यूट जीनियस स्काई का जो ओरिजिन एसेंस है जिसको तुम्हारे क्लैन ने काफी सालों पहले छुपा दिया था, वो सिर्फ थोड़े बहुत कुएं बचे हैं जिनका भी पानी अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, सूख चुके हैं वो। और ये रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म सिर्फ तुम लोगों के लिए है जो कि तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। चलो देखते हैं कि तुम लोग इस रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म को सस्टेन करने के काबिल भी हो या नहीं। जिसपे वो लोग गोचेंग से कहते हैं बेवकूफ, हम तुम्हें बताते हैं कि हम लोगों ने ये जगह क्यों रखी है और हम तुमसे आगे क्यों है। जिसके बाद वो सभी गोचेंग के ऊपर हमला करने लगते हैं तो उनके धमाके का जो प्रेशर था, जो फोर्स थी, वो इतनी दूर तक आती है कि जिया और उसके भाई बहन जो भी थे वो कांप जाते हैं। तो फिर जिया अपनी बहन से कहता है कि वो लोग उनकी फाइट के अंदर पड़ ही नहीं सकते हैं, अगर वो ज्यादा क्लोज जाएंगे तो वो लोग भी मारे जाएंगे। जिसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि आगे से माउंटेन सील को बाहर निकालता है और उनके ऊपर हमला करता है, तो एक एल्डर इजीली उस सील को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। हालांकि उन एंसेस्टर्स को भी समझ में आ चुका था कि गोचेंग के पास में कई सारे यहाँ पे इमॉर्टल वेपन्स पड़े हुए हैं जिनको वो हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो सभी एंसेस्टर्स एक साथ आते हैं ताकि गोचेंग को यहाँ पे खत्म कर सके। गोचेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे एक यंगर जनरेशन के बंदे को बुली कर रहे हो और मुझसे बोल रहे थे कि मैं तुम लोगों की रिस्पेक्ट करूं जो एक साथ आ जाते हैं सिंगल बंदे को हराने के लिए, शर्म नहीं आती? जिसपे एक एंसेस्टर गोचेंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, हम तुम्हें वहीं पे ही खत्म कर देंगे जहाँ से तुम्हारा जन्म हुआ है, जहाँ पे तुम खड़े हुए हो। इस पे गोचेंग आगे से अपनी डिवाइन कॉन्सिनेंस पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इनकी बॉडीज भले ही साला सड़ चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं, लेकिन इनकी जो डिवाइन कॉन्सिनेंस है वो इतनी खतरनाक है कि उसे डरना जरूरी है। जिसके बाद वो खुद की कॉन्सिनेंस का इस्तेमाल करते हुए एक एंसेस्टर के ऊपर हमला करता है, तो वो भी हैरान हो जाता है कि गोचेंग के पास इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन कॉन्सिनेंस है। जिसके बाद गोचेंग अपने पास इमॉर्टल स्लेइंग गार्ड को बाहर निकालता है और उनमें से एक एंसेस्टर को यहाँ पे खत्म कर देता है, जिससे जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि गोचेंग ने उनके एक एंसेस्टर को इतनी इजीली यहाँ पे खत्म कर दिया। जियो आगे से कहती है ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही कैसे सकता है, लेकिन जियान तभी एक और बात बताती है ये लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि गोचेंग ने जिस एंसेस्टर को यहाँ पे खत्म किया था वो दोबारा यहाँ पे रिकार्नेट रीजनरेट जो कुछ भी कर लो वो करता है, तो वो वापस आ जाता है, बस मरता नहीं ये। और वो एंसेस्टर गोचेंग से कहता है तुम्हारा स्ट्रगल हमारे सामने पूरी तरीके से पॉइंटलेस है, जब तक एब्सोल्यूट जीनियस स्काई रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पे इमॉर्टल हैं। गोचेंग आगे से कहता है कि तुम बस एक नंबर के बास्टर्ड और कुछ भी नहीं, तुम लोग मौत के दरवाजे के सामने खड़े हुए, मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि तुम कितना मरते हो और कितनी देर तक वो कुएं तुम्हें यहाँ पे जिंदा रखते हैं, कितनी देर तक तुम इस तरीके से रीजनरेट हो सकते हो और वापस आ सकते हो। बेसिकली जो कुएं हैं, बेसिकली ओरिजिन एसेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीनियस स्काई, वो इन लोगों को यहाँ पे दोबारा रीजनरेट कर दे रहा है, इसलिए जब तक वो कुएं हैं, पानी है, तब तक ये मरने नहीं वाले। उतने में गोचेंग के पीछे से एक एंसेस्टर बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म को पकड़ता है और वहाँ से दूर भाग जाता है और गोचेंग से कहता है बच्चे अभी भी तुम काफी ज्यादा कच्चे हो हमारे सामने, हमारा शुरुआती मकसद हमेशा से यहाँ पे रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म को हासिल करना था, ना कि तुमसे भिड़ना। इस पे गोचेंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा गंदा काम करने की शर्म नहीं आती क्या? जिसके बाद ये अपने असली रंग दिखाते हुए कहता है फिर तो मुझे भी यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा अपना काम, क्योंकि अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि गोचेंग ने यहाँ पे जो रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म एल्डर को दिया था उसके अंदर से एकदम तगड़ा धमाका होता है और एकदम भयंकर रोशनी बाहर निकलती है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। जियान आगे से बताती है कि उसके अंदर से एकदम टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकल रहा है, जैसे कि कुछ चीज उसके अंदर से बाहर आई है। जिसपे जियो तो आगे से ये कहती है वो तुम्हारे एंसेस्टर है ना जिसके अंदर से ऑरा निकल रहा है। जिसपे जियान आगे से बताती है नहीं, वो ऑरा हमारे एंसेस्टर से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेरिफाइंग है, जिसको हम लोग समझ भी नहीं सकते। एब्सोल्यूट जीनियस का यह पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है, भाग लो यहाँ से। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन आ चुका था, जिसने एंसेस्टर को उसकी गुद्दी से पकड़ रखा था। वो एंसेस्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये साला यहाँ पे कैसे आया, रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म तो हम लोगों के लिए था ना ये। जिसपे हेवनली एम्परर
ऑफ रिकार्नेशन इजीली यहाँ पे उस एंसेस्टर का मुंह दबोचता है और फोड़ देता है गुब्बारे की तरीके, ब्लास्ट हो जाता है उसका सर। और वो आगे से हंसते हुए कहता है काफी ज्यादा लंबा टाइम ले लिया तुम लोगों ने, तुम लोग अभी भी काफी ज्यादा नादान हो, ऐसा लगता है कि कभी भी इस जगह से बाहर ही नहीं निकले और हमेशा से अपनी पीसफुल लाइफ यहीं पे ही जी रहे थे। जिस दिन से तुम सभी लोगों ने मुझे यहाँ पे वो एक गिलास दिया था तुम्हारे कुएं का पानी, उस दिन से मैं यहाँ पे इस जगह की ओरिजिनेशन के ऊपर नजर बनाए हुए हूँ। लेकिन बदकिस्मती से उस टाइम पे तुम लोग कमजोर नहीं थे जितना आज हो, इसलिए अब मैं वापस आया हूँ अपने रिवॉर्ड को लेने के लिए। अगर तुम्हें मैटर समझ में नहीं आया तो फिर पहले के टाइम पे इन 6 के 6 एंसेस्टर ने इसको एक गिलास पानी दिया था कुएं का, सॉरी एक कटोरा पानी दिया था कुएं का। तब हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन को समझ में आ चुका था कि तो तगड़ा माल है रे बाबा, इससे तो स्ट्रेंथ काफी जल्दी जल्दी बढ़ती है। इसलिए 6 के 6 एंसेस्टर आगे से रिकार्नेशन एम्परर को गाली देते हुए कहते हैं मैं हो यो मदरबोर्ड साला शुरुआत से तुम हमें धोखा दे रहे थे, कोपचे में रख रहे थे हमको, तुम कोची करता है। साइड से गुचेंग जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है बुड्ढो अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि मैं बार बार क्यों यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर रहा था ताकि बुड्ढे को आने का समय मिल सके। डिस्पेंसर आगे से कहता है तुम भी साले शामिल हो हमारी लगाने में। वहीं पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन गुचेंग की तरफ देखता है, जिसके बाद पलक झपकते ही गुचेंग के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम तो मेरे प्यारे सक्सेसर हो। वहीं पे गुचेंग को सुन के ही पता चल जाता है कि यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन ट्रू डिवाइन रियलम पे है। पीछे से एंसेस्टर कहता है कि वो तुम्हारा एंसेस्टर नहीं है, उसने तुम्हारे एंसेस्टर को मारा है और उसकी यहाँ पे इनहेरिटेंस को चुराया है। जिसपे वो दोनों ये बात सुन के एक सेकंड के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वहीं पर लोग एंसेस्टर को देखते हैं जो गुस्से में आ चुका था, लेकिन बाद में गुचेंग के कंधे को थपथपाते हुए कहता है कोई बात नहीं है, हेरिटेंस उन्हीं की लायक होती है जो कि उसे पाने के काबिल होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये कैसे हासिल की, लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पे मेरी लेगेसी को हासिल कर लिया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, तो फिर अब से तुम्हें मेरे यहाँ पे ट्रू सक्सेसर हुए। जिसपे गुचेंग आगे से कहता है मास्टर मास्टर मैं आपको मास्टर बुला सकता हूँ, साले 3 बार बुला लिया है, इतनी भी एक्टिंग ना कर कि साला श्रद्धा कपूर शर्मा जाए। जिसपे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन आगे से कहता है कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे के साथ फॉर्मेलिटी एक्सचेंज करने की। पीछे से बुड्ढे कहते हैं बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हया नहीं आई हम लोगों को चूरन देते हुए और हमारे सामने इस देख एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए। इसके बाद वो बुड्ढे यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन से कहते हैं कि तुमने हमसे यहाँ पे डॉ प्रॉमिस किया था कि तुम हमको यहाँ पे मिस्टीरियस प्लेस लेके चलोगे, चांद की पार चलो ये गाना गाते हुए, लेकिन अब तुम हमें इस तरीके से धोखा दे रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हें डाउ हार्ट का ब्लैक क्लास पड़ेगा। जिसपे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन आगे से कहता है वही तो सिंपल डील है, तुम हमें बड़े प्यार से अपने एशियन कुएं हमें दे दो, मुझे और मेरे डिसाइपल को, जिसके बाद मैं अपना वादा पूरा करूंगा और तुम्हें चांद के पार ले चलो गाना गाते हुए एक मिस्टीरियस जगह पे ले चलूंगा। और जहां तक मुझे बुड्ढे की हरकतों के ऊपर यकीन है ये इन लोगों को पक्का किसी ऐसे रियलम के अंदर छोड़ आएगा जहाँ पे ये 6 के 6 बुड्ढे कल्टीवेट तो करेंगे लेकिन अल्टीमेटली इसी की भेंट चढ़ेंगे, बाद में डिवोर कर लेंगे ना जैसे वो बाकी रियलम के साथ में करता है। वही गुंजक अपने मन के अंदर सोचता है ये बुड्ढा थोड़ा सा पगला है, इसको पता चल चुका है कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ये मुझको भी अपने बवाल के अंदर घसीटना चाहता है कि मुझे भी कुएं का पानी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम लोग आपस में लड़ो, मुझे बस सीट चाहिए और पॉपकॉर्न चाहिए ताकि मैं तुम्हारी लड़ाई देख सकूं। खैर बुड्ढे यहाँ पे उन दोनों से कहते हैं कि एशियंट वेल सॉरी एशियंट कुएं हमारे ओरिजिनेशंस का सोर्स है, तुम जैसा बाहर वाले कैसे उसे यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, हम लोग इमॉर्टल हैं जब तक हम लोग इस धरती के ऊपर रहते हैं, बेसिकली इस रियलम के ऊपर, हम तुम्हें इस बैटल के अंदर खींचेंगे और तुम्हें लगातार यहाँ पे मारते रहेंगे जब तक तुम पूरी तरीके से मिट नहीं जाते। इसके बाद हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन गुचेंग से कहता है 3-3 बांट ले हम लोग, और ये अपने हाथों को एकदम भींच रहा था कि अब तो भाई घुसन भरने हैं। इसमें गुचेंग आगे से लाइन मारते हुए कहता है कि यार तुम तो मेरे लिए चीजें सिंपल कर रहे हो मास्टर, 3-4 देते पूरे के पूरे 6 ही दे दो ना, 3 दे के क्या कर रहे हो। जिसके बाद ये मस्त अपनी गुद्दी चरकाता है और आगे से कहता है ठीक है फिर तुम 4 ले लो मैं 2 को निपटा देता हूँ। और वो गुचेंग से कहता है मेरे साथ बकवास करना बंद करो, अपनी असली एबिलिटी दिखाओ, हमें इन लोगों को इतना मारना है इतना मारना है इतना धर के कूट देना है कि ये साला कभी रीजनरेट ही ना हो पाए, और हम लोग सिर्फ इसी तरीके से ही यहाँ पे एशियंट कुएं हासिल कर सकते हैं। और हाँ अगले कुछ चैप्टर्स के लिए ये एमवीपी होने वाला है, ये डरता भी है लेकिन स्वाप मारना नहीं छोड़ता, इसलिए ये है एमवीपी। इसके बाद शायद से एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तेजी के साथ आगे बढ़ता है एंसेस्टर के ऊपर हमला करने को। एंसेस्टर आगे से अपने हाथ को बाहर निकालता है और वो यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन की गर्दन दबोच लेता है, ये कहते हुए कहाँ जा रहे हो तुम, ऐसी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करती। उतने में हेवनली एम्परर रिकार्नेशन आगे से और भी 3-4 ड्रैगन्स को बाहर निकाल लेता है, जिससे यहाँ पे एंसेस्टर की फट जाती है। जिसके बाद वो एंसेस्टर आगे से कहता है अगर वो सभी एंसेस्टर एक साथ आ जाए और अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर ले तो वो लोग यहाँ पे उतने में ही यहाँ पे हेवनली एम्परर उसके पीछे से बाहर निकलता है और उसके मुंह का यहाँ पे फालूदा बना देता है, और आगे से कहता है ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग सच में अपने मरने की कगार पे खड़े हुए हो, तुम्हारी बॉडी इस बार हल्की सी ही स्ट्रांग है ट्रू इमॉर्टल रियलम के एक्सपर्ट से। वो पे गुचेंग भी आगे से हल्का सा सपोर्ट कर रहा था, वो एक एंसेस्टर के ऊपर अटैक करता अपनी स्वॉर्ड के साथ में, तो एंसेस्टर अपने बैरियर की मदद से उसे ब्लॉक कर रहा था। वहीं पे ये सभी हारने के कगार पे खड़े थे, तब भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम तुम सभी लोगों को बताएंगे कि हम लोग हैं क्या, तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। वहीं पे गुचेंग यहाँ पे हेवनली एम्परर के अटैक्स को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि थोड़े से समय के अंदर ही इसने यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद और तबाही मचा दी है, जिसको देख के सच में लगता है कि ये ट्रू डिवाइन रियलम का ही एक्सपर्ट है। उसके बाद गुचेंग अपने वेपन्स को भी बाहर निकालता और मन के अंदर सोचता है कि मुझे भी शुरू हो जाना चाहिए। जिसके बाद हम लोग दूर से यहाँ पे तबाही मचते हुए देख पाते हैं जियानन और उसके जितने भी भाई बहन थे वो भी दूर से तबाही देख रहे थे, और इनका बस यही इरादा था कि यहाँ से कट लेते हैं, जितनी तेज हो सके उतनी तेज। साथ में गुचेंग वाले लोग यहाँ पे अपने इंपीरियल पैलेस को भी नहीं छोड़े थे, उसको भी लपेटे में ले रहे थे। जिसके बाद अगला सीन अपर रियलम का होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट इन स्काई के अंदर तबाही मच रही थी, इसलिए उसकी जो एनर्जी थी वो यहाँ पे अपर रियलम के अंदर लीक होने लगी थी, लीक यहाँ पे फट हो रही थी। इसलिए हम लोग गोल्डन टेम्पल वाले बुद्धा को देखते हैं और ये सभी काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे 6 क्राउन ऑफ प्रिंस को देखते हैं और साथ ही में फिनिक्स लेडी को भी। और भाई हमें भी अपना चेहरा दिखा दे यार, फिनिक्स लेडी तेरे लिए खास है क्या? साले तुझको कितना प्यार करते पता है, सब लोग तेरे लिए रोए थे जब तू मरने वाला था और हमें चेहरा नहीं दिखा रहा, उनको दिखा रहा। गलत बात है ये। टेबल के ऊपर इसका मास्क रखा हुआ है ना, गौर से देखो तुम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे गोचेंग के मास्टर को देखते हैं। बेसिकली गोचेंग जब यहाँ पे एकेडमी के अंदर था तब वो गोचेंग को यहाँ पे पढ़ाया करते थे और जियान को भी। ये दोनों भी आपस में बात कर रहे थे कि गोचेंग का तो भैया इतने समय और हो चुका है, रोला जमा हुआ है उसका। जिसपे गोचेंग के मास्टर भी आगे से ये कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, उसका रोला इतना भारी है कि हर जगह जम ही जाता है। और मुझे यहाँ पे इस वाले मास्टर के बारे में नहीं पता, लेकिन वो गोचेंग से कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गोचेंग जैसा कोई आदमी जो कि मेरे साथ भी आएगा और वहाँ पे जिया याओ का दिल भी चुरा लेगा। अब ये जिया याओ कौन है यार? हाँ मुझे याद आ गया, ये वो पत्थर है जिसके बारे में गोचेंग हमें बता रहा था, जिसके ऊपर गोचेंग बैठा था। और जिया याओ वो लड़की है जिसके साथ गोचेंग यहाँ पे सोया था डीमन रियलम के अंदर, जिसकी मदर को गोचेंग ने छोड़ दिया था जिंदा। याद करने की कोशिश करो, डिमोनिक रियलम भाई। खैर वो तुम बाद में गूगल में सर्च कर लेना कि जिया याओ कौन है। खैर मास्टर आगे से ये कहते हैं वो सभी लड़कियां गोचेंग के पीछे सिर्फ इसीलिए पड़ी हुई हैं क्योंकि गोचेंग के पास में यहाँ पे वो चीज है जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है स्ट्रेंथ। हालांकि मुझे वो लौंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके टैलेंट को मैं यहाँ पे एडमायर करता हूँ। उसका टैलेंट यहाँ पे गो फैमिली के एंसेस्टर के बराबर का ही है। उतने में ही इन लोगों को भी यहाँ पे एब्सोल्यूट इन स्काई के अंदर धमाका हुआ ये पता चल जाता है। यहाँ तक कि इन लोगों को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा धमाका किस लिए हुआ होगा। हालांकि ये लोग सिर्फ जाते जरूर है चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जिसके बाद हम लोग जोजो को भी देखते हैं और क्योंकि ये सारा काम यहाँ पे एंसेस्ट्रल पैलेस वालों का है कि वो लोग आपदा को रोके, तो ये लोग यहाँ पे परेशान हो रहे थे क्योंकि इतना बड़ा धमाका हुआ है तो फिर किसी वजह से ही हुआ होगा। क्या पता कोई स्पिरिट यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो जिससे यहाँ पे अपर रियलम का बैलेंस भी खराब हो सके। वहीं पे गोचेंग ने चुचू को पहले ही बता दिया था कि एब्सोल्यूट इन स्काई से रिलेटेड कुछ भी हो तुम वहाँ पे ना जाना, मैं यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन जोजो का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब, उसे लगता है कि गोचेंग भी कहीं इसकी चपेट में तो नहीं आ गया, उसको मेरी जरूरत तो नहीं है। इसलिए फैसला करते हैं कि गोचेंग ने कुछ भी कहा हो वो जाएगी वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कहीं गोचेंग को जरूरत ना पड़ जाए। इसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट इन स्काई को दोबारा देखते हैं जहाँ पे अभी भी वो 6 बुढ़े मरे नहीं थे। यहाँ तक कि रिकार्नेशन मास्टर भी आगे से कहता है कि कब तक जिंदा होते रहोगे भैया अपने ओरिजिनेशंस का इस्तेमाल करते हुए, अगर तुम सच में मरना नहीं चाहते तो चुपचाप वो मेरे हवाले कर दो। जिस पे ये बुढ़े अभी भी इसी बात के ऊपर टिके हुए हैं कि ग्रेट डाउ हर जगह है और तुमने जो हमसे वादा किया था उसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी, उसका हार जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसके जवाब में रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है हाँ मैं इसे यही बुला रहा हूँ क्योंकि वो लंबा बोलना पड़ता है भाई। जिसके जवाब में कहता है ग्रेट डाउ पहले ही तबाह हो चुका है और डिवाइन रोड यहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुकी है फॉरबिडन एरा के बाद में। भले मैं यहाँ पे ग्रेट डाउ का इस्तेमाल करूँ और तुमसे दोबारा वादा करूँ तो फिर कैसे यहाँ पे ग्रेट डाउ आ सकता है मुझे यहाँ पे पनिशमेंट देने के लिए? अगर एक ग्रेट डाउ अगर यहाँ पे इतनी आसानी के सामने आ सकता तो फिर मैं यहाँ पे इतने सालों तक छुपा थोड़ी ना रहता और इतने सालों तक इंतजार करता रियलम के डाउ फ्रूट को देखने के लिए। जिससे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है तो ये पहले से ही यहाँ पे डिवाइन रियलम पे था जब यहाँ पे प्रोमोडियल डिवाइन एरा था, जिसका मतलब ये है कि ये उन पावर के पीछे है जो कि यहाँ पे ट्रू डिवाइन के भी आगे हैं, जैसे कि डिवाइन इमॉर्टल किंग, डिवाइन इमॉर्टल एम्परर या फिर एंसेस्टर ऑफ ऑल डिवाइनिटी। जिसके बाद गोचेंग को अपनी आंटी की बात याद आती है क्योंकि आंटी किंग ने बोला था कि अपर रियलम बहुत ही जल्द टूटने वाला है, जिसके बाद वो ग्रेट केओस के अंदर चला जाएगा। और गोचेंग को ऐसा लगता है कि इन सभी की शुरुआत या फिर वजह ये एंशिएंट हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन ही है। एंसेस्टर आगे से भड़क जाता है ये कहते हुए तो शुरुआत से ही तुम हमारे खिलाफ थे, हमें धोखा दे रहे थे और अगर ऐसी बात है तो फिर हम यहाँ पे एशियंट कुएं को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को पक्का जरूर करेंगे कि ना ही वो हमें मिले और ना ही वो तुम्हें मिले। इसके बाद ये लोग यहाँ पे एशियंट कुओं का इस्तेमाल कर रहे थे, उनका जो भी पानी उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे थे ताकि वो यहाँ पे गोचेंग और यहाँ पे हेवनली एम्परर को पूरी तरीके से पनिश कर सके, उनके ऊपर कर्ज लगा सके। भाई इनका मंत्र भी एकदम तगड़ा था, अभिशाप ऐसा लगाओ कि हमारी आत्मा भी जुड़ जाए और कब्र तक लेके जाए, स्वर्ग और धरती भी एक दूसरे से मुंह मोड़ ले, सूरज से उसकी रोशनी और चांद से उसकी चांदनी छीन ले या फिर चंदन से उसकी चांदनी छीन ले। एशियंट हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन क्लोजली सुनो, हम तुम्हें अभिशाप दे रहे हैं। रिकार्नेशन मास्टर गोचेंग से कहता है इनका ऐसा चलता रहेगा, ये साले अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें और साथ में कुएं का एक कतरा भी हमें यहाँ पे कर्ज देने के लिए। इसलिए वो गोचेंग से कहता है जाओ और जाके जितना हो सके उतना ज्यादा एशियंट कुओं से ओरिजिनेशन से इकट्ठा कर लो, तब तक मैं इन लोगों को रोकता हूँ। इस पे गोचेंग आगे से कहता है मास्टर लेकिन वो सिर्फ आपको कर्ज कर रहे हैं, मुझे नहीं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस पे रिकार्नेशन मास्टर गोचेंग को घूरते हुए कहता है तुम जाओ यार प्लीज जाओ, कुछ और ना बुलवाओ मुझसे। जिसके बाद एंसेस्टर यहाँ पे हेवनली मास्टर के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? जिसके बाद वो एक साथ यहाँ पे हमला जैसे ही करने वाले थे उतने में हम लोग देखते हैं कि हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो फिर इसकी एक डोमेन टाइप में खुल जाती है और वो आगे से बताता है कि जिस डोमेन को वो कंट्रोल करता है वो साइकिल ऑफ टाइम एंड रिबर्थ है। तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई परेशानी होगी अपने लिए थोड़ा सा और ज्यादा समय निकालने के लिए? और ये मत भूलना कि मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख नहीं सकता कि ओरिजिनेशन तुम जैसे फालतू लोग इस्तेमाल करने वाले हो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे अभिशाप देने के लिए, जो कि मेरे ऊपर घंटा काम नहीं करने वाला, तो फिर तुम ओरिजिनेशन को यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद ही करोगे। जिसके बाद गोचेंग को हम लोग देखते हैं ये भागते हुए एशियंट कुएं के पास में आ जाता है और वो मन के अंदर सोचता है ये बुड्ढे सच में भाई हमें अपने साथ ले डूबने के बारे में सोच रहे हैं। जिसके बाद वो ओरिजिनेशंस को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं ये पूरा तो कंज्यूम कर ही नहीं सकता। जिसके बाद वो एक तो अपनी वाली बाटली बाहर निकालता है और दूसरी वाली निकालता है अपने मास्टर के लिए और मन के अंदर कहता है कि मैं थोड़ा सा अपने मास्टर को भी लेने दूंगा और बहुत सारा अपने ले लूंगा। देख ही सकते हो कि गोचेंग वाली बाटली के अंदर कितना माल जा रहा है और इसके मास्टर वाली बाटली के अंदर कितना जा रहा है। ये असली घपलेबाज गोचेंग दी घपलेबाज। जिसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट इन स्काई को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था। हम लोग जिन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि अपनी
जान बचा के भाग रहे थे। जियो अपनी बहन से पूछती है कि उनके एंसेस्टर ने उन्हें यहाँ पे छोड़ दिया है। इस पे जियाना आगे से कहती है कि हमारे एंसेस्टर खुद को तो बचा नहीं पाए, हमें क्या खाक बचाएंगे। एब्सोल्यूट इन स्काई की पूरी तरीके से लग चुके हैं और हमें भी यहाँ से खिसक लेना चाहिए। अब इनके साथ क्या हुआ ये तो अभी तक पूरी पारी में बताया नहीं गया, शायद से आखिर में बताया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लूमिंग के साथ में हुआ था। जिसके बाद हम लोग गुचिंग को देखते हैं और उसने पूरा कुआं खाली कर दिया था। और जिसके बाद यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर आता है और वो गुचिंग से पूछता है कि तुमने कितना इकट्ठा किया, जिसपे गुचिंग आगे से बताता है कि ये जो सब्सटेंट है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसके ऊपर किसी तरीके की खास राइटिंग की गई थी, इसलिए जैसे ही टूटा तैसे ही हवा में गायब होने लगा, इसलिए गुचिंग ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाया। रिकार्नेशन मास्टर को पहले से ही पता था। जिसके बाद जब वो यहाँ पे अमाउंट को देखता है तो वो खुश हो जाता है और गुचिंग से कहता है तुमने सच में इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कहीं मैं गलत तो नहीं था, ये लड़का तो यहाँ पे ये सारा सब कुछ अपने लिए इकट्ठा करना चाहता था, इसने मेरे लिए इतना सब छोड़ कैसे दिया। जिसके बाद वो गुचिंग से कहता है बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो भी गुचिंग बड़ा हैरान था, वो अपने मन के अंदर सोचता है कहीं से ज्यादा तो नहीं दे दिया, थोड़ा सा और कट मार लेना चाहिए था। जिसके बाद वो यहाँ पे आगे से कहता है अगर वो लोग थोड़ा सा और जल्दी आते तो फिर वो लोग थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे इस ओरिजिन एसेंस को इकट्ठा कर पाते। जिसपे रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है कोई बात नहीं है, जितना अमाउंट तुमने इकट्ठा किया है ये से कई गुना ज्यादा है जितना मैंने सोचा था, और मैं तो अब शुरू भी कर दिया हूँ, इसके अंदर जो मिस्ट्री छुपी है उसके बारे में समझना, और हाँ मैं तुम्हारा फेवर तुम्हें वापस जरूर लौटाऊंगा जो तुमने मेरे लिए किया है। वही पे गुचिंग अपने मन के अंदर सोचता है तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है क्या, जो छोटी मोटी टॉफियों से यहाँ पे खुश हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ये बात यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर को भी समझ में आ जाती है कि गुचिंग जैसा कोई जो कि यहाँ पे इतना ज्यादा होशियार और समझदार है उसके लिए थोड़ा सा बहुत कम होगा। और वैसे भी रिकार्नेशन मास्टर को अभी यहाँ पे गुचिंग की जरूरत है, यहाँ पे क्या चल रहा है वो सब कुछ समझने के लिए, इसलिए वो गुचिंग को यहाँ पे एक और चीज देता है और उसे बताता है कि ये अरे फॉर्मेशन है जो कि वो 6 वुड्डे इस्तेमाल कर रहे थे, हालांकि वो निपट चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं उनके बारे में। और रिकार्नेशन मास्टर गुचिंग को फॉर्मेशन दे देता है ये कहते हुए तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिसपे गुचिंग इस बार यहाँ पे खुश होने का दिखावा करता है, ये कहते हुए थैंक यू मास्टर, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे ग्रेट हाउस से भी ऊपर के लेवल पे जाओगे। उतने में ये जगह यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है तो रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है कि अब ये जगह ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं, बहुत ही जल्द यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी जो कि बाहर के वर्ल्ड के अंदर चली जाएगी, जिससे और भी ज्यादा तबाही आएगी, जिससे कई सारे लोग और कई सारे बींग्स यहाँ पे मारे जाएंगे इस तबाही के रिजल्ट में। गुचिंग आगे से यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर को बताता है कि इतने सालों से अपर एलम यहाँ पे कल्टीवेट करता जा रहा था ताकि वो लोग ट्रू डिवाइन इमॉर्टल्स को यहाँ पे कल्टीवेट करा सके और उनकी रैंक को बढ़ा सके, जिससे जब यहाँ पे एब्सोल्यूट इनक्लेमिनिटी आए तो फिर वो लोग यहाँ पे कैजुअलिटी को कम से कम कर सके। लेकिन बदकिस्मती से जो अकेडमी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो बहुत ही कम समय के अंदर हुई है, इसलिए वो लोग अभी तक एक भी यहाँ पे ट्रू डिवाइन इमॉर्टल को पूरी तरीके से बना नहीं पाए हैं, और इतने समय के बावजूद अभी तक उन्हें कोई भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला है, यानी कि कोई भी अभी तक यहाँ पे ट्रू डिवाइन इमॉर्टल के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। जिसको सुन के यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है जिसका मतलब तो यही हुआ ना कि अभी के अपर एलम के अंदर एक भी डिवाइन इमॉर्टल नहीं है। जिसके बाद ये मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर सोचता है जिसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपर एलम के अंदर मैं ही यहाँ पे अनडिफिटेबल अनपैरेलल कहलाऊंगा और मुझे यहाँ पे बाहुबली समझा जाएगा। खुशी देख रहे हैं लौंडे की, मुस्कान देखो तुम इसकी बस। कुछ रिकार्नेशन मास्टर से कहता है कि आप इतने टाइम से यहाँ पे अपर एलम से गायब थे और चूंकि आप इतनी जल्दी यहाँ पे वापस आ चुके हैं और अगर आप वापस आना ही चाहते हैं तो फिर क्यों ना आप यहाँ पे इतने बड़े वॉल का फायदा उठाए और खुद को यहाँ पे। जिस पे रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे अपने आप को ऐसे स्टेबलिश करूँ कि मैं यहाँ पे इन सभी विचारों को बचाने के लिए आया हुआ हूँ एक मसीहा की तरीके। गुचिंग आगे से कहता हाँ मालिक हाँ। रिकार्नेशन मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे यहाँ पे अपर एलम के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और उसे ये भी नहीं पता है कि डिवाइन रोड सच में यहाँ पे आएगी भी या नहीं आएगी। इसके अलावा अलग अलग एशियन रियलम के अंदर जाके वहाँ के लोगों को चुरन दे के उन्हें यहाँ पे जाल के अंदर फंसा के रिसोर्स इकट्ठा करने के अलावा उसके पास और काम ही क्या है, तो क्यों ना वो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए और यहाँ पे खुद को मसीहा बना दे जिसको होमलैंडर बनना है। तो वो गुचिंग से बड़े एक्साइटेड होकर कहता है यस डिसाइबल, मैं तुम्हारे सजेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, हमें चलना चाहिए, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। वो भी गुचिंग अपने मन के अंदर सोचता है ये बुढ़ा साला यहाँ पे रेगुलरली एशियन रियलम्स के बीच में यहाँ पे ट्रैवल मारता रहता है, इसकी अभी की स्ट्रेंथ इतनी समय यहाँ पे अनपैरेलल्ड है किसी के भी मुकाबले, लेकिन अगर मैं इसके साथ भटकता हूँ तो फिर मैं शायद से इसका इस्तेमाल अभी तो नहीं कर सकता अपने प्लान के लिए, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल इस चीज के लिए कर सकता हूँ कि ये कौन सी एशियन रियलम के अंदर है जहाँ पे मैं कुछ कर पाऊंगा खुद के लिए। तो मोटा मोटी गुचिंग यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर का इस्तेमाल करना चाहता है एक एशियन रियलम को ढूंढने के लिए जहाँ पे वो कुछ करेगा अपने लिए, और ये क्या करेगा वो तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके बाद गुचिंग रिकार्नेशन मास्टर को अपने साथ लेके जा रहा था, पर गुचिंग रिकार्नेशन मास्टर से कहता है अपर रियलम के अंदर इतने समय तो यहाँ पे बवाल मचा होगा तो फिर आप मेरी जगह पे क्यों नहीं रुकते हैं। तो फिर रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है लेकिन तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम कौन से क्लैन से हो, तो मुझे अपनी फैमिली एंड सिस्टर के बारे में बताओ, शायद से मैं उन्हें पहले से ही जानता हूँ। इस पे गुचिंग आगे से कहता है मेरी फैमिली के अंदर कई सारे एंसेस्टर्स हैं, हालांकि मैंने उन सभी को तो नहीं देखा है, जिससे रिकार्नेशन मास्टर को यही लगता है कि गुचिंग यहाँ पे छुपा रहा है और उसे वो पूरी बात नहीं बताना चाहता, और ये अपने मन के अंदर ही ये सब कुछ बुन लेता है कि गुचिंग को अंदाजा नहीं है कि गुचिंग यहाँ पे एक शिकारी को अपने घर के अंदर लेके जा रहा है, वो भी खुद अपने हाथों से, जिसके बाद अगला सीन अपर रियलम के उस इलाके का होता है जहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे ब्लास्ट हुई थी। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लोग थे उन लोगों ने यहाँ पे बैरियर का इस्तेमाल किया था जिससे जो ये एनर्जी है वो इस तरफ ना आए और यहाँ पे इन लोगों को नुकसान पहुंचाए। हालांकि जो रिफॉर्मेशन यहाँ पे एल्डर्स ने सेट की थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो खुद को यहाँ पे सस्टेन कर पाए। दरअसल लगातार यहाँ पे ये एनर्जी उस फॉर्मेशन को कंज्यूम करे जा रही थी, इसलिए यहाँ पे कई सारे लोगों की जरूरत पड़ रही थी जो कि यहाँ पे इस बैरियर को मेंटेन करके रखें ताकि हमला आगे न बढ़ते रहे। फिर चोचो की जितनी भी सर्वेंट या फिर उसके जो भी थे वो सभी उससे कहते हैं कि इस बार यहाँ पे एब्सोल्यूट इन स्काई का जो धमाका हुआ है वो पिछले वाले से कई गुना ज्यादा फोर्स के साथ में हुआ है, इसलिए जब आप इसका
का सामना करेंगी तो ये पहले से और भी ज्यादा यहाँ पे खूंखार होगी, तो फिर आपको सावधान रहना पड़ेगा। एल्डर्स की बातों के मुताबिक ये सब कुछ यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट इन स्काई की गहराइयों के बीच में वहाँ पे कुछ एल्डर्स ने लड़ाई वड़ाई की होगी, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। वहीं पे चूचू जैसे यहाँ अनपैरेलल्ड एक्सपर्ट के बारे में सोचती तो फिर उसे गुचेंग के बारे में याद आता है, कहीं गुचेंग के साथ तो कुछ नहीं हो गया। वहीं पे वो दोनों यहाँ पे चूचू से कहती है कि ये इन लोगों की ड्यूटी है कि ये लोग यहाँ पे अपर एलम को गार्ड करे एब्सोल्यूट इन स्काइज के सामने, लेकिन यहाँ पे चूचू को खुद को खतरे में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो सभी लोग यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ में मिला ले तो भी वो लोग इतने बड़े खतरे का यहाँ पे सामना नहीं कर सकते हैं। चूचू आगे से यहाँ पे उन सभी एक्सपर्ट्स को देखते हुए कहती है कि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स और बाकी फंक्शन के लोग आए हुए हैं और वो सभी यहाँ पे क्लैमिटी के अंदर जा रहे हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि ये किस वजह से हुआ है, और ह्यूमैनिटीज एंसेस्ट्रल की सेंटेंस होने के नाते अगर वो यहाँ पे नहीं जाएगी अंदर तो फिर यहाँ पे कौन उनकी मदद करेगा, और लोग सोचेंगे कौन उन्हें बचाने के लिए आएगा अगर वो खुद अंदर नहीं जाएगी तो। जिसके बाद हम लोग जिन्यून को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि गुचेंग तो यहाँ पे सेंटेंस के साथ में कुछ ज्यादा ही क्लोज है ना, और उसने तो ये भी बोला था कि वो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर का रिकार्नेशन है, और जब यहाँ पे एब्सोल्यूट इन क्लैमिटी आ चुकी है और इतना बड़ा धमाका हुआ है तो फिर वो यहाँ पे क्यों नहीं है और अपनी जगह पे चूचू को क्यों भेज रहा है यहाँ पे इतने बड़े खतरे के अंदर। जिस पे एक बंदा आगे से कहता है कहीं वो यहाँ पे छुपा हुआ तो नहीं है, उसके खिलाफ में जो र्यूमर्स हम लोग फैला रहे हैं उस वजह से। जिस पे यूनियन के बगल में जो लड़की थी वो आगे से कहती है अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को एक और र्यूमर यहाँ पे फैला देना चाहिए कि गुचेंग यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर है और उसने यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर के असली सक्सेसर को मार के उसकी यहाँ पे लेगेसी को चुरा लिया है, जिससे इन लोगों को और ज्यादा फायदा होगा। फैला दो सच ही फैला रहे हो, बस कोई यकीन नहीं करेगा। जिस पर तो यूनियन भाई आगे से नहले पे दहला मारता है, ये कहते हुए क्या हो अगर वो सभी र्यूमर सच हो, सच ही है दोस्त सच ही है, बस हम तुम्हें बता नहीं सकते, यही समस्या है। जिसके बाद वो तीनों आगे से ठटाके लगाते हुए हंसने लगते हैं, वो भी एकदम जोरों से। प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि चूचू तो इस बार फंस चुकी है यार गुचेंग के चक्कर में। जिसपे फिनिक्स लेडी आगे से कहती है ऐसा लगता है कि चूचू इस बार यहाँ पे पैर के चक्कर में पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। बेसिकली वो यहाँ पे गुचेंग की रेपुटेशन बचाने के लिए अंदर घुसेगी ताकि गुचेंग को कोई कुछ भी ना बोले। फिर हम लोग जीएन को देखते हैं, मुझे इसका नाम अच्छे से याद नहीं है लेकिन ये पिछले एपिसोड के दौरान में आया था और इसको चाहिए थी डिमोनिक आर्ट्स, तो गुचेंग ने इसको डिमोनिक आर्ट्स दी तो, लेकिन साथ ही में टाइटल भी दे दिया डिमोनिक सक्सेसर का। और रिवर्स भाई फैल रहे थे वो ये, और भाई ये सिर्फ अकेला बंदा है जो कि आगे से कहता है सालो जो तुम रिवर्स फैला रहे हो वो सच है। जिसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि रिकार्नेशन मास्टर को अपने घर के दरवाजे पे ले आता है और वहाँ के जो गार्ड थे वो सभी गुचेंग को यहाँ पे ग्रीट करते हैं। तो रिकार्नेशन मास्टर गुचेंग से कहता है अच्छा तो तुम गो फैमिली के यहाँ पे यंग मास्टर हो। जिस पे गुचेंग यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर से कहता है मेरे साथ चलिए, और अब यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर के पसीने छूट रहे थे, चेहरे पे साफ देख सकते हो। ये अपने मन के अंदर सोचता है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज ना होता अगर ये किसी दूसरी फैमिली का यंग मास्टर होता, लेकिन गो फैमिली हमेशा से यहाँ पे मिस्टीरियस रही है, फिर वो चाहे इस एरा की बात हो फिर वो चाहे एशियन प्रोमोडियल एरा की बात हो। यहाँ तक कि रिकार्नेशन मास्टर ने ये भी सुना था कि यहाँ पे गो फैमिली है उसका जो एक्सिस्टेंस है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे ट्रू डिवाइन इमॉर्टल किंग्स भी घबराते हैं उनको उंगल करने से और उनके साथ भिड़ने से। जिसके बाद ये गुचेंग की बताई हुई बात को याद करता है जो गुचेंग ने बताया था ना कि इतने समय अपर एलम के अंदर कोई भी यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल नहीं है। तो ये जानते हो क्या कहता है, लेकिन इतने समय गो फैमिली के अंदर भले से ही थोड़े बहुत पावरफुल बीइंग्स हो लेकिन वो मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, उनका मुझसे क्या ही मुकाबला। अगर मैं गो फैमिली को अभी देखूं तो फिर इनका यहाँ पे क्या मुकाबला है अपनी पुरानी वाली जिंदगी से, यानी कि एशियन टाइम वाली जिंदगी से। वहीं पे ये दोनों गार्ड्स कुछ तो बात करना चाहते थे लेकिन शायद से ऑथर ने रोक देता है और ये कुछ भी नहीं कह पाते, मतलब पूछना चाहते हैं गुचेंग किसको लेके आ गया भाई, किसी को भी ले आता है घर के अंदर। वहीं पे गुचेंग आगे से बातों को कवर करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उस टाइम पे हम लोग काफी ज्यादा जल्दबाजी में थे इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया मेरी फैमिली के बारे में और मेरी बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में। जिसपे रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है, एशियन प्रोमोडियल डेज के हिसाब से ही यहाँ पे गो फैमिली इतनी बड़ी एग्जिस्टेंस हुआ करती थी कि कोई भी इनके साथ फालतू में पंगे नहीं लिया करता था, लेकिन अभी वो इतने ही स्ट्रॉन्ग है। देखो तुमने यहाँ पे 2 सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर्स को अपने दरवाजे पे खड़ा रखा है सिर्फ जगह को गार्ड करने के लिए। जिसपे गुचेंग आगे से कहता है वो तो बस छोटे मोटे गार्ड्स हैं, गो फैमिली हमेशा से लो प्रोफाइल रहना ज्यादा पसंद करती है। जिसपे रिकार्नेशन मास्टर आगे से गुचेंग से पूछता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के करते हो या फिर गो फैमिली की पावर इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है अपने पुराने दिनों से कि अब तुम लोगों के पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची हुई है कि तुम अपनी फैमिली का यहाँ पे नाम ऊंचा कर सको या फिर शो ऑफ कर सको। जिसपे गुचेंग आगे से पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है मास्टर। जिसपे ये बड़ी एकदम एटीट्यूड से बोलता है कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब मैं सिर्फ तुम्हारे एंसेस्टर से ही मिलना चाहता हूँ, शायद से मैं उनमें से किसी एक दो को जानता हूँ। तो फिर गुचेंग आगे से पूछता है गो फैमिली के अंदर कई सारे एंसेस्टर्स हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं जरा ये तो बताइए। अब तुम यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर की सॉरी एशिएंट हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन मास्टर के तुम शब्दों पे गौर करो। ये आगे से बोलता है जो यहाँ पे कौसी डिवाइन इमॉर्टल लेवल पे होंगे उनको तुम लोग एल्डर समझते होगे और वो तुम्हारी फैमिली के एल्डर्स होंगे, और चूंकि तुम अपनी फैमिली के यहाँ पे यंग मास्टर हो तो फिर शायद से तुम्हारे जो एंसेस्टर होंगे तुम्हारे क्लैन के वो यहाँ पे कमजोरों के सिवा और कुछ भी नहीं होंगे। तुमने सुना इसने क्या बोला, कमजोरों के सिवा कुछ भी नहीं होंगे, चीटी बराबर। उतने में इसको झटका लगता है, इसे महसूस होता है कि कोई इसको देख रहा है। जिसके बाद वन ऑफ द बेस्ट पैनल आता है यहाँ पे। हम लोग गुचेंग की फैमिली के जितने भी एंसेस्टर हैं उन सभी को देखते हैं, मतलब सबको तो नहीं देखते लेकिन इतना बैडेस्ट पैनल था पूछो नहीं। ये लोग जिस पुल के ऊपर चल रहे थे वहीं पे एंसेस्टर खड़े हुए थे और इन दोनों को घूरे जा रहे थे, खासकर यहाँ पे एशिएंट हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन को सबके सब इसे ही घूरे जा रहे थे और इनमें से कई सारे एंसेस्टर्स को हम जानते भी हैं। रिकार्नेशन मास्टर के डर के मारे ही पानी निकल जाता है, पसीने से इसका पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। गुचेंग उनसे पूछता है कि कुछ हो गया क्या मास्टर, तो ये आगे से अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है और गुचेंग से कहता है डिसेबल, मुझे लगता है कि तुमने जो बोला कि हम लोगों को कभी कभी यहाँ पे लो प्रोफाइल लेना चाहिए वो बात पूरी सही है। तुम्हारे एंसेस्टर शायद से कुछ ज्यादा ही बिजी होंगे फैमिली डॉग को सप्रेस करने में, तो फिर हम लोग उन्हें परेशान नहीं करते हैं, चलो
तुम मुझे अपने कुछ एल्डर से मिलवा दो, बस इतना काफी है मेरे लिए। मैंने जब ये पैनल पहली बार पढ़ा था ना, पानी पी रहा था और मेरा भाई पानी मुंह से बाहर गिर गया था। फनी था कुछ ज्यादा ही। ये होता नहीं और फॉर्म करना, गोचेंग की फैमिली से सीखो तुम। ये आए नहीं सिर्फ अपने प्रेजेंस को यहाँ पे भेजा है और हेवनली एम्बरर की इतनी फट गई कि पानी निकल गया पीठ से इनका। खैर इसके बाद गोचेंग यहाँ पे रिकानेशन मास्टर को अपनी फैमिली से मिलवाता है, जहाँ पे उसके फादर थे और कुछ एल्डर्स थे, जो कि यहाँ पे रिकानेशन मास्टर को पूरी इज्जत के साथ में वेलकम करते हैं। तो रिकानेशन मास्टर आगे से कहता है कि इतना भी कुछ जरूरी नहीं है, अब इसकी फटी बड़ी है। गोचेंग आगे से बताता है ये मेरे फादर और ये गो फैमिली के हेड है इतनी टाइम पे। तो आगे से बोलता है तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई और ये मेरा भाग्य है कि मैं तुम लोगों से मिल पाया। जिसके बाद वो लोग हेवनली मास्टर को अपने साथ ले जाते हैं, ये कहते हुए चलिए मैं आपको चाय पानी पिला के लाता हूँ, आपकी फट गई होगी ना एंसेस्टर से मिलके। आगे निकला हूँ लेकिन फिर भी भाई ये पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो पैनल वाला था ना, ये फनी जो है मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इमेजिन करो तुम्हारे पापा के बारे में कंप्लेन करो और पीछे तुम्हारे पापा आ जाए, जो मौत का खौफ होगा वो सिर्फ यहाँ पे हेवनली मास्टर ही सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है। गोचिंग के फादर गोचिंग से पूछते हैं ये कुछ ज्यादा ही पोलाइट नहीं है, एशियंट हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन होने के बावजूद इसको तो थोड़ा सा रूड होना चाहिए था ना। जिसके जवाब में गोचिंग आगे से कहता है कि हमारी गो फैमिली के सामने को यहाँ पे प्राउडली एक्ट कर पाया है। पीछे से एल्डर आगे से कहते हैं ये भी बात सही है। जिसके बाद एक एल्डर यहाँ पे गोचिंग से पूछते हैं कि तुमने उन रिवर्स के बारे में सुना जो आजकल तुम्हारे बारे में फैल रहे हैं। गोचिंग कहता है कि हाँ उसने कुछ सुना हुआ है। जिस पे दूसरे एल्डर गोचिंग से कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता ना करो, हर किसी को पता है कि उन लोगों का अल्टीमेट गोल क्या है इन रिवर्स को फैलाने से। हमारे कुछ एंसेस्टर्स यहाँ पे अपने सर्कुलेशन से बाहर निकले हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी किया तो वो लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। लेकिन गोचिंग उन लोगों से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये प्रॉब्लम खड़ी की है तो फिर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूंगा, मैं फैमिली के ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहता। जिस पे एल्डर नाराज होते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात करो, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। जिसपे गोचिंग आगे से कहता है कि मेरे कुछ खुद के प्लान है और मैं अपने आप ही उन्हें हैंडल करना चाहता हूँ एल्डर्स। तो फिर गोचिंग के फादर बाकी एल्डर से कहते हैं अगर इसने बोला है कि ये खुद हैंडल कर लेगा तो फिर इसे करने दो, हम लोगों को बस पीछे रह के इसे सपोर्ट करना है जब ये मदद मांगे तब। जिसके बाद हम लोग गोचिंग को उसकी बाटली के सामने देखते हैं और इस बाटली का अलग ही लेवल है। पता खैर गोचिंग यहाँ पे उस ओरिजिन सोर्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था जिसको वो यहाँ पे एशियंट कुओं से लेके आया था, लेकिन उसको कुछ परेशानी आ रही थी। जिसके जवाब में गोचिंग आगे से कहता है कि एक ऐसी चीज है जिसको एक ट्रू इमॉर्टल रियलम का बंदा भी बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहेगा। फिर गोचिंग इस मिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है यहाँ पे किसी एशियंट लोअर रियलम के अंदर ट्रैप के यूज में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं कि वो रियलम यहाँ पे इसकी पावर के साथ में विथ स्टैंड कर सके, बेसिकली झेल सके। फिर गोचिंग को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि उसको जितने भी जवाब चाहिए वो सारे जवाब एशियंट हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन खुद देगा, क्योंकि इस समय वो खुद भी यहाँ पे इन सभी फ्रेगमेंट को समझने की कोशिश कर रहा होगा जो कि यहाँ पे एशियंट कुओं से आए हुए हैं। फिर गोचिंग आगे से कहता है क्योंकि मेरा मास्टर यहाँ पे दुनिया को बचाने के लिए आने वाला है तो फिर उसका डिसेबल होने के नाते मुझे उसके लिए यहाँ पे एक ग्रैंड वेलकम रेडी करना चाहिए। मेरे ऊपर जो यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं यहाँ पे डेमोनिक सक्सेसर हूँ, ऐसा कैसे चलेगा भाई, उसका डिसेबल हूँ मैं। जिसके बाद अगला सीन कुछ मिनटों की बात का होता है, हम लोग गोचिंग को देखते हैं जो कि अपने शिप के साथ में वहाँ पे आता है जहाँ पे चूचो और बाकी सभी लोग हैं। फिनिक्स लेडी गोचिंग को देख के कहती है सच में यहाँ पे आ गया, क्या इसे यहाँ पे उन रिवर्स के बारे में चिंता नहीं किया जो यहाँ पे फैल रहे हैं, या फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उसको डर नहीं है कि बाकी सभी लोग उसका यहाँ पे शिकार कर सकते हैं। जिसपे प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन आगे से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, शिकार करे, वो साला उल्टा उनका शिकार कर सकता है। जिसके बाद हम इस तीन की टोली को भी देखते हैं। वो भी ये लड़की तो यहाँ पे जुनियन से कहती है हम लोग उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर दे क्या। जिसपे जुनियन उसको यहाँ पे अपनी औकात बताते हुए कहता है अगर हम तीनों मिलके भी उसके ऊपर हमला करें ना वो उल्टा हमें ही रगड़ देगा, इसीलिए प्लान के साथ चिपके रहो, हम लोगों को बस उतना ही काम करना है जितना हमें बताया गया है, हमें बस उसकी रेपुटेशन को यहाँ पे ठेस पहुंचानी है। इसके बाद जो फंक्शन उसके खिलाफ में खड़े होंगे और उनकी हमें मदद करनी है, उसकी अभी के स्टेटस के हिसाब से उसकी जो रेपुटेशन है वो हमारे क्लैन के एंसेस्टर के बराबर की ही होगी और ना ही वो हमारे ऊपर ओपनली अभी हमला कर पाएगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है बस हम लोगों को। जिसके बाद गोचिंग नीचे उतरता है तो सभी लोग उसे यहाँ पे वेलकम करते हैं और उसे यहाँ पे तबाही के बारे में बता रहे थे कि एब्सोल्यूट ये स्काइस लगातार बढ़ते ही जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कुछ ही समय के अंदर ये यहाँ पे स्टार डोमेन के बाहरी इलाकों को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। दूसरा बंदा आगे से बताता है और ये भी कि यहाँ पे ये चीज लोअर रियलम और स्पेशल बॉर्डर्स के आसपास बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ पे कई सारे एशियन रियलम भी सॉलो किए जा रहे हैं इस मिस्ट के चलते। इस पे गोचिंग उन सभी लोगों से कहता है कि ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ पे अपर रियलम को सेफ रखें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर से आऊँ उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब मदद मिलने में कोई भी देरी नहीं होगी। वहीं पे सब लोग गोचिंग के फेवर में ही थे, सभी आगे से बोल रहे थे कि मैंने बोला था ना कि गोचिंग यहाँ पे जानबूझ के नहीं छुपा हुआ है, ट्यूमर्स की वजह से उसे कुछ परेशानी होगी। मैं मान ही नहीं सकता कि गोचिंग यहाँ पे डेमोनिक सक्सेसर है, उसकी रेपुटेशन के ऊपर कोई दाग लगाने की कोशिश कर रहा है बस। फिनिक्स लेडी आगे से कहती है ये साला जैसे ही आया तैसे ही लोग पूरी तरीके से शांत हो गए, जैसे कि साला ये दिलों के अंदर यहाँ पे अमृत लेके चलता हो लोगों को शांत करने वाला। गोचिंग एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर यहाँ पे अपर रियलम का कोई भी बस नहीं चलता, बल्कि वो उल्टा यहाँ पे लोगों को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है अपर रियलम के अंदर। इस पे प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन आगे से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि साले का दुश्मन किसी भी कीमत पे नहीं बनना। वहीं पे लोग तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा को देखते हैं और इन लोगों का जो प्लान था वो चौपट होता रहा था, इसलिए वो लड़की पूछती है कि अब हम लोग क्या करें भाई। जिसके बाद जुनियन यहाँ पे गोचिंग से कहता है कि तुम्हारे शब्द सुनने में काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोगों ने अपने कई सारे लोगों को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया है कैलेमिटी के खिलाफ लड़ने में। जिसके अलावा तुम सिर्फ तभी आए जब यहाँ पे कैलेमिटी थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो गई। मैं बस इसी बारे में सोच रहा था कि ये सब कुछ इंटेंशनल था या फिर अनइंटेंशनल, या फिर तुम कहीं यहाँ पे हम सभी को सेक्रीफाइस करने वाले थे अपने प्यादों की तरीके, ताकि
ताकि आने वाले खतरे को तुम देख सको और रेडी हो सको। जिसमें वो सभी लोग उन लोगों के बारे में भड़क जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो हमारे यंग मास्टर के खिलाफ में, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये कितना ज्यादा परेशान है हमारे लिए, खून क्या शुरू हो रहा है ये। जिसके बाद गोचेंग आगे से कहता है कि हर किसी को पता है कि मैंने क्या किया है और किसी को पता रहता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं छोटे मोटे अफवाहों से बिल्कुल भी नहीं डरता, खासकर तुम जैसे छोटे मोटे कीड़ों से तो बिल्कुल भी नहीं। तो जानबूझ के मेरे खिलाफ में यहाँ पे जहर उगलते हैं। हम लोग सिर्फ इस कैलेमिटी को तभी रोक सकते हैं जब हम लोगों को यहाँ पे इसके सोर्स के बारे में पता चलेगा। जिसके बाद गोचेंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उस मिस्ट के सामने जहाँ से वो थोड़ी सी लीक हो रही थी, और ये मिस्ट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये गोचेंग के हाथ को पूरा जला देती है और सिर्फ उसकी हड्डियां बचती हैं। जिससे वो सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि गोचेंग को वो लोग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। अगर उसकी बॉडी यहाँ पे इस मिस्ट के सामने टिक नहीं पा रही तो फिर वो लोग कैसे टिक पाएंगे। जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग जिस मामले को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे ये उससे और भी कई गुना ज्यादा सीरियस है। अगर वो लोग इस मिस्ट के कॉन्टैक्ट के अंदर आ गए तो जिनका रियलम यहाँ पे सुप्रीम रियलम से नीचे का है वो लोग एक झटके के अंदर ही मारे जाएंगे। जिसके बाद ये लोग गोचेंग की नारे लगाने लगते हैं, ये कहते हुए गोचेंग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन 2 किलोमीटर पीछे से। तुम आगे जाके पता लगाओ कि इस मिस्ट का राज क्या है, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन 2 किलोमीटर पीछे से। जिसके बाद यहाँ पे एंसेस्टर पैलेस वाले आते हैं जो कि गोचेंग को बताते हैं कि आपकी मैडम साहिबा सीधा एब्सोल्यूट मिस्ट के अंदर ही घुस गई है बिना कुछ बोले हुए, जाइए जाके उनकी जान बचाइए। जिसमें गोचेंग को बड़ा गुस्सा आता है। उसने यहाँ पे वुडी के हाथों मैसेज भिजवा दिया था कि कुछ भी हो जाए तुम अंदर ना घुसना। ये साली पगली हमेशा बेवकूफी रहती है, खुद को सेक्रीफाइस करवा लेकिन सभी चीजों के चक्कर में। ये किसी लायक नहीं है लोग, ये इनको बचाने के लिए पता नहीं कितना ज्यादा उतारू रहती है। क्या उसे सच में लगता है कि मैंने जो सॉवरेन वेपन उसे दिया है वो उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेगा इस मिस्ट के सामने। जिसके बाद गोचेंग पीछे मुड़ता और अपना भाषण देता है ये कहते हुए कि यहाँ पे ये जो मिस्ट है वो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये साले बुड्ढे जो कि यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट है, एंसेस्टर है, वो नीचे नहीं आ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे हर किसी की कल्टीवेशन यहाँ पे काफी ज्यादा लो है कि वो लोग अंदर जाके पता लगा सके कि माजरा क्या है। ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही अंदर जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि माजरा क्या है। देख रहे हो कैसे यहाँ पे अपनी रेपुटेशन वापस करने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर बुड्ढों को गाली दे रहा है कि ये साले ताकतवर है तब भी नीचे नहीं आ रहे मदद करने के लिए। मैं कमजोर हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, अपनी जान दे के अंदर जा रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। एक आंटी आगे से कहते हैं ये एब्सोल्यूट मिस्ट सच में स्कैरी है, इसके अंदर इतना ज्यादा दम है कि ये किसी इमॉर्टल रियलम के एक्सपर्ट की बॉडी को भी पूरी तरीके से राख बना दे, सॉरी सड़ा दे। ये साला यहाँ पे इस बात का फायदा उठा रहा है अपनी रेपुटेशन वापस लेने के लिए। अगर हमने उसे यहाँ पे अकेले अंदर जाने दिया तो फिर हम लोगों ने अभी तक जो रूमर्स फैलाए हैं वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे और इसकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो फिर बढ़ो आगे से कहते हैं कि प्लान को शुरू करो। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि गोचेंग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये कहते हुए कि तुम डिमोनिक सक्सेसर हो, तुम यहाँ पे लोगों को बहका रहे हो और उन्हें भड़का रहे हो, उन्हें मिसलीड कर रहे हो। आज हम लोग यहाँ पे तुम्हारी जान लेके रहेंगे ताकि तुमने जो पाप किए हैं उनसे तुम यहाँ पे पश्चाताप कर सको। जिसके बाद वो सभी आगे से हमला करते हुए कहते हैं कि कोई भी इसकी बातों में ना आना और गोचेंग के ऊपर तेजी से हमला कर देते हैं ये कहते हुए कि आज हम लोग अपने मरे हुए एंसेस्टर्स का बदला लेंगे इस हरामी गद्दार चतुर को मार के। प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन आगे से कहता है ये क्या बकपोती है, कुछ लो लेवल के क्रिएटर्स यहाँ पे गोचेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं जान से मारने के लिए। बाकी लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग अचानक से गोचेंग के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। फिनिक्स लेडी आगे से कहती है सिंपल सी बात है, वो यहाँ पे असैसिन्स हैं जो कि किसी फैक्शन से बिलोंग करते हैं और उन्हें पैसे मिले हैं गोचेंग के ऊपर हमला करने को। जिन्यून आगे से कहता है अगर गोचेंग ने यहाँ पे इन्हें मारने के बारे में सोचा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा कि वो सच में एक डिमोनिक सक्सेसर है, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसके बाद हमारे एंसेस्टर्स के पास परफेक्ट रीजन होगा गोचेंग को मारने का। इनका प्लान पूरा परफेक्ट था, लेकिन तब इनके प्लान के ऊपर यहाँ पे गंगा जल छिड़कने के लिए एक सूसू एआर आ जाता है जो कि आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक बार में इन सभी एसेंस को ऊपर उठाता है और उनको यहाँ पे चुटकियों में मसल देता है। तो नीचे जितने भी लोग थे वो सभी एयर के कल्टीवेशन को देख के दंग रह गए थे क्योंकि वो यहाँ पे कौसी डिवाइन इमॉर्टल रियलम पे था। वहीं पे वो उन सभी लोगों से कह रहा था कि तुम जैसे कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर की बेइज्जती करने की और उनके ऊपर इल्जाम लगाने की। इसके बाद वो पलक झपकते ही उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, उनकी पूरी तरीके से यहाँ पे चिथड़े उड़ा देता है और उसकी पावर की फोर्स की वजह से ये जन और जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सभी कांप जाते हैं। वहीं पे जो लोग यहाँ पे छुपे हुए थे जो कि गोचेंग के ऊपर ये सब कुछ इल्जाम लगा रहे थे जिनका ये प्लान था उनकी भी फट जाती है। एक बंदा आगे से पूछता है कि ये गो फैमिली का एंसेस्टर तो नहीं है ना, जिसपे दूसरा बंदा आगे से कहता है नहीं है। उसने गोचेंग को यहाँ पे यंग मास्टर बुलाया। जिसके बाद वो पूछता है कि तो अब हम लोग क्या करेंगे, भाग जाएगा यहाँ से। जिसके बाद गोचेंग अपनी अगली चाल चलता है। वो उन सभी लोगों से कहता है कि ये कैलेमिटी यहाँ पे आ चुकी है, हर तरफ तबाही मची हुई है, जितने भी डाउ फंक्शन है, जितने भी इंटरनल क्लैंस हैं, उन सभी ने अपनी आपसी लड़ाई रोक दी है ताकि वो सभी इस मैटर के ऊपर ध्यान दे सके और इसे रोक सके। और इस पॉइंट में जब यहाँ पे सबकी जरूरत है कोई भी यहाँ पे आगे नहीं आ रहा अबायस के अंदर जाने के लिए ताकि पता लगा सके कि अंदर क्या हो रहा है। और जब मैं यहाँ पे खुद जाने की कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने के लिए कि अंदर क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे अपनी यूज अफवाहों का इस्तेमाल कर रहे हो कि मैं डिमोनिक सक्सेसर हूँ और असैसिन्स को हायर करते हो मुझे मारने के लिए। तुम लोगों को इसी बात का डर है कि अगर मैं अंदर चला गया और मैंने यहाँ पे कैलेमिटी ऑफ एब्सोल्यूट स्काई के बारे में पता लगा लिया, उसे सॉल्व कर दिया, तो फिर तुम लोग कभी भी मेरे नाम के ऊपर यहाँ पे लांछन नहीं लगा पाओगे कि मैं डिमोनिक सक्सेसर हूँ। लेकिन क्या ऐसे नाजुक पल में जब सबकी जिंदगी दांव पे लगी हो ये सब कुछ करना जरूरी है। जिसपे आप सभी लोग यहाँ पे गोचेंग के फेवर में बात करने लगते हैं ये कहते हुए कि एब्सोल्यूट कैलेमिटी हर तरफ से यहाँ पे अपरेलों को नुकसान पहुंचा रही है। कुछ तो इमॉर्टल एक्सपर्ट्स हैं जो कि यहाँ पे छुपे हुए हैं और बाहर नहीं आ रहे, ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सिर्फ हमारी प्यारी चूचो और यंग मास्टर गोचेंग ही वहाँ पे जाके पता लगाना चाहते हैं, लेकिन ये सभी बुड्ढे यहाँ पे उन्हें रोक रहे हैं ताकि वो सभी गोचेंग के खिलाफ में यहाँ पे गंदा षड्यंत्र रच सके। फिनिक्स लेडी आगे से कहती है क्लाउड पिक जॉर्ज बेसिकली युनजुन का क्लैन उन लोगों ने उड़ता तीर अपने अंदर ले लिया है, वो भी कुछ ज्यादा ही जोरों से। फालतू में
गुचंग को उंगली करके। गुचंग यहाँ पे एयर से कहता है ये बुड्ढे खुद से सामने नहीं आना चाहते, जरा इन्हें मजबूर करो परछाई से बाहर आने के लिए। जिसपे एयर आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो एक बार में ही उन सभी को बाहर ले आता है जो कि यहाँ पे छुपे हुए थे। तो ये सभी बाहर निकलते हैं तो खुद की धौंस दिखाते हुए गुचंग से कहते हैं कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसके जवाब में गुचंग आगे से कहता है कि मैं तो आप लोगों को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ ताकि हम लोग प्लान के बारे में बात कर सके कि हम लोग कैसे इस कैलेमिटी को रोकने वाले हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे इस कैलेमिटी को रोकेंगे और कैसे इसे फैलने से भी रोकेंगे ताकि किसी को भी चोट न लगे। कि आपको मेरे साथ नहीं चलना चाहिए एब्सोल्यूटियन के डेप्थ के अंदर और पता लगाना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, या फिर अभी तक आप में से कोई भी यहाँ पे इस एक्सपेडिशन के लिए रेडी नहीं है। एक्सपेडिशन मींस खोज पे जाना इस कैलेमिटी को सॉल्व करने के लिए ताकि इसे रोका जा सके। जिस पे आंटी आगे से कहती है कि तुम हमारे साथ बहस करना बंद करो, तुम हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ कभी भी अंदर नहीं जाएंगे। क्या पता तुम असली डिमोनिक सक्सेसर हो और कैलेमिटी का बहाना बना कि तुम हम सभी को अंदर ही मार डालो। हम कभी भी यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर की बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम लोगों को यहाँ पे धमका सकते हो सिर्फ एक कॉसी डिवाइन इमॉर्टल के साथ में? क्या तुम्हें लगता है कि जो फंक्शन हम लोगों को सपोर्ट करता है वहाँ पे कोई भी एक कॉसी डिवाइन इमॉर्टल रियलम नहीं है क्या उसके जैसा? क्या तुम सच में हमारे फंक्शन के खिलाफ में लड़ना चाहते हो? और ये जैसे ही कुछ बोल रहा था उतने में एयर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल इसके मुंह के अंदर जैसे ही मीठी गोली जाती है तो इसकी बॉडी अंदर से ही जलने लगती है और पलक झपकता है इसके ऊपर इतनी तगड़ी आग लगती है सुहा हो जाती है, जिससे बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके साथ में क्या हुआ। जैसे इन तीन दिगाड़ा की तो सबसे ज्यादा फटी क्योंकि अगला नंबर इन्हीं का ही हो सकता है ना। जिसके बाद जिन्होंने आगे से अपना मुंह खोलता है और यहाँ पे बोलता है कि गुचंग ने हम लोगों के एंसेस्टर को मार डाला बिना किसी प्रॉपर रीजन के, और ये कहता है कि ये डिमोनिक सक्सेसर नहीं है। ऐसा कौन करता है भाई? जिसके बाद ये सभी बुड्ढे आगे से अपनी पावर इकट्ठा करने लगते हैं हमला करने के लिए और गुचंग से कहते हैं तुम कितने इविल हो, अगर हम सभी लोग यहाँ पे मारे भी जाए तो भी हम लोग यहाँ पे मरेंगे लेकिन हम तुम्हारे प्लान के अंदर बिल्कुल नहीं फंसेंगे और ना ही अवायस के अंदर जाएंगे। जिसके बाद ये सभी अपने क्लैन के ट्रेजर से बाहर निकाल सकते हैं ताकि ये लोग असली डिमोनिक सक्सेसर के खिलाफ में लड़ाई कर सके। गुचंग उन लोगों से कहता है थाम बा तुम मुझे कब से यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर चिल्ला रहे हो, कोई प्रूफ है तुम लोगों के पास में? तो बुढ़ो आगे से कहते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ है कि तुम डिमोनिक सक्सेसर नहीं हो। गुचंग आगे से कहता है बुढ़े इल्जाम तू लगा रहा है, प्रूफ तेरे पास होना चाहिए, थोड़ी सी वकालत नहीं पता। गुचंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यार इंसान नहीं हो, ना तुम्हारे पास दिल है और ना ही इंसानियत। मैं तुम लोगों जैसा गिरा हुआ नहीं हूँ, ना ही मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ बैटल करने का शौक चढ़ाया है। जब यहाँ पे कोई तड़प रहा है, किसी की जान जा रही है, हम सभी कल्टीवेटर एक साथ मिलेंगे, अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा तो फिर मैं जाऊंगा डिमोनिक सक्सेसर का थप्पा लेके और पता लगाऊंगा कि अंदर हो क्या रहा है। जिस पे जितने भी लोग थे वो सभी गुचंग को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे और जितने भी बुढ़े थे उन सभी को गालियां दे रहे थे, ये कहते हुए साले पाखंडी है, ये दिन भर चिल्लाते हैं गुचंग सक्सेसर है, जब प्रूफ मांगो तो हक देते हैं। इनमें से कोई भी यहाँ पे ये कैलेमिटी के खिलाफ में कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ गुचंग के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सिर्फ अकेला का गुचंग ही है जो कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ करना चाहता है। मुझे तो लगता है कि असली डिमोनिक सक्सेसर साले वो लोग हैं और इल्जाम गुचंग के ऊपर लगा रहे हैं। जिसके बाद नीचे सभी लोग यहाँ पे नारा लगाने लगते हैं कि गुचंग हमारा यार है, नंबर 1 दिलदार है, हम लोग गुचंग को सपोर्ट करते हैं। तो गुचंग यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए लिंजी लायंजी पता नहीं इस बंदे का क्या नाम था मैं भूल गया, लेकिन इससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी बा साइन करने की, यानी कि गुचंग इसको ऑर्डर देता है जाओ जाके जिनी और उसके जितने भी चले उनको निपटा दो, क्योंकि डिमोनिक सक्सेसर यही तो करता है। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे जिन कैलेमिटी का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चूचू ने अकेले ही पता नहीं कितने लोगों को ढेर कर दिया था, लेकिन उसका जो वेपन था जो गुचंग ने दिया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद हम लोग चूचू को मार खाता हुआ देखते हैं। चूचू को ना मारो यार, चोट उसे लगती है, दर्द मुझे होता है। जो स्पिरिट यहाँ पे चूचू के कंधे के ऊपर चिपका हुआ था, चूचू जल्दी से अपनी हेयर पिन वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इजीली उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। बाय द वे जितने भी जिन स्पिरिट थे वो सभी यहाँ पे कॉसी सॉवरन रियलम पे थे, यानी कि चूचू के बराबर की। यहाँ तक कि मिस्टिक आर्टिफैक्ट और साथ में गुचंग का दिया हुआ सॉवरन वेपन वो भी यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आ रहा था, वो उनके साथ में भी इन सभी जिन स्पिरिट्स को हैंडल नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद चूचू एक पावरफुल हमला करने वाली थी एक जिन स्पिरिट के ऊपर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोई इतनी जोर से चीखता है, जो छोटी मोटी जिन स्पिरिट थी वो यहाँ पे डर के ही भाग जाती है और तभी चूचू के सामने एक बहुत बड़ी जिन स्पिरिट आती है, जिसको देख के चूचू भी घबरा जाती है क्योंकि उसके सामने सच में एक बहुत बड़ी जिन स्पिरिट आ गई थी। और यही वो सोर्स है जो कि यहाँ पे इन सभी चीजों को फैला रहा था शायद, क्योंकि चूचू उसको देख के बोलती है अच्छा ये वो असली कैलेमिटी है जिसको यहाँ पे अपर रियलम का सामना करना है, और अगर चूचू को कुछ भी हो तो सोच लेना इंडिया से इतनी गाली पड़ेगी कि कभी सोच भी नहीं सकते तुम। जिसके बाद हम लोग इन बुड्ढों को दोबारा देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि गुचंग और उसका दरिंदा मॉन्स्टर दोनों यहाँ पे अपायस के अंदर चले गए हैं। गुचंग सच में साला यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंट है और बेवकूफ भी, हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि हम लोग गुचंग के साथ सीधा क्लैश करें और उसे यहाँ पे खत्म कर दे। दूसरा एल्डर आगे से कहता है हुई की मौत बर्बाद नहीं जाएगी, वही आंटी जिसके बारे में मैं बोल रहा था, हम लोग किसी भी कीमत पे यहाँ पे गुचंग के साथ में जीत नहीं सकते थे अगर हम एक साथ फाइट भी करते, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे और भी ज्यादा सपोर्ट और साथ ही में स्ट्रेंथ की जरूरत है। चलो वापस चलते हैं और अपने प्लान को दोबारा डिस्कस करते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ से कट लेते हैं। उन बुड्ढों के जाने के बाद में ये लड़की आगे से जिन्यून से कहती है कि ये तो चले गए, क्या गुचंग हम लोगों को सच में मार देगा उसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। जिसपे जिन्यून आगे से कहता है अगर वो अपनी रेपुटेशन की चिंता करता है तो पब्लिक के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, फटी इनकी भी है। और हाँ मुझे इस बंदे का नाम पता चल गया जो कि है लैन यीफी। ये चिल्लाते हुए गाता है एब्सोल्यूट जिन एनर्जी के आने की वजह से हेवनली एडोप के अंदर काफी कुछ बदलाव आया है साउथ साइड पे, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे कई सारे इमोर्टल ट्रेजर और इमोर्टल प्रमोटेड टाइटल्स आए हुए हैं। मैं तो चला भाई वहाँ पे लेने के लिए ताकि हम लोग भी खुद को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना सके। और ये लोग उसकी यहाँ पे फेंकी हुई हड्डी पकड़ भी लेते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि हेवनली एडोप के ऊपर और भी कई सारे यहाँ पे ट्रेजर्स आए होंगे जिसकी मदद से वो लोग यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि लैन यीफी यहाँ पे
मेटल लॉ अलायंस सेक्ट का सेंट है, तो ये लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि वो इन लोगों के साथ ये बात यहाँ पे शेयर क्यों करेगा, जिसपे ये जो आगे से ज्यादा कुछ भी नहीं सोचता और यही बोलता है क्योंकि शायद से वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि वो उन सभी चीजों को अकेले हैंडल कर सके, इसीलिए वो हमारी मदद चाहता होगा ताकि वो लोग डेंजर को यहाँ पे हैंडल कर सके और रिवॉर्ड को आपस में बांट सके। हमें यहाँ पे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाली न्यूज हमें गोचंग से मिली होती तो फिर मैं यहाँ पे कभी भी ना जाता, लेकिन ये तो साला लायन है, ये तो मेरी आंखों के सामने कीड़ा है कीड़ा, इससे डरने की क्या जरूरत, हम तो इसको अकेले ही मसल देंगे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे जियान पे दोबारा आ जाते हैं और जियान मस्त अपना खाना पीना कर रही थी, जो कि अपने पंछी के साथ में बात करते हुए कहती है कि ये साले बुड्ढे कितने ज्यादा हरामी हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई गोचंग को यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर बुलाने की। जिसपे अपना लेजेंडरी पंछी आगे से बोलता है बात सही है मैडम आपकी। जियान आगे से कहती है कि वो तो बस यहाँ पे डिमोनिक हार्ट के साथ में पैदा हुआ है, मैंने आज तक उसे कभी भी डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, उसकी पूरी जिंदगी में भी नहीं, तो वो भला कैसे यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर हो सकता है। क्या उन्हें सच में लगता है कि वो लोग गोचंग को मुझसे बेहतर जानते हैं? तुम में नहीं जाती दीदी उसके बारे में, वो साला हरामी ही है, पैदा ही डिमोनिक सक्सेसर हुआ है, वो बस तुम्हारे सामने बनता है, तुमको मीठी गोली देता है। लेकिन जियान यहाँ पे उस फ्यूचर के बारे में भी सोचती है जो कि उसने यहाँ पे लाइफ पूल के अंदर देखा था कि अगर वो डिमोनिक सक्सेसर नहीं है तो फिर गोचंग ने वो सब कुछ क्यों किया था। वो लेजेंडरी पंछी की बातें भले ही यहाँ पे बाकी लोगों को समझ में न आए, लेकिन जियान के साथ में ये एकदम नॉर्मल तरीके से कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन कर सकता है। ये जियान से कहता है कि अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो फिर हम लोगों को इस बारे में सोचने की चिंता ही नहीं करनी है। तो जियान उससे पूछती है क्यों दादा। इस पे अपना लेजेंडरी पंछी आगे से कहता है उस हरामी की रिसेसिव टैक्टिक्स, क्रूएलिटी और उसके यहाँ पे भयानक टैलेंट को देखें तो फिर अगर वो डिमोनिक सक्सेसर ना भी है ना तो वो उससे कम नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा डिमोनिक सक्सेसर होगा वो। इसलिए इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो डिमोनिक सक्सेसर है या नहीं। जिस पे जियान आगे से कहते हैं अगर तुम कहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन लाइफ पूल के बारे में क्या। जियान की सुई अभी भी वहीं पे ही अटकी हुई है क्योंकि फ्यूचर है भाई, मैं यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखा दो कि तुम्हारे पास मस्त अंधा पैसा और एकदम अच्छी वाइफ है, तो फिर तुम खुश नहीं होगे, लड्डू नहीं फूटेंगे तुम्हारे मन के अंदर। कोई पे अगर तुम्हारा फ्यूचर नोबिता वाला हुआ कि जहाँ पे तुम्हारे पास बच्चे को खिलाने तक के पैसे नहीं है लेकिन बच्चे करने के पैसे थे, और खाना मांगते हो तो किससे मांगते हो, अपने होम रूम टीचर से, वो भी तुम्हें भगा देता है कि बोला था कि साले पढ़ाई कर लो। खैर जियान आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही पंछी आगे से कहता है कोई आया है यहाँ पे, रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आने वाले और कोई ने 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा थे। युनजुन के पीछे वाला बंदा आगे से कहता है कि हम लोग इतनी दूर तक आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमें कोई भी रिवॉर्ड यहाँ पे दिखा नहीं है, ना ही कोई ट्रेजर दिखा है। जिसपे वो लड़की आगे से कहती है कि शायद से कोई हमसे पहले यहाँ पे आ गया हो और उसने यहाँ पे उन सभी ट्रेजर्स को ले लिया हो। जिसपे युनजुन आगे से कहता है कि एक 2 कौड़ी का आदमी यहाँ पे कैसे एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के ऊपर यहाँ पे अपना हक जता सकता है, अगर यहाँ पे होंगे तो वो सिर्फ हमारे होंगे और किसी के नहीं। जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि यहाँ पे किंग ऑफ सिक्स क्रन और साथ ही में फिनिक्स लेडी भी आ गई है। जिसपे युनजुन आगे से कहता है कि उनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के प्रोटेक्टर हमारे साथ ही है, इसलिए उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग रिकानेसन मास्टर को देखते हैं और ये शायद से यहाँ पे कुछ कर रहा था। इसको यहाँ पे कुछ रियोन्स यानी कि खजानों वाली जगहों के बारे में पता चला था जो कि यहाँ पे एशियन परमोडियल एरा से भी ज्यादा पुरानी थी। जिससे रिकानेसन मास्टर को यही लगता है कि ये जो रियोन है बेसिकली निर्वायक 9 अबायस लैंड, इसको यहाँ पे हेवन एंड अर्थ ने खुद से बनाया है। जिसके बाद यहाँ पे रिकानेसन मास्टर किसी दूसरे एशियन रियलम को चेक करने के बारे में सोचता है जिसको यहाँ पे इसने होल्ड पे डाल दिया था किसी एक्सपेरिमेंट के चलते, और जब ये उनको चेक करता है तो वो रियोन्स यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, उनके अंदर कुछ तो कमी थी और ये कमी ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझ के किया है। और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे रिकानेसन मास्टर को पता चल जाता है कि ये गोचंग ने किया होगा जब वो उनके अंदर से कुछ कलेक्ट कर रहा होगा, इसीलिए वो अपने तबेले से बाहर निकलता और यहाँ पे गोचंग की जो सर्वेंट थी उससे पूछता है कि तुम्हारा यंग मास्टर कहाँ पे गया हुआ है। मेड सर्वेंट यहाँ पे रिकानेसन मास्टर को देख के डर तो जाती है लेकिन वो बाद में खुद को संभालते हुए रिकानेसन मास्टर को बताती है कि गोचंग किसी काम से बाहर गया हुआ है। रिकानेसन मास्टर थोड़ा सा सब्र रखे और 2 दिनों तक इंतजार करे, इसके बाद गोचंग वापस आ जाएगा। लेकिन रिकानेसन मास्टर को देख के लगता नहीं कि वो यहाँ पे होल्ड बैक करने वाला है। वो यहाँ पे मेड सर्वेंट से दोबारा पूछता है कि गोचंग कहाँ पे गया हुआ है, लेकिन मेड सर्वेंट अपना मुंह नहीं खोलती। तो रिकानेसन मास्टर उसको यहाँ पे टीटुए से पकड़ लेता और ऊपर उठा लेता है, ये कहते हुए कि बताओ। तो मेड सर्वेंट आगे से कहती है कि ये जगह गोचंग फैमिली के अंदर आती है। जिससे रिकानेसन मास्टर को याद आता है कि अभी भी वो यहाँ पे खतरनाक जगह पे ही है, किसी भी कोई भी आके पेल के जा सकता है। इसीलिए वो चुपचाप मेड सर्वेंट को नीचे रख देता है, ये कहते हुए कि थोड़ा सा जज्बाती हो गया था मैं, गोचंग के आने तक का मैं यहीं पे इंतजार करूंगा। जिसके बाद वो अपने कमरे के अंदर जाते हुए कहता है कि गोचंग फैमिली कुछ ज्यादा ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, साला एक छोटी सी मेड सर्वेंट भी मुझको यहाँ पे उंगल करने तक का दम रखती है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और ये मन के अंदर सोचता है कि जब तक वो गोचंग के घर के अंदर है तब तक इसे यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन गोचंग ने जो उसको बेवकूफ बनाया है उसकी कीमत तो गोचंग को यहाँ पे अदा करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद हम लोग चूचू को दोबारा देखते हैं और उसकी जो यहाँ पे हेयरपिन थी बेसिकली उसका वेपन वो टूट जाता है। जिसके बाद हम चूचू को एकदम दूर उड़ता हुआ देखते हैं और एकदम घिसटते हुए जमीन पे लौटते हुए सीधा उसको देखते हैं और इसके काफी ज्यादा बुरे हालात हो चुके थे। जिसके बाद वो येन स्पिरिट यहाँ पे चूचू का खेल खत्म करने ही वाला था, उतने में यहाँ पे गोचंग आता है जो कि अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ के ऊपर हमला करता है और उसको यहाँ पे पीछे मोड़ देता है। और फिर गोचंग हम लोगों को बताता है कि ये येन स्पिरिट बजरकर फुल मून मॉन्स्टर है, इसलिए चूचू यहाँ पे इसके खिलाफ में जीत नहीं पा रही है। जिसके बाद गोचंग अपने कुछ आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पे एयर को देता है और उससे कहता है जाओ और जाके इसको यहाँ पे जगह से मिटा दो। जिसपे एयर आगे से उनका इस्तेमाल करते हुए हमला कर देता है। वहीं पे गोचंग अपने पास से एक एलेक्सियर बाहर निकालता है और वो चूचू को खिला देता है, ये कहते हुए कि तुम ठीक हो जाओ। वहीं पे हम लोग एयर को देखते हैं जो कि आगे से उस बजरकर के साथ में फाइट कर रहा था। वहीं पे एयर के पास इतने सारे आर्टिफैक्ट थे लेकिन इसके बावजूद वो बजरकर का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था, उल्टा बजरकर उसे पेले दे रहा था। वहीं पे गोचंग चूचू से पूछता है कि तुम्हें होश आ गया, कैसी हो तुम, तुम्हें
तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जिसपे चूचू आगे से बताती है कि अब उसे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। जिसपे गुचंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पे मैसेज भिजवा दिया था ना कि जब भी ये कैलेमिटी आए तो फिर तुम्हें इसके अंदर कुछ भी हिस्सा नहीं करना है। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? जिसपे चूचू टालने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही आई हूँ, लेकिन गुचंग उसे कहता है कि अब तो तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आगे से कहती है कि यहाँ पे फुल मून मास्टर है, वो लोग यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार का ट्रांसलेटर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गुचंग चूचू से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही डटी थॉट चलते हैं, या फिर तुम्हें सच में लगता है कि मैं कहीं भी चालू हो जाऊंगा और कहीं भी कुछ भी करने लगूंगा। जिसके बाद हम लोग एयर को देखते हैं और इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद वो यहाँ पे इस फुल मून बजरकर का थोड़ा सा साइज कम कर पाया था, यानी कि छोटा कर पाया था। गुचंग आगे से कहता है अभी भी बहुत बड़ा है, इसे और छोटा करो। इसके बाद गुचंग बजरकर के ऊपर अपने हेलमेट से हमला करता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने कॉन्सिडेंस को यहाँ पे ओपन कर लिया है, अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। लेकिन ये बजरकर आगे से गुचंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी गुलाम नहीं बनूंगा। इसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं तो गुचंग ने इसको यहाँ पे इसके मिनी वर्जन में कंप्रेस कर दिया था और साथ ही में सर के ऊपर गुल्लू भी निकाल दिया था कि हद में रहो बेटा, यानी कि घुसंड तो पड़े हैं। वो पीछे उसको देख के हैरान थी, वो आगे से कहती तो पपी दिखता है कि ये वही कमीना है जो कि मुझे अभी हरा रहा था। जिसपे गुचंग आगे से कहता है इसके साइज के ऊपर ना जाओ, ये ओरिजिनल वन से काफी ज्यादा छोटा है, चलो हम लोग वापस चलते हैं। अब पता नहीं ये चूचू को मिला या नहीं मिला। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे जिन्यून के तीनों चेलों को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिन्यून ने उन लोगों से बोला था कि तुम लोग यहीं पे इंतजार करो, मैं आगे जाता हूँ और इमॉर्टल की लेगेसी लेके आता हूँ। वो लेने तो गया है लेकिन वापस नहीं आएगा। जिसके बाद हम लोग जिन्यून को देखते हैं और इसको एक लोटस दिखाई देता है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी, साले अंदर जुगनू होंगे, लेकिन ये उसको यहाँ पे लेगेसी ऑफ इमॉर्टल समझ लेता है और आगे से कहता है तो डिवाइन एलेक्सियर है या फिर डिवाइन टेजर। पीछे से लैंड बाहर निकलता है और आगे से कहता है मैं तुमसे यही बोलूंगा मित्र, टाइम वेस्ट ना करो, उस चीज के अंदर कुछ भी नहीं है। जिन्यून पीछे मुड़ता है और वो लैंड से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों ने तुम्हें हल्के में ले लिया, तुम्हारा टैलेंट हम लोगों से कई गुना ज्यादा बढ़िया है। जिसपे लैंड आगे से कहता है ना ना ना, जो खुद को छुपाने में माहिर है वो तो मैं थोड़ी ना हूँ, वो तो कोई और है। जिन्यून यहाँ पे लैंड से पूछता है कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये इतनी आसानी के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझे हैंडल कर सको। हालांकि मुझे पता नहीं है कि मैंने तुम्हें उंगल कब किया था। जिसमें लैंड आगे से यहाँ पे डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जो तुम्हें मारना चाहता है वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। तो लैंड ने जब डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल किया था तो फिर यहाँ पे जिन्यून की फट जाती है, वो आगे से कहता है डिमोनिक आर्ट्स है। जिसके बाद सबसे पहले दोनों के बीच में होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जहाँ पे लैंड जिन्यून के अंदर भरे ही जा रहा था घुसंड पे घुसंड। इसके बाद लैंड एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चुपचाप यहाँ पे स्ट्रगल करना बंद करो, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि हमें हैंडल कर सको। जिसके बाद वो जिन्यून के ऊपर एकदम तगड़ा स्ट्राइक मारता है तो ये धड़ाम से दीवार तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वहीं पे लगातार घुसंड खाने की वजह से इसके हालात यहाँ पे अलमारी में पड़े हुए सर्दियों वाले कपड़े के तरीके हो चुके थे, एकदम सिकोड़े हुए। वो पहले आगे से जिन्यून को खत्म करते हुए कहता है कि मुझे इन सभी चीजों के लिए दोष न देना, अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो फिर तुम्हें खुद के ऊपर देना चाहिए था। तुमने किसी को यहाँ पे उंगल कर दिया है जिसको तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए था। जिन्यून को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लैंड क्या बके जा रहा है। जिस पे लैंड आगे से ये कहता है कि मैं भी उस आदमी का बस एक छोटा सा मोहरा हूँ, जैसे कि पानी की धार एक दिशा में बहती है, मैं भी उसी दिशा में बहते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे भी लग सकते हैं। जिससे यहाँ पे जिन्यून को समझ में आ जाता है कि असली डिमोनिक सक्सेसर यहाँ पे लैंड नहीं है, बल्कि वो बंदा जो कि यहाँ पे लैंड के पीछे है। लेकिन लैंड उसे पूरी बात करने ही नहीं देता, ये कहते हुए कि तुम जानते हो कि वो कौन है, तो फिर मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं। जिसपे युंजन आगे से कहता है कि हम लोग बेवकूफ थे, जिन अफवाहों को हम लोग झूठ बता के उड़ा रहे थे वो तो साली सच्ची निकली। लेकिन युंजन के पास एक और सवाल था, वो आगे से कहता है कि मेरे पास यहाँ पे मेरी प्रोटेक्टर वो थी जो कि यहाँ पे कौसी सॉवरेन रियलम पे थी, वो कहाँ पे है? इस पे लैंड उससे कहता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे पहले ही मारी गई होगी। जिसके बाद हम लोग युंजन के प्रोटेक्टर को देखते हैं जिसको यहाँ पे डा ने ही हैंडल कर लिया था, और ये बंदा कुछ ज्यादा ही कूल बनते जा रहा है चलते चलते कैप्चर के साथ में, इसका ऑरा माइनस में नहीं जा रहा इस समय। इसके बाद लानागे से डिमोनिक पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पे युंजन को मार गिराता है। इन लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे डिमोनिक तरीकों का इस्तेमाल किया है युंजन को मारने के लिए, शायद से गोचने का कुछ अलग प्लान होगा। वहीं पे हम लोग यहाँ पे जियान के लेजेंडरी पंछी को देखते हैं और उसने ये सब कुछ देखा था। जिसके बाद ये भाग के आता है और यहाँ पे जियान को सब कुछ बता देता है कि लैन यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर है और उसने यहाँ पे जिन्यून को झांसा दिया और उसे अपने पास में बुला के उसे निपटा दिया। जिसके बाद वो आगे से ये भी बता देता है लेकिन वो तो सिर्फ एक मोहरा था, वो यहाँ पे किसी ऐसे के बारे में बात कर रहा था जो कि यहाँ पे लैन को सपोर्ट कर रहा था। जिस पे जियान काफी ज्यादा हैरान होती है और वो आगे से कहती है कि उन लोगों के पीछे कोई और भी था क्या, यानी कि असली डिमोनिक सक्सेसर कोई और है। इस पे लेजेंडरी पंछी आगे से कहता है अभी के टाइम पे कई सारे लोगों को लगता है कि गुचेंग यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर है, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से अब जितना भी शक होगा वो यहाँ पे गुचेंग के ऊपर से हट जाएगा और आखिर में गुचेंग को यहाँ पे फायदा ही होगा। तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि असली डिमोनिक सक्सेसर कौन है और तुम्हें यहाँ पे किस बात की चिंता है। लेकिन जियान का मन अभी भी यहाँ पे उस लाइफ पूल के ऊपर ही टिका हुआ था, उसने जो कुछ भी देखा था और अभी तक यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे इसी तरफ इशारा कर रहा है कि गुचेंग ही है जो कि इन सभी चीजों को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। और अगर ये सब कुछ सच हुआ तो फिर पता नहीं जियान क्या करेगी। इसको इस बात का डर नहीं कि गुचेंग यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर हो सकता है, इसको सिर्फ इस बात का डर है कि गुचेंग अगर डिमोनिक सक्सेसर हुआ तो फिर इसने जो पूल के अंदर देखा वो सब कुछ भी यहाँ पे सच होगा और वही बात जियान को यहाँ पे खाई जा रही है। जिसके बाद हम लोग जिन्यून के 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ों को देखते हैं जिनको यहाँ पे जिन्यून की सिर्फ बॉडी ही मिलती है। वहीं पे इन लोगों को पता चल जाता है कि जिन्यून
को मारने वाला कोई और नहीं यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर ही था, क्योंकि यहाँ पे डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये बात इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रही थी कि डिमोनिक सक्सेसर यहाँ पे कैसे आ सकता है, क्योंकि गोचेंग तो यहाँ पे इतने समय अंदर गया हुआ है ना, जिससे सभी लोगों को ये लगता है कि गोचेंग के ऊपर जो यहाँ पे अफवाह उड़ाई जा रही थी वो पूरी तरीके से झूठी ही थी। उसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे दाग लगाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोग आगे से कह रहे थे कि ये कर्मा ही था, ये लोग बेफालतू में गोचेंग को यहाँ पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर है, और लो डिमोनिक सक्सेसर खुद आके इन लोगों की जान लेके चला गया। वो भी प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन आगे से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि गोचेंग ने ये सब कुछ किया है, उसने यहाँ पे ये सब कुछ प्लान विलान किया है। जिसपे फिनिक्स लेडी आगे से कहती है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, इससे हम लोगों को फायदा होगा और इससे हम लोग यहाँ पे सावधान रहेंगे। जिसपे प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन भी आगे से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद गोचेंग और यहाँ पे जो दोनों ही बाहर आ जाते हैं और सभी लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ, कि गोचेंग ने हमारी सेंटेंस को तो नहीं बचा लिया। इसके बाद जो आगे बढ़ती है, जो कि उन बुड्ढों से कहती है कि मैंने सुना कि कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे गोचेंग के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर है, और ये बताने की तो जरूरत भी नहीं है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे उसके ऊपर स्नेक अटैक करने की कोशिश की। जिसके बाद जो ये ऐलान कर देती है कि जो भी यहाँ पे गोचेंग के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिमोनिक सक्सेसर है, वो लोग यहाँ पे एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस के अच्छे दुश्मन होंगे। जिसपे ये पीला वाला बुड्ढा आगे से कहता है कि तुम बस पैलेस की एक छोटी सी सेंटेंस और कुछ भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, तुम बस यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन क्लॉड्रॉन हो ह्यूमैनिटीज पैलेस के लिए, जिसको यहाँ पे अच्छे से रखा गया है बस, और कुछ भी नहीं। जिसमें यहाँ पे चूचू के जितने भी साथी लोग थे वो सभी आगे से भड़क जाते हैं और आगे से कहते हैं बुड्ढे ज्यादा ना बोल, नहीं तो हम भी लोग बीच में आ जाएंगे। जिसपे आगे से कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस की बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम सभी लोगों को भी पता है कि ह्यूमैनिटीज एंसेस्ट्रल पैलेस के इस समय क्या हालात हैं, और अगर यहाँ पे उनकी सेंटेंस गोचेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइन है, जो कि एक डिमोनिक सक्सेसर है, जिसका मतलब तो यही है कि वो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज पैलेस को और ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि गोचेंग को कर रही है। इस पे चूचू आगे से भड़क के कहती है कि तुम में से किसी के पास एविडेंस है कि मैं उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के बारे में कह रही हूँ। मैं यहाँ पे अभ्यास के अंदर अकेले गई थी जब गोचेंग भी यहाँ पे नहीं था, लेकिन तुम बुड्ढों में से कोई भी एक मदद करने के लिए नहीं आया। जब मेरी जिंदगी खतरे में थी तो सिर्फ गोचेंग ही आया मुझे बचाने के लिए, तो फिर मैं तुम बुड्ढों के ऊपर यकीन क्यों करूँ गोचेंग के अलावा। जिसमें यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी गोचेंग को ही सपोर्ट किए जा रहे थे, ये कहते हुए कि चूचू सही बोल रही है, ये साले बुड्ढे किसी काम के नहीं है। जब भी यहाँ पे कुछ खतरे की बात आती है तो ये साले खुद को बचाते हैं, और वहीं पे गोचेंग हम लोगों के लिए यहाँ पे अबायस के अंदर गया था अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के। जिसपे ये बुड्ढा आगे से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम में से किसी के पास भी हक नहीं है कि यहाँ पे बात कर सको, या फिर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम हमारी अथॉरिटी को यहाँ पे चैलेंज कर सको। और ये उन लोगों से कहता है कि गोचेंग डिमोनिक सक्सेसर है या नहीं ये तुम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, और अगर चूचू यहाँ पे अभी भी गोचेंग को सपोर्ट करेगी और उसके साथ रहेगी तो फिर उसको भी यहाँ पे रेडी कर लेना चाहिए खुद को, क्योंकि अब वो यहाँ पे पूरे रियलम की दुश्मन बनने वाली है। डिमोनिक सक्सेसर और डिमोनिक आर्ट्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको यहाँ पे अपर रियलम बिल्कुल भी टॉलरेट करे। तुम सभी लोगों को यहाँ पे ह्यूमैनिटीज पैलेस के साथ में घसीटने की जरूरत नहीं है। उतने में ही गोचेंग अपनी पावर को रिलीज करता है तो इनकी सारी पावर धरी की धरी रह जाती है और इनकी भी फट जाती है। गोचेंग इन लोगों से कहता है तुम्हें जो कहना है कहो, तुम्हें मुझे टारगेट करना है करो, तो सिर्फ मेरे ऊपर हमला करो, यहाँ पे बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने का कोई फायदा नहीं, और खासकर जूनियर्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। जिसपे वो सभी लोग गोचेंग को यहाँ पे शुक्रिया कहने लगते हैं, तो गोचेंग उन लोगों से कहता है मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग मेरे लिए यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे तो फिर मुझे यहाँ पे गिल्टी फील हुआ कि तुम लोग मेरे चक्कर में इसमें घसीटे जा रहे हो। तो फिर वो सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये सभी साले हरामी ही हैं, ये सभी अपनी ताकत का जलवा दिखा के हमें दबाना चाहते हैं ताकि ये हमें आपको सपोर्ट करने से रोक सकें। जिस पे पीला बुड्ढा आगे से दोबारा कहता है कितना चालाक है ये, असली डिमोनिक सक्सेसर तो ऐसा ही होता है, पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए देखो क्या क्या बोल रहा है। इसके बाद आगे से कहता है अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि तुम डिमोनिक सक्सेसर नहीं हो तो फिर हमें ब्लेम ना करना, तुम्हें यहाँ पे खत्म करने के लिए तुम्हारा कॉसी डिवाइन इमॉर्टल भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे कई सारे ट्रू इमॉर्टल रियलम के एक्सपर्ट्स आ चुके थे, और मैं बस ये सोच रहा हूँ गलती से भी यहाँ पे गोचेंग का एंसेस्टर आ गया वो भी एक, तो ये कितनी तेज से भागेंगे मैं बस ये सोच रहा हूँ। और गलती से कहीं रिकार्नेशन मास्टर आ गया तो फिर ये भागेंगे नहीं, सीधा हवा में गायब हो जाएंगे। खैर गोचेंग को यहाँ पे मदद की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपना प्लान पहले से ही सेट कर लिया था। यहाँ पे जो जुनियन मारा गया था उसकी खबर उड़ते हुए आती है, जिसको देख के गोचेंग आगे से कहता है कितने सही समय पे आए हैं ये लोग, इतने समय पे पुलिस आ जाए तो हम लोगों के जुर्म क्राइम कितना कम हो जाए। और वे सभी लोग जुनियन के मरने की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हुए थे क्योंकि उसको यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था पूरी यंग जनरेशन के अंदर, ऑफ कोर्स गोचेंग से नीचे लेवल पे, जिससे यहाँ पे पीला वाला बुड्ढा और ज्यादा हैरान कि ये किसने किया। जिसपे आगे से बताता है कि ये डिमोनिक सक्सेसर ने किया है, उसके जितने भी ओरिजिन एसेंस था उसको यहाँ पे पूरी तरीके से चूस लिया गया और यहाँ पे उसकी बॉडी को सूख के काटा बना दिया गया। और अगर आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर ये लोग भी आए हुए हैं, इनकी बातों के ऊपर तो आपको यकीन जरूर करना पड़ेगा। जिसपे अब इन सभी लोगों को यहाँ पे मुंह बन जाता है क्योंकि अब ये गोचेंग के ऊपर ये इल्जाम तो लगा नहीं सकते कि वो यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर है, क्योंकि तो वो उनकी आंखों के सामने खड़ा था। इसलिए सभी लोग आगे से कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गोचेंग यहाँ पे इनोसेंट है, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। हमें तो शुरुआत से यकीन था कि गोचेंग यहाँ पे पूरी तरीके से इनोसेंट है। वही पे जो चोन बुड्ढों से कहती है कि आप क्या बोलोगे, चुचू भी लाइक बोल ना मदरबोर्ड। इसके बाद गोचेंग पीले बुड्ढे से कहता है कि अब तुम कुछ बोलना चाहोगे या फिर अभी भी मुझे यहाँ पे इल्जाम लगाना चाहोगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी गवाह हैं मेरी इनोसेंस के। अब क्या करोगे, इन लोगों को भी मार दोगे ताकि तुम मेरे जो प्रूफ ऑफ इनोसेंस है उसको भी यहाँ पे खत्म कर सको। जिसपे बुड्ढे के मुंह से चू तक नहीं हो रही थी। गोचेंग उन लोगों से कहता है अब मैं इस बवाल को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता, तुम लोगों ने रूमर्स का फायदा उठाया मेरा नाम यहाँ पे गंदा करने के लिए, लेकिन मुझे इस मैटर में और नहीं पढ़ना है क्योंकि उससे पहले हम लोगों के सामने एब्सोल्यूट यिन क्लैमिटी है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। गोचेंग उन लोगों से कहता है कि जब वो गहराई में
गया हुआ था उसे यहाँ पे कुछ अजीब पता चला। उसे यही लगता है कि यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट जीन हो रहा है वो इतनी जल्दी एक्सप्लोड इसीलिए हो रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट जीन स्काई के अंदर किसी ने तबाही मचा दी है जो कि किसी एक्सपर्ट ने किया है। और अगर वो लोग इस मैटर को यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर उन लोगों को यहाँ पे ट्रू डिवाइन इमॉर्टल की मदद लेनी पड़ेगी। जिसपे वो सभी लोग आगे से कहते हैं कि ट्रू डिवाइन इमॉर्टल अपर रियलम के अंदर कोई ऐसा है भी, यहाँ तक कि ट्रू डिवाइन इमॉर्टल अकेडमी के पास भी कोई ऐसा नहीं है जो कि अभी तक इस रियलम तक पहुंचा हो। जिसपे वो बुड्ढे आगे से हंसते हुए कहते हैं कि हर किसी को पता है यहाँ पे अपर रियलम के अंदर सिर्फ कौसी डिवाइन इमॉर्टल ही है। तुम अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बोलोगे भी? कुचिंग आगे से कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पे एशियंट हेवनली एम्परर और रिकार्नेशन के बारे में तो सुना ही होगा, परमोटियल एशियंट एरा से। वो मेरा मास्टर है जो कि अभी के लिए मेरे घर में ही रुका हुआ है, जिससे इन सभी बुड्ढों की चोक ले जाती है क्योंकि ये सोच रहे थे कि गुचिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये लोग चीटी की तरीके उसको मसल देंगे। गुचिंग तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन उसका मास्टर तो है। बाय द वे उसकी भी फटी पड़ी हुई है गुचिंग के फैमिली के अंदर रहते हुए, वो भी दबके रह रहा है। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे टाइजो डिवाइन इमॉर्टल क्लैन का होता है और ये क्लैन यहाँ पे लॉसन का ही है। वहाँ पे गुचिंग ने जो बताया था ना कि रिकार्नेशन मास्टर उसका यहाँ पे मास्टर है और वो यहाँ पे ट्रू डिवाइन इमॉर्टल रियलम पे है। तो वो सभी लोग पूछ रहे थे कि ये न्यूज तुम्हें कहाँ से पता चली। तो उनका सर्वेंट आगे से बताता है कि ये गुचिंग ने खुद ही बताया था कुछ दिनों पहले एब्सोल्यूट जीन लैंड के सामने। उसने कहा था कि 7 दिनों के बाद वो लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ तक कि उसका मास्टर भी सिटी के अंदर आएगा। इसलिए लॉसन अपने फादर से कहती है कि वो 7 दिनों के लिए यहाँ पे उस जगह पे जाना चाहती है जहाँ पे गुचिंग का मास्टर आएगा। जिसपे लॉसन के फादर उसे यहाँ पे परमिशन दे देते हैं, ये कहते हुए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, तुम अकेले नहीं जाओगी लेकिन तुम जा सकती हो। तुम यहाँ पे डिवाइन गोल्डन क्रो एंसेस्टर को लेते जाना, वो तुम्हें यहाँ पे पूरे टाइम पे कंपनी देंगी। इसके बाद हम लोग डायो डायनेस्टी को भी देखते हैं जहाँ पे मैं डायो प्रिंसेस का नाम भूल गया। मैं जानता हूँ बहुत हाल ही में हुआ था ये मैटर, लेकिन मैं नाम भूल गया हूँ। लेकिन उसका जो अंकल था, क्योंकि गुचिंग ने इसके फादर को निपटा दिया था, उसके अंकल को यहाँ पे कुर्सी पे बैठा दिया था क्योंकि उन दोनों की डील हुई थी। ज्यादा जानना है तो मेरी पुरानी वीडियो देखा उसका अंकल उससे कहता है कि गुचिंग हम लोगों के पास आया था और उसने हमारे लिए काफी ज्यादा काम की चीजें की हैं, तो फिर तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए मेरी प्यारी नीस, क्योंकि हम लोग गुचिंग के किसी काम भी आ सकते हैं। इसके बाद अगला सीन वैंग फैमिली का होता है और मैंने कई दिनों से यहाँ पे वैंग को नहीं देखा है, कई सारे चैप्टर्स हो गए तो उसके बारे में भूलना नहीं। वो भी यहाँ पे गुचिंग की तरीके ट्रांसमिग्रेटरी है। हाँ, बस उसके काम धाम अलग है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करती है, लड़की है लेकिन लड़कियों के साथ खेलती है। खैर वैंग का जो टीचर था वो यहाँ पे वैंग के भाई और साथ ही में एक और लड़की है जिसको यहाँ पे फिनिक्स से ही कुछ बोला जाता है, इसको मैंने ड्रैगन लेडी बोला था। वो उन दोनों से कहता है कि देखो भाई गुचिंग कितना बड़ा वाल करने वाला है, तुम्हारी करने स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम लोग जाओ वहाँ पे एंजॉय करो, देखो शायद से गुचिंग को हमारी जरूरत पड़े। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे एशियन परमोटियल ये क्लैन का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं लिवली के जो अंकल थे वो यहाँ पे उन दोनों को साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पे लिवली तो सबसे ज्यादा कमजोर है लेकिन तुम भी यहाँ पे वहाँ पे नहीं जाओगे। बेसिकली गुचिंग का जो मास्टर है वो यहाँ पे ट्रू डिवाइन इमॉर्टल अकेडमी के अंदर एंट्री मारने वाला है, इसलिए सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं और ये वाला मामला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों बच्चे नहीं जाएंगे बल्कि अंकल खुद जाएंगे। ये लोग घर में ही रुकेंगे और कल्टीवेट करेंगे। चिलांग को तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी लेकिन लिवली को दिक्कत थी, उसे गुचिंग से जो मिलना था। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे गोल्डन टेम्पल का होता है। हम लोग गोल्डन सिसाटा को देखते हैं जहाँ पे उसका जो बड़ा वाला सीनियर था वो उससे कहता है कि तुमने जो बोला है वो सच है क्या। इस पे गोल्डन सिसाटा आगे से कहता है कि हाँ वो सच है, गुचिंग ने खुद यहाँ पे ये बात बोली थी एब्सोल्यूट जीन लैंड्स के अंदर। जिस पे गोल्डन सिसाटा को जो यहाँ पे बड़ा वाला सीनियर था वो आगे से कहता है देखो भाई यहाँ पे जो ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट है वो भी गुचिंग के साथ में भिड़ नहीं सकते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें जूनियर किसाना के साथ में भेजे दे रहा हूँ। शायद से इसमें के साइलेंट होगा, साना ही होगा, और संस्कृत में इसका मतलब स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम या फिर मोमेंट होता है, ट्रांसलेटर ने बताया भाई। और संस्कृत में मेरा पुराना हाल बहुत खराब है भाई, मुझे संस्कृत में सिर्फ ये 3 ही चीज याद है जो अभी तक याद रखा हूँ, पटत पटर पतंती, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद संस्कृत में। मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, अपने बारे में कुछ सोचो ना कि तुम्हें कितना संस्कृत में आता है। इन्हीं लोगों से मिलना था। जिसके बाद हम लोग दोबारा गुचिंग पे आ जाते हैं जहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर उसे कहता है अरे मेरा प्यारा डिसाइपल वापस आ गया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ चीजों को मुझसे पहले डिस्कस करना चाहिए। जिसपे गुचिंग आगे से कहता है मुझे लगा कि छोटी छोटी चीजें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगी मास्टर, और ऐसे भी मैंने आपके लिए एकदम मस्त इंतजाम किया है मास्टर, आप जब एंट्री मारेंगे ना सभी की फट जाएगी। जिसपे रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है कि फिर तो मुझे यहाँ पे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए कि तुम मेरे बारे में इतना सब सोच रहे हो। वही इसके रिएक्शन साफ बता रहे कि ये गुचिंग को यहीं भी निपटा सकता है, मतलब निपटा सकता है कि निपटाने ही वाला है। जिसपे गुचिंग भी आगे से कहता है मास्टर आपको समझना चाहिए कि मेरा काइंड इंटेंट है, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चरणों में ही तो आपका स्वर्ग है। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपके चरणों में तो मेरा स्वर्ग है। और इसके चेहरे में भी लिखा है घंटा स्वर्ग है, साले नर्क है नर्क, मैं नहीं आने वाला वहाँ पे, तुझे ले जाऊंगा। दोनों के अंदर इतना गुदा है कि एक दूसरे को बराबर के टक्कर दे सकते हैं और ऊपर से दोनों ही कमीने छल कपटी हैं साले। ये कोई यहीं पे ही रह के एक दूसरे को चूरन देता है और कोई यहाँ पे दूसरे दूसरे दुनियाओं में जाके चूरन देता है। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे सीधा 7 दिनों के बाद का होता है डिवाइन डोमेन का, जब यहाँ पे गुचिंग अपने मास्टर के साथ में एंट्री मारेगा। इसलिए कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि हर किसी को यहाँ पे गुचिंग के मास्टर से जो मिलना था। वह भी ये काफी सालों बाद हो रहा था कि यहाँ पे अलग अलग क्लैन से अलग अलग स्पोर्ट या फिर अलग जगहों से यहाँ पे सभी कल्टिवेटर्स आ रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो एक जगह पे। बेसिकली तुम इसको यहाँ पे अपरियलम का सबसे ग्रैंड फेस्टिवल कह सकते हो जहाँ पे हर एक बंदा आया होगा। जिसपे एक बंदा आगे से कहता है वैसे भी ये मैटर यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन का है, जो कि यहाँ पे उस एरा से आता है जो कि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर से भी ज्यादा पुराना है, तो फिर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे इतना तगड़ा तो होना ही था। वही लोग 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा में से सिर्फ 2 ही लोगों को देखते हैं जिनमें से वो बचा था और एक ये बची है। ये आगे से कहते हैं अगर गुचिंग ने इस बार झूठ बोला तो फिर सभी लोग नोटिस कर लेंगे और सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा झूठा है। जिसके बाद हमारे पास एकदम
बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे भाई जिन्यों का बदला लेने का। जिसके बाद हम लोग गोल्डन सिसाडा को देखते हैं, ये भी यहाँ पे आ जाता है और साथ ही में ये बंदा भी आता है और मुझे ये नया कैरेक्टर लगता है क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। गोल्डन सिसाडा यहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हारी बात सही है, जिन्यों की मौत को ज्यादा ही सस्पिशियस है, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। जिसपे ये मोटा आगे से कहता है कि हमारे भाई गोल्डन सिसाडा और हम लोगों ने पता लगाया है कि उसकी यहाँ पे मौत इतनी ज्यादा सस्पिशियस क्यों है। हम लोगों को गोल्डन सिसाडा के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैंग सुन के बारे में जानते हैं, वही मोटा लौंडा जो कि यहाँ पे 10,000 ट्रेजर मर्चेंट अलायंस है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये गुचेंग के खिलाफ में क्यों है, तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में जानने का मौका तुम्हें मिलेगा नहीं, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। साफ पता चला कि ये किसी मर्चेंट अलायंस से आता है और तुम्हें गुचेंग की सेकंड गर्लफ्रेंड के बारे में पता है ना, जो इसी चक्कर में इनकी चिड़ती होगी, इसलिए ये लोग गुचेंग को टारगेट कर रहे हैं, इतना मुझे लगता है। कर वैंग सुन आगे से ये कहता है कि गुचेंग इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो यहाँ पे खुद का क्लोन बना सकता है और उसका क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो हम में से कई सारे जीनियस को यहाँ पे मार सकता है बिना किसी दिक्कत। और गुचेंग ने यही तरीका इस्तेमाल किया होगा जिनियन को मारने के लिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, वो क्लोन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका ये तरीका नहीं था, उसने किसी और को भेजा था। वो पे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा में से जो लड़की थी वो आगे से कहती है, गोल्डन सिसाडा तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ पे कैंसन तो आए होंगे ना, मैंने सुना है कि उनका जो धर्म है उसकी फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी डिमोनिक एंटिटी को उनका असली रूप दिखाने से यहाँ पे मजबूर कर सकती है, जस्ट लाइक होली वाटर्स इन हॉलीवुड मूवीज। गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है कि हाँ वो यहाँ पे केस आना सही, यही बोलने वाला था कि वो यहाँ पे ये जरूर करे गुचेंग के ऊपर। उतने में यहाँ पे जियान आती है जो कि उन लोगों से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे केस आना से कहना चाहिए कि वो तुम्हारे ऊपर जरा अच्छे से देखें, क्या तुम लोग यहाँ पे जिन्यों के बगल में नहीं थे जब वो मरा था उसी जगह पे। जिसपे वो सभी पूछते हैं ये बनरिया कौन है, जिसपे गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है ये गुचेंग की बहन है, थोड़ा सा संभल के रहना। जियान उन लोगों से कहती है मुझे लगता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पे असली डिमोनिक सक्सेसर को ढूंढ नहीं पाया है, बस तुम लोग यहाँ पे गुचेंग के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो ताकि ये तुम लोगों के लिए इजी हो सके उसके ऊपर एक साथ हमला करना। जिसपे हमारी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा में से एक आगे बढ़ती है जो कि यहाँ पे जियान से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम एक काया और एक बंदरिया हो जो कि गुचेंग के पीछे छुपती है प्रोटेक्शन के अंदर, इसलिए तो तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत है कि तुम हमारे सामने खड़ी होके हमें यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बेइज्जत कर रही हो, लेकिन उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही खराब है। इस पे जियान उससे कहती है तू कौन है रे गोरिल्ला। जैसे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा में से एक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियान के ऊपर हमला कर देती है। पर अगर तुम्हें गोरिल्ला की मीनिंग नहीं पता तो तुम ऐसा बेइज्जती के लेवल होते हैं लड़कियों में, बेवकूफ बंदरिया गोरिल्ला, गोरिल्ला सबसे हाईएस्ट लेवल है। खैर इससे वो यहाँ पे हमला कर देती है तो जियान को मौका मिल जाता है सेल्फ डिफेंस में हमला करने का। ये कहते हो तुमने हमला पहले किया, बहन लगने तो देते कम से कम, तब उसे सेल्फ डिफेंस बोलते। खैर हमें पता है कि जियान इस समय कोचे में कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर इसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही आई है, तो एक पंच के अंदर ही यहाँ पे तीन तिगाड़ा काम बिड़ा में से एक के पांव भारी हो जाते हैं और वो धड़ाम से दूर जाके गिरती है और ये ढेर हो जाती है। वैंग सुन आगे से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं कर ले तुम लोग, ये डिवाइन डोमेन है, यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, तुम इस तरीके से यहाँ पे कैसे मूव कर सकते हो। जिसपे जियान आगे से कहती है पिछवाड़े के अंधे तुझे दिखाई नहीं देता, पहले उसने मेरे ऊपर हमला किया था। जिसपे ये आगे से बोलता है तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, हर कोई इसके ऊपर हमला करो। जिसपे ये सभी एक साथ हमला करने को आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे वैंग के भाई को देखते हैं, इसका नाम नहीं याद मुझे, ये भी आगे से रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए और साथ ही में इसकी जो चेली आई थी वो भी यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर हम लोग फिनिक्स रेडी को भी देखते हैं और जियान के रिलेशन सबसे बढ़िया है सिर्फ गुचेंग को छोड़ के, इसलिए उन सभी लोगों को भी चिंता हो रही थी, यहाँ तक कि प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन भी मदद करने के लिए जाने वाला था। वो पहले पीछे खड़ा होकर सोच रहा था कि मदद करूं या ना करूं, मालिक ने कोई ऑर्डर तो नहीं दिया अभी तक। जिसके बाद हम लोग लाओसन को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी एंसेस्टर से कहती है कि आप डिवाइन पैलेस क्यों नहीं हुआती, मैं तब तक यहीं पे ही थोड़ा सा घूम लेती हूँ। बाय द वे ये वही एंसेस्टर है जिनके बारे में लाओसन के फादर ने बोला था कि इन्हें तुम अपने लेके साथ जाओ और इनका जो नाम है वो थ्री लेग्ड क्रो डिवाइन एंसेस्टर है। कर वो जियान से ये कहती है कि तुम आराम से घूमो जाके, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना, यहाँ पे कई सारे स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं जो कि तुम्हारे लेवल के ही हैं। वैंग सुन आगे से कहता है कि अगर तुम लोग सच में हमारे साथ कंपीट करना चाहते हो नंबर देख लो पहले, तुम हमारी तरफ 7-8 हैं, धर के कूद देंगे तुमको। उतने में यहाँ पे लाओसन आ जाती है जो कि आगे से कहती है क्या फर्क पड़ता है अगर हम लोग करने वाले हैं। पर जियान लाओसन को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि वो यहाँ पे जियान के ही साइड पे थी। वो आगे से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे जियान को कैसे बुली कर सकते हो अगर उसके पास यहाँ पे लोग कम है, तादाद उसकी कम है। तो वहीं पे लोग लाओसन को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका क्लैन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो लोग यहाँ पे लाओसन के साथ तो भिड़ना नहीं चाहते। तो फिर यहाँ पे जो वैंग सुन था वो आगे से कहता है तुम लोग चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है 10,000 ट्रेजर मर्चेंट अलायंस यहाँ पे कई सालों से चुपचाप शांति भरी जिंदगी जी रहा है, तो फिर लोग भूल चुके हैं कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। जिसके बाद ये एक बार में ही कई सारे यहाँ पे ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेता है और उन लोगों से कहता है अगर तुम सभी लोग चुपचाप माफी मांग लोगे हमारी सेंटेंस से यानी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा में से एक, तो फिर मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। वैंगा भाई काफी ज्यादा पे परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जो ट्रेजर्स यहाँ पे बाहर निकाले गए हैं वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, कुछ तो मिस्टिक ग्रेड के और कुछ यहाँ पे कवासी सॉवरन रियलम पे हैं। और बाय द वे वैंग के पीछे जो लड़की है मैं इसका नाम भूल गया, जानते हो भाई मानवा रीडर्स की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, नाम भूल जाते हैं साले, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। वो भी आगे से ये कहते हैं कि इसके पास काफी सॉवरन रियलम का वेपन है, जियान की अब जितने भी एडवांटेज थे अब वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुके हैं। और फिर हम लोग प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन को देखते हैं जो कि आगे से मदद करने के लिए जाने वाला था क्योंकि उसे यकीन था कि ये लोग हार जाएंगे। तो फिर उतने में ही गोल्डन सिसाडा उसे कहता है कि भले ही तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है, और चूंकि हम दोनों यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम एकेडमी से हैं तो फिर मैं तुम्हें वार्न करना चाहूंगा कि इस मैटर के अंदर खुद को ना फंसाओ। इससे प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन आगे से फाइट नहीं कर पाया। फिर हम लोग तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा में से एक को देखते हैं जो कि आगे से वैंग से उसे कहती है कि इन लोगों को बोलो कि ये लोग घुटने पे झुक के मुझसे
माफी मांगी। वैंग सुन आगे से बोल रहा था, अगर तुमने इससे माफी नहीं मांगी तो फिर मुझे लगता है कि हम तुम्हारे साथ चीजें यहाँ पे सिविल तरीके से नहीं कर सकते। सिविल तरीके से बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल तरीके से, और अगर ये लोग अननॉर्मल चीजें करेंगे तो वही है मारपीट धर के कूट देने वाली चीजें। हालांकि जब ये बोल रहा था अगले ही पैरन में एकदम कोई एक अनजान शक्ति आती है और इसके मुंह के ऊपर इतनी गड़ाम से घुसा मारती है कि ये उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। ऑफ कोर्स वो अनजान शक्ति और कोई नहीं गुचेंग ही था। वो पे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कि सांसें अटक जाती हैं गुचेंग को देख के। वो पे सभी लोग गुचेंग को देख के हैरान थे कि ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। वो पे गुचेंग पहली बार लॉसन से कहता है काफी ज्यादा समय हो चुका है तुमसे मिले हुए। तो ये आगे से सम्मान रखती है क्योंकि गुचेंग ने इसको पहली बार इसके नाम से बुलाया था। अक्सर तो वो इसको यहाँ पे मेड सर्वेंट कहके ही बुलाता है, इसलिए जियान उसको तिरछी नजरों से देख रही थी। जिसके बाद गुचेंग यहाँ पे वैंग के भाई और बाकी लोगों से भी मिलता है और उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों से भी मिले हुए काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, तुम लोग काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तुम्हारी बहन कैसी है, क्या वो भी सर्कुलेशन से बाहर नहीं निकली? कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि सीधा डायरेक्ट बाहर ट्रू डिवाइन इमॉर्टल नीलम पे ही निकलेगी, सीधा बाहुबली बन के हमें भी पछाड़ देगी। और इसने ये मजाक में नहीं बोला, इसे पता है कि वैंग जुन यहाँ पे शायद इस वर्ल्ड की मेन कैरेक्टर हो सकती है और शायद से उसके पास कुछ शॉर्टकट हो यहाँ पे अपने गोल को हासिल करने के लिए, जैसे कि एक मेन कैरेक्टर के पास रहता ही है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने का शॉर्टकट। अल्टरनेटली तुम किसी मांगा के हीरो ना हो। जापानीज ऑथर्स भाई बहुत रूथलेस होते हैं, ये मेन कैरेक्टर को खून के आंसू रुला दे इतना गुदा होता है इनके अंदर। वैंग का भाई आगे से ये कहता है ये फैमिली सीक्रेट है भाई, मैं नहीं बता सकता। वो भी एक बंदा गुचेंग से कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये क्यों किया? वैंग सुन का तुम्हारे साथ कोई भी लफड़ा नहीं था, तुमने उसे क्यों मार दिया इस तरीके से? गुचेंग आगे से कहता है जिंदा होता अगर उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया होता, लेकिन उसने मेरी बहन को बुली करने के बारे में सोचा। और क्या हर कोई नहीं जानता है यहाँ पे कि मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ पूरे पारेलम के अंदर। और अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो फिर तुम मेरे ऊपर हमला कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इसके परिणाम तुम्हें खुद ही यहाँ पे झेलने पड़ेंगे, फिर वो चाहे तुम्हारी जिंदगी का सर्वाइवल हो या फिर मौत हो। उतने में यहाँ पे एक बुड्ढा आता है जो कि गुचेंग के फेवर में यहाँ पे फैसला सुनाता है। ये कहते हुए कि जब चीजें यहाँ पे पीसफुली सॉल्व हो सकती है तो फिर उन्हें हो जाने दो। जब एक साइड यहाँ पे दूसरे वाले को माफ कर सकती है तो फिर कर देने दो। और क्योंकि वैंसन ने अपनी करनी यहाँ पे भर दी है तो फिर अब जो हो चुका वो हो चुका, हम लोगों को चीजों को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। भाई मर गया वो, करनी नहीं भरी उसने। वो पे जो बुड्ढा था वो यहाँ पे एम्परर ऑफ हेवनली एम्परर माउंटेन का था। हाँ यही नाम है भाई। वो पे जो अलायंस वाले थे वो आगे से यहाँ पे इसी बुड्ढे से कहते हैं कि आप हमारे लिए त्राहिमाम त्राहिमाम करो प्रभु, हमें न्याय दिलाओ। इतनी समय किसी को भी न्याय नहीं मिलने वाला क्योंकि इतनी समय यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर का जलवा दिखने वाला है। वो पे गुचेंग आगे से कहता है कि मैं बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं करता मास्टर, आप ये बात जानते हैं ना सीनियर? जिसपे बुड्ढा आगे से कहता है हाँ मुझे अच्छे से पता है, इतनी बाली उम्र होने के बावजूद तुम कितने ज्यादा समझदार हो। जिसपे गुचेंग आगे से कहता है कि मैं इतनी भी तारीफ के लायक नहीं हूँ। जिसके बाद बुड्ढा यहाँ पे गुचेंग से पूछता है कि मैंने सुना यहाँ पे ईस्ट हेवनली एम्परर और रिकार्नेशन आने वाला है, ये सच है ना? कहीं तुम हम लोगों को गोली तो नहीं देने वाले? जिसपे गुचेंग आगे से कहता है ऑफ कोर्स उसका मास्टर यहाँ पे आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेट से आएगा, शो ऑफ करने का शौक है ना उसको, इसीलिए तुम लोग जाओ पैलेस में उसके लिए इंतजार करो। जिसपे बुड्ढा आगे से कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे उसका इंतजार करूंगा। वो बुड्ढा जाते हुए अलायंस वालों से कह के जाता है कि जाओ भाई जाओ, अगर गुचेंग यहाँ पे चीजों को जाने दे रहा है तो फिर तुम्हें जाने देना चाहिए। तुम्हें यहाँ पे अपने लक और गुचेंग की बाउंड्रीज को टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या पता उसका पारा घूम जाए जिसके बाद वो तुम्हारे क्लैन को ही निपटा दे। वही गुचेंग इस बुड्ढे के बारे में कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, बस बुड्ढा कह के रुक जाता है। वही लॉसन गुचेंग से कहती है कि मैं भी जा रही हूँ, मेरी डिवाइन एंसेस्टर वहाँ पे इंतजार कर रही होंगी मेरा। जिसपे गुचेंग उससे कहता है जाओ, तो लॉसन उसे कहते हैं चिंता न करो, मैंने यहाँ पे अपने एंसेस्टर से तुम्हारे बारे में काफी कुछ अच्छी बातें कही हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है डिवाइन डोमेन के अंदर तो फिर वो तुम्हारी साइड पका लेंगे और तुम्हारी मदद करेंगी। जिसपे गुचेंग यहाँ पे लॉसन को शुक्रिया कहता है, ये कहते हुए थैंक यू। लेकिन पीछे सब लोग जियान को देखते हैं जो कि इनको देख रही थी और वो यहाँ पे गुचेंग का जो थैंक यू था उसको मेमोरी के तौर पे रिपीट करती होता नहीं, जैसे हम लोग बातें रिपीट करते हैं किसी के जो पसंद नहीं आती बढ़िया है ऐसे वाली। तो जियान बिल्कुल वैसा ही कर रही थी, थैंक यू ल्यूशियन। उतने में गुचेंग की नजर यहाँ पे लैंड के ऊपर पड़ती है तो वो उससे कहता है ब्रदर लैंड यहाँ पे आइए, काफी ज्यादा समय हो चुका है एक दूसरे से मिले हुए। जिस पे लैंड आगे बढ़ता है और वो गुचेंग से कहता है यंग मास्टर चेंग आपको कुछ चाहिए क्या? वो गुचेंग लैंड से दोहरी बातों में कहता है कि देखो मुझे कुछ खास तो नहीं कहना है, लेकिन डिवाइन डोमेन के अंदर इतने समय कई सारे यहाँ पे जीनियसेस हैं और ये काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है डिमोनिक सक्सेसर के लिए कि वो अपना अटैक कर सके। और क्योंकि तुम्हारी फिजिक भी काफी ज्यादा यूनिक है तो फिर मुझे कहीं डर है कि तुम उसके टारगेट न बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि तुम सावधान रहो। पेजियान इन दोनों के क्लोज रिलेशनशिप को देख के काफी ज्यादा हैरान थी। वो अपने मन के अंदर सोचती है कि लैंड फिर यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर है जिसने यहाँ पे जिनयून को मारा था, कहीं गुचेंग तो वो बंदा नहीं जो कि यहाँ पे लैंड को सपोर्ट कर रहा है और इन सभी चीजों के पीछे है, क्योंकि कब से गुचेंग यहाँ पे लैंड के साथ हो गया और उसका रिलेशनशिप यहाँ पे डिमोनिक साइड से हो गया, वो भी पूरी तरीके से श्योर नहीं है। फिर लैंड आगे से गुचेंग को शुक्रिया कहता है और उसे समझ में आ जाता है कि गुचेंग यहाँ पे उसे ऑर्डर दे रहा है कि जाओ जाके उनके ऊपर हमला करो जो कि यहाँ पे जियान को बेइज्जत कर रहे थे। लेकिन लैंड को उसी बात कर रहा था कि पूरे डोमेन के अंदर यहाँ पे इतने सभी एक्सपर्ट्स हैं, कहीं उसके यहाँ पे लेने के दिन न पड़ जाए और घोड़े लग जाए उसके। इसके बाद गुचेंग जियान को अपने पास लेके आता है और उसका सर चलाते हुए कहता है बताओ बाबू शुरुआत से तुम कुछ कहना चाहती थी ना, बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तो जियान उसके हाथ को दूर फेंक देती है। तो गुचेंग को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ यार, अभी तो एकदम चिपका चिपकी कर रही थी, अब अचानक से इसको क्या हो गया? वो पूछता है नाराज वराज हो क्या? जिसपे जियान गुचेंग से कहती है कि मुझे यहाँ पे तुमसे पूछना चाहिए क्या तुम अभी भी मेरे साथ यहाँ पे ईमानदार नहीं हो, मुझे सच सच बात नहीं बता रहे? गुचेंग उससे कहता है क्या मतलब है ये तो बताओ भाई। जिसपे जियान आगे से अपने आंसू बहाते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेशन को यूज करते हो और टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो? वह गुचेंग बड़ा हैरान था, वो अपने मन के अंदर सोचता है मेरा भांडा का फूटा भी, मैंने तो कभी भी ये सब कांड नहीं किया एकदम खुलने में। वह जियान अभी भी एकदम फुल वही मूड पे कि तुमने ये क्यों किया, क्या तुम्हें नहीं पता अगर तुम ये सब कुछ
करोगे तो फिर हर कोई तुम्हें गद्दार समझेगा, और या फिर तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पे हर किसी को मारना चाहते हो, यहाँ तक कि मिंग को, अंकल को, आन को, हर किसी को, यहाँ तक कि मुझे भी, ताकि तुम खुद को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना सको उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। पर फिर गोचंग का रिएक्शन पूरी तरीके से प्लेन था, यानी कि कुछ पता नहीं चल पा रहा है, नाराज है, गुस्सा है, शौक है। मेरे मन के अंदर तो बस यही आ रहा है कि आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई करके देखो क्या। पर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।